इस दुनिया में ये मेरी दूसरी एंट्री थी। जिंग युआन महाद्वीप में आपका स्वागत है। प्लीज अपना प्रोफेशन चुने। मैंने बिना सोचे अपना प्रोफेशन आर्चर सिलेक्ट कर लिया। गेम में एंटर करने के बाद मैंने तुरंत आर्चर प्रोफेशन चुन लिया क्योंकि मैं रीबर्थ लेकर वापस आया था और मेरे पास पूरे सर्वर का इकलौता टैलेंट सोल स्टील था। सोल स्टील की वजह से मेरे 1000 मीटर के दायरे में मरने वाले किसी भी जीव से एक सोल फ्रैगमेंट निकलता था जिसे सिर्फ मैं देख सकता था। इस सोल फ्रैगमेंट को अब्सॉर्ब करने के बाद मेरा अटैक 1 पॉइंट और अटैक रेंज 1 मीटर परमानेंटली बढ़ जाती थी और इसे बिना किसी लिमिट के स्टैक किया जा सकता था। जल्द ही मैंने अपना कैरेक्टर क्रिएट कर लिया और अपना नाम रखा ई जियान शुआंगपियाओ। बिगिनर विलेज में पहुंचने के बाद मैं लगातार अंदर आ रहे प्लेयर्स की भारी भीड़ देखकर हैरान रह गया, लेकिन अच्छा हुआ कि एक रीबॉर्न प्लेयर होने के नाते मुझे इसका पहले से ही अंदाजा था। मैं बाकी लोगों की तरह गांव के एंट्री गेट वाले लेवल अप स्पॉट पर लंबी लाइन में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैं एक झोपड़ी में गया और एक गांव वाले को ढूंढकर एक हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट कर लिया। मैंने सिस्टम से मिला अपना लॉन्ग बो उस गांव वाले को दे दिया और फिर उसकी मदद से दीवार फांदकर बिगिनर विलेज से बाहर निकल गया। अरे भाई, उसने अपना वेपन ही किसी को दे दिया। क्या अब वो मुक्को से मॉन्स्टर्स को मारेगा? मैंने आसपास के लोगों की हैरानी को इग्नोर किया और तेजी से गांव के बाहर से घूमते हुए गांव के एंट्री वाले लेवल अप स्पॉट पर पहुंच गया। अभी जिंग युआन गेम का सर्वर बस चालू ही हुआ था, इसलिए गांव के एंट्री गेट वाले लेवल अप एरिया में नए प्लेयर्स की भारी भीड़ जमा थी। यहाँ सिर्फ लेवल 0 के खरगोश थे जिन्हें बिना वेपन के भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पीटा जा सकता था। तभी मेरी नजर अभी मारे गए एक खरगोश पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी लाश से एक आत्मा हवा में तैरने लगी। वो आत्मा सीधे मेरी तरफ उड़कर आई और मेरे शरीर में समा गई। मैंने सोल फ्रैगमेंट को अब्सॉर्ब कर लिया। +1 मेरा अटैक 1 पॉइंट बढ़ गया और अटैक रेंज 1 मीटर बढ़ गई। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इसके बाद मैं उस लेवल अप स्पॉट के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और वहीं खड़े खड़े अपने आसपास के सोल फ्रैगमेंट्स को लगातार अब्सॉर्ब करने लगा। क्योंकि वहां लेवल अप करने वाले लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए सिर्फ 10-15 मिनट में मेरे स्टैट्स में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव आ चुका था। मेरा अटैक और अटैक रेंज नॉर्मल प्लेयर्स से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी और वो अभी भी मरते हुए खरगोशों के साथ लगातार बढ़ ही रही थी। जब मैं अपने सोल फ्रैगमेंट्स अब्सॉर्ब करने में बिजी था, तभी पास से एक आवाज आई, भैया ये आर्चर कितना बेचारा है, देखो इसके हाथ का लॉन्ग बो भी खो गया है। याओ याओ, जिद मत करो, हमें खुद ही एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा, हमारे पास किसी और को कैरी करने का टाइम कहाँ है। मैं देख रही हूँ कि वो काफी देर से खड़ा है, क्या हम उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं? तुम फालतू के पछड़े में मत पड़ो। जल्द ही 5 घंटे बीत गए और गांव के एंट्री वाले लेवल अप स्पॉट पर प्लेयर्स की गिनती कम होने लगी और मेरे स्टैट्स में एक बहुत ही तगड़ा बदलाव आ चुका था। मेरा अटैक एकदम पागलपन की हद तक 4258 पर पहुंच गया था और मेरी अटैक रेंज भी 4253 मीटर हो चुकी थी। करीब आधा घंटा और बीत गया। अब बिगिनर विलेज से बहुत ही कम प्लेयर्स बाहर आ रहे थे। आसपास खरगोशों के मरने की स्पीड भी कम हो गई थी। ये देखकर मैं वहां और नहीं रुका और दूर मौजूद लेवल 1 के लेवल अप स्पॉट की तरफ बढ़ गया। यहाँ के मॉन्स्टर्स जंगली बिल्लियां थी जिनका अटैक खरगोशों से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उनकी हेल्थ लगभग उतनी ही थी, इसलिए वो भी बहुत जल्दी मर रही थी। यहाँ मुझे कुछ जाने पहचाने लोग भी दिखे, वही भाई बहन की जोड़ी जो पहले मिली थी। उनका भाई एक थीफ था और उसकी बहन एक प्रीस्ट थी। वो दोनों पूरी जान लगाकर जंगली बिल्लियों से लड़ रहे थे। बिल्ली के पंजे जब भी भाई के ऊपर पड़ते तो वो दर्द से तड़प उठता। भाई दर्द से अपने दांत पीस रहा था। भैया, मुझे वो बेचारा आर्चर फिर से दिख गया है, वो अभी भी लेवल 0 पर है। भैया, क्या हम उसे कैरी कर लें? उसके पास तो कोई वेपन भी नहीं है। क्या तू पागल है? तेरे भाई का ये छोटा सा डैगर चलाते चलाते धुआं छोड़ने वाला है और तुझे एक अनजान रास्ते चलते इंसान की चिंता हो रही है। ये सुनकर बहन चुप हो गई। उसने बस मेरी तरफ एक सॉरी वाला लुक दिया, लेकिन उसका भाई भी काफी मेहनत कर रहा था तो उसने उसे एक हील दे दी। हीलिंग स्पेल +61। भाई के सिर के ऊपर एक हरी रोशनी चमकी और उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। हम बस 2 और जंगली बिल्लियां मार लें, फिर हमारा लेवल अप हो जाएगा। उसके बाद तेरा भाई तुझे लेवल 2 के मॉन्स्टर्स मारने के लिए ले चलेगा। ठीक है भैया। अरे ये क्या चीज है? वाइल्ड कैट किंग, ब्लैक आयरन रैंक का बॉस। याओ याओ की एक जोरदार चीख के साथ ही वहां अचानक एक हस्ती कुत्ते के साइज की जंगली बिल्ली स्पॉन हो गई। वाइल्ड कैट किंग, ब्लैक आयरन रैंक का बॉस। उस बॉस के शरीर के चारों तरफ एक हल्के पर्पल रंग की चमक फैली हुई थी। इस अचानक हुए बदलाव से आसपास के सभी प्लेयर्स हैरान रह गए और सबकी नजरें सीधा उस वाइल्ड कैट किंग पर टिक गई। भीड़ में एकदम से खलबली मच गई और भारी गिनती में प्लेयर्स उस वाइल्ड कैट किंग की तरफ दौड़ने लगे। कुछ रेंज्ड प्रोफेशंस वाले प्लेयर्स ने तो पहले ही अपना अटैक शुरू कर दिया था। फील्ड बॉसेस को मारने के लिए प्लेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती। जब तक आपकी अटैक रेंज काफी है, आप उस पर अपना अटैक कर सकते हैं। इसके बाद बॉस का एक्सपीरियंस दिए गए डैमेज के हिसाब से बढ़ता है। 1% से कम डैमेज देने वालों को इसमें नहीं गिना जाता, जबकि आइटम्स का रिवॉर्ड सीधा उस प्लेयर को मिलता है जो बॉस को आखिरी हिट देकर मारता है।
उस पूरी भीड़ के शोर शराबे के बीच मैं एकदम शांत खड़ा था, क्योंकि सिर्फ मैं ही ये जानता था कि इस वाइल्ड कैट किंग का यहाँ स्पॉन होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये शिंगजुआन गेम का एक मैकेनिक था। जब किसी एरिया में भारी गिनती में मॉन्स्टर्स मरते हैं तो वहाँ एक रीजनल बॉस स्पॉन होने का चांस बढ़ जाता है। ये कैट किंग भी बिल्कुल वैसा ही था, सिर्फ खरगोशों वाले एरिया को छोड़कर। इस समय तक कुछ रेंज प्रोफेशंस के अटैक्स वाइल्ड कैट किंग को लग चुके थे। हर कोई एकदम एक्साइटेड था, क्योंकि अगर उनके अटैक से डैमेज हो रहा था तो इसका मतलब था कि इस वाइल्ड कैट किंग को मारा जा सकता है। लेकिन सभी लोग तब हक्के बक्के रह गए जब ढेर सारे रेंज्ड अटैक्स वाइल्ड कैट किंग पर पड़ने के बाद भी उसके सिर के ऊपर सिर्फ -2 और -3 जैसे गिने चुने नंबर्स ही दिखाई दिए। 98% रेंज डैमेज को उस बॉस ने बिना किसी असर के सोख लिया था। ये नजारा देखकर आसपास के सभी प्लेयर्स के तोते उड़ गए। उस पूरी जगह पर सिर्फ मुझे ही इसके पीछे की असली वजह पता थी। शिंजुआन गेम में डैमेज कैलकुलेट करने का तरीका बाकी ट्रेडिशनल गेम से बिल्कुल अलग था। जब तक आपका अटैक दुश्मन का डिफेंस नहीं तोड़ता तब तक कोई डैमेज नहीं होगा, चाहे आप कोई भी जबरदस्ती की ट्रिक लगा लें। प्लेयर्स के इन अटैक्स ने वाइल्ड कैट किंग को पूरी तरह से भड़का दिया था। उसकी एक भयानक चीख के साथ ही उसके तेज धार वाले पंजे बाहर निकले और उसने अपने सामने खड़ी भीड़ पर एक जानलेवा हमला कर दिया। वाइल्ड कैट किंग के बिल्कुल सामने खड़े वॉरियर्स का पूरा ग्रुप एक ही झटके में खत्म हो गया। एक बेचारे अनलकी प्लेयर से तो एक इक्विपमेंट भी ड्रॉप हो गया, जिसे पास ही खड़े एक तेज तरार थीफ ने पलक झपकते ही गायब कर दिया। अरे भागो, हम इसका डिफेंस नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये मॉन्स्टर तो अब सबको बेदर्दी से काट आ रहा है। ये सुनकर भीड़ में तुरंत भगदड़ मच गई। बॉस की मार खाकर दुम दबाकर भागते हुए प्लेयर्स को देखकर मैंने एक ठंडी मुस्कान दी और सीधे उस वाइल्ड कैट किंग की तरफ चल पड़ा। क्या अब रास्ता साफ है? उसी वक्त उस वाइल्ड कैट किंग ने भी मुझे अपनी तरफ आते हुए देख लिया। उसकी आंखों में मुझे लेकर एक घमंड और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। ये इंसान कितना बेवकूफ है, खाली हाथ ही मुझसे लड़ने आ रहा है। जो प्लेयर्स डर के मारे पीछे भाग रहे थे वो भी मुझे देखकर एकदम सुन्न पड़ गए, और वो भाई बहन की जोड़ी तो हैरानी से अपना मुंह ही खुला का खुला छोड़ बैठी। जब हर कोई सदमे में था तभी मेरे कानों में गेम का एक नोटिफिकेशन बजा। ये एक वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट था। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने ब्लैक आयन रैंक के बॉस कैट किंग को मार गिराया है। क्योंकि आप पूरे सर्वर के पहले प्लेयर हैं जिसने एक ब्लैक आयन बॉस को मारा है, इसलिए आपको प्रेस्टीज पॉइंट्स मिलते हैं, आपको एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट मिलता है और आपको एक इकलौता टाइटल पायनियर दिया जाता है। पूरे सर्वर में बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर होने के नाते आपकी इस कामयाबी को पूरे जिंगयुआन महाद्वीप में बताया जाएगा। क्या आप अपना नाम छिपाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट हुई, प्लेयर ई जियान शुआंग बियाओ पूरे सर्वर के पहले प्लेयर जिसने ब्लैक आयन बॉस को मारा है। इसके इनाम के तौर पर आपको सिल्वर रैंक इक्विपमेंट और प्रेस्टीज पॉइंट्स दिए जाते हैं। साथ ही आपका यूनिक टाइटल है पायनियर। इस वक्त वहां मौजूद हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर ये ई जियान शुआंग बियाओ है कौन और हम इससे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इससे पहले कि प्लेयर्स अपने सदमे से बाहर आ पाते, मैंने बिजली की स्पीड से जमीन पर पड़ा सारा लूट उठाया और बिना पीछे मुड़े उस भीड़ से बाहर निकल गया। इस वक्त मैं बिगिनर विलेज के एक कोने में छिपकर अपने रिवॉर्ड्स चेक कर रहा था। मैंने लेवल अप से मिले 10 स्टैट पॉइंट्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। फिर मेरी नजर मेरी इन्वेंट्री में चमक रही एक हरे रंग की चीज पर पड़ी, एक्सक्विजिट वाइल्ड कैट बूट्स। शायद फर्स्ट किल का इनाम होने की वजह से इस ब्लैक आयन बॉस ने एक ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट ड्रॉप किया था, लेकिन अभी मैं सिर्फ लेवल 2 पर था, इसलिए मैं इन जूतों को इक्विप नहीं कर सकता था। इस ब्रॉन्ज इक्विपमेंट के अलावा मेरे पास एक सिल्वर चेस्ट भी था जिसे मैंने अभी तक नहीं खोला था। मैंने एक लंबी सांस ली और उस चेस्ट को खोल दिया। अंदर से एक तेज सिल्वर व्हाइट रोशनी चमकी। ये था सिल्वर मून लॉन्ग बो। सिल्वर मून लॉन्ग बो का रैंक था सिल्वर, अटैक रेंज +50, अटैक स्पीड +10%। इसका एक्टिव स्किल था सिल्वर मून कार्निवल, जिसे एक्टिवेट करने पर 10 सेकंड के लिए मेरी फायरिंग स्पीड 200% तक बढ़ जाती थी और इसका कूल डाउन टाइम 1 घंटा था। मेरी आंखें चमक उठी। मुझे सिल्वर मून लॉन्ग बो के स्किल की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। इससे मेरी स्लो अटैक स्पीड की कमजोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मेरा मॉन्स्टर्स को क्लियर करने का काम तेज हो जाएगा। मैंने अपना सिल्वर मून लॉन्ग बो वापस रखा और एक नूब होने का नाटक करते हुए लेवल अप करने वाली भीड़ में शामिल हो गया। मैं सीधे जंगली बिल्लियों वाले एरिया को पार करके आगे मौजूद जंगली कुत्तों वाले लेवल अप स्पॉट की तरफ निकल पड़ा। यहाँ भी प्लेयर्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीड़ पहले से थोड़ी कम थी। मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां काफी सारे लोग थे और फिर मैं मजे से अपने सोल फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करते हुए दिखावे के लिए कभी कभार हवा में तीर चलाने लगा। तभी एक छोटी सी परछाई मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। श्वांगरे आका, क्या ये आप हैं? मैंने अनजान मनते हुए कहा। तुम किसी और को समझ रही हो? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। आप ही ई जियान शुआंग बियाओ है। तुम सच में गलत इंसान से। मुझे पागल मत बनाओ, मुझे आपकी बॉडी की शेप अच्छे से याद है। आका, क्या आप मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? आगे चलकर जब भी आपको हील्स की जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं। मेरी हीलिंग पावर बहुत तगड़ी है।
और मेरा भाई भी बहुत काम का है। अगर आपको कोई भागदौड़ वाला काम हो तो मैं उसे आपके लिए बुला सकती हूँ। याओ याओ ने ये कहते हुए थोड़ी दूर इशारा किया, जहां उसका भाई अपने डैगर को इतनी तेजी से घुमा रहा था कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। याओ याओ, मेरी हेल्थ खत्म होने वाली है, मुझे बचाओ। उस लड़की ने ये सुनते ही अपना हाथ हवा में उठाया। अगले ही सेकंड उस थीफ के सिर पर एक हरी रोशनी चमकी और उसकी हेल्थ प्लस 88 हो गई। ये देखकर मेरी भौहें तन गईं। वाकई में इसकी हीलिंग बहुत तगड़ी थी। इस लेवल पर एक नॉर्मल प्रीस्ट 40 तक ही हील कर पाता है, लेकिन इस याओ याओ नाम की प्रीस्ट ने सीधे 88 का हील दिया था। ठीक है, तुम मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो। मैंने तो पहले ही रिक्वेस्ट भेज दी थी। मेरा नाम याओ याओ हुईचन है। मेरी पिछली जिंदगी की 3 सबसे बड़ी हीलर्स में से एक, जिसे लोग चलता फिरता हीलिंग का फव्वारा युन नाए याओ कहते थे। लेकिन पिछली जिंदगी में इस युन नाए याओ का एटीट्यूड ऐसा था कि कोई इसके पास भटकता नहीं था। वो आज की इस मासूम और चुलबुली लड़की से बिल्कुल अलग थी। चलो ठीक है, लेकिन एक मिनट, अगर मेरे सामने खड़ी ये प्रीस्ट सच में युन नाए याओ है तो फिर इसका भाई पक्का, क्या तुम्हारे भाई का नाम यूइंग है? क्या आप मेरे भाई को जानते हैं? मेरा शक बिल्कुल सही था। वो गेमिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक थीफ, स्पीड का मॉन्स्टर और जिंग युआन का नंबर 1 ब्लेड था। मैंने सुना था कि उसका टैलेंट स्पीड बढ़ाना है, मतलब वो मेरे लिए एक बढ़िया मोहरा साबित हो सकता था। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। मैंने युन नाए याओ की तरफ एक मीठी नजर से देखा। मैं तुम्हारे भाई को अभी ऐड नहीं कर रहा, आगे कोई काम होगा तो मैं सीधा तुम्हें ही बुला लूंगा। ठीक है आका। युन नाए याओ के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैं वहां से निकल गया। जंगली कुत्तों वाले लेवल अप स्पॉट पर अब तक ज्यादातर प्लेयर्स की फौज लेवल 3 पर पहुंच चुकी थी और कुछ प्रो प्लेयर्स तो लेवल 4 पार करके लेवल 5 के करीब पहुंच रहे थे। मुझे अच्छे से याद था कि जो भी प्लेयर सबसे पहले लेवल 5 पर पहुंचता है उसे बिगिनर विलेज का एक इकलौता क्वेस्ट मिलता है और उसका रिवॉर्ड भी एकदम यूनिक होता है, जो आगे चलकर लेवल अप करने में बहुत काम आता है। गेम शुरू हुए अब तक 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और क्योंकि मैं एक गेमिंग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मैं सिर्फ 8 घंटे ही ऑनलाइन रह सकता था। मुझे अपने बचे हुए इस 1-1.5 घंटे का इस्तेमाल करके अपना लेवल 5 करना ही था। और फिर मुझे वो डंजन क्वेस्ट लेना था, क्योंकि एक बार वो क्वेस्ट मेरे पास आ गया तो मैं कल ऑनलाइन आकर भी उसे पूरा कर सकता था। मैंने अपने टैलेंट पर नजर डाली। वो अब तक 6000 से ज्यादा स्टैक हो चुका था। 6000 से ज्यादा की अटैक रेंज और ताकत के साथ मैं इस वक्त किसी भी नॉर्मल मॉन्स्टर को एक झटके में उड़ा सकता था। बिगिनर विलेज के नक्शे की अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके मैं सीधा लेवल 9 से नीचे वाले सभी लेवल अप एरिया को पार कर गया और बिल्कुल गहराई में बसे लेवल 10 के लेवल अप स्पॉट पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी घाटी थी जहां चारों तरफ बारबेरियन बेयर नाम के लेवल 10 के मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। इन भालुओं की हेल्थ और डिफेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन ये चलने में बहुत स्लो थे। अगर आपकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इन्हें अकेले 1-on-1 करके मार सकते हैं, लेकिन अपनी भयानक अटैक रेंज की वजह से मुझे इस घाटी के अंदर जाने का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं सीधे पास के एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया जहां से पूरी घाटी साफ दिखाई दे रही थी और नीचे मौजूद भालुओं से मेरी दूनी 1000 मीटर से कम ही थी। मैंने अपना बिगिनर बो हटाया और अपना सिल्वर मून लॉन्ग बोट इक्विप कर लिया। मैंने पूरी ताकत से तीर खींचा और छोड़ दिया। मेरा तीर सीधा जाकर एक भालू के सीने में लगा। उस भालू की हेल्थ -6011। सिर्फ एक ही तीर से उस भालू की पूरी हेल्थ बार खाली हो गई। मैंने बारबेरियन बेर को मार दिया था और मुझे 180 एक्सपीरियंस मिला। मैंने फिर से तीर खींचा और अगले भालू पर निशाना लगा दिया। मैंने एक फुल हेल्थ वाले भालू को मारा और फिर से 180 एक्सपीरियंस हासिल किया। इसके बाद के समय में मैं एक बिना रहम वाली शूटिंग मशीन बन गया। मेरे धनुष से निकला हर एक तीर एक भालू की जान ले रहा था। कुछ ही देर में मेरा लेवल 5 हो गया। लेवल 5 पर पहुंचते ही मेरे कानों में गेम का एक नोटिफिकेशन बजा। कांग्रेचुलेशंस, आप लेवल 5 पर पहुंचने वाले पहले प्लेयर हैं। आपकी ताकत को देखकर बिगिनर विलेज के मुखिया बहुत इंप्रेस हैं। आप बिगिनर विलेज नंबर 3 के मुखिया के पास जाकर अपना इनाम ले सकते हैं। आखिरकार मेरा यूनिक क्वेस्ट आ ही गया। मैंने खुशी से झूमते हुए तुरंत एक रिटर्न स्क्रॉल तोड़ा और सीधा बिगिनर विलेज में वापस आ गया। मैंने जल्दी ही गांव के मुखिया को ढूंढ लिया। उसने मुझसे कहा, मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, बिल्कुल करूंगा। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब। मुझे पता था कि मैं किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं कर रहा। गांव के पश्चिम में मौजूद ज्वालामुखी में एक लावा डीमन रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे हरा दो और इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए सील कर दो। मैंने वोल्केनो डीमन नाम का एक इकलौता हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर लिया था। क्वेस्ट की डिटेल थी, बिगिनर एरिया के सबसे पश्चिम में मौजूद सन ईयर ज्वालामुखी में एक लावा डीमन छुपा बैठा है। इस सीलिंग स्क्रॉल को साथ ले जाएं और उस मॉन्स्टर को सील कर दें। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मेरे पास 3 दिन का समय था। मैंने अपना टाइम चेक किया। मेरे 8 घंटे पूरे होने में बस 10-15 मिनट ही बचे थे, इसलिए मैं तुरंत उसी जगह से गेम से लॉग ऑफ हो गया। क्योंकि ये एक यूनिक क्वेस्ट था, इसलिए मेरे इसे एक्सेप्ट करने के बाद अब कोई और प्लेयर मुखिया से ये क्वेस्ट नहीं ले सकता था। मैंने अपना गेमिंग हेलमेट उतारा। पूरी रात गेम खेलने के बाद मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी से अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स
नूडल्स बनाए। पेट भर खाना खाने के बाद मैं सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और पलक झपकते ही रात के 12 बज गए। एक रोशनी चमकी और मैं गेम में फिर से ऑनलाइन आ गया। मैं अभी भी गहल मुखिया के घर पर ही था जहां से मैंने लॉग ऑफ किया था। मैंने गेम का टाइम चेक किया क्योंकि पिछली बार मेरे पास 16 मिनट बचे हुए थे, इसलिए इस बार मेरा टोटल गेमिंग टाइम 8 घंटे 16 मिनट हो गया था। ये टाइम ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे तक ही जुड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऑनलाइन आने के बाद वो यूनिक क्वेस्ट अभी भी मेरे पास ही था। मैंने दिन के समय इस क्वेस्ट को पूरा करने की पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से याद कर लिया था और मेरे दिमाग में एकदम पक्का प्लान सेट था। लेकिन इससे पहले मुझे एक और जरूरी काम करना था। मैं लेवल 5 का हो चुका था, इसलिए अब मैं अपना कॉमन स्किल अपग्रेड कर सकता था। हर प्रोफेशन को चुनते समय प्लेयर्स को एक बेसिक कॉमन स्किल अपने आप मिल जाता है। आर्चर का बेसिक कॉमन स्किल सिंगल हैवी एरो होता है, जिसे अपग्रेड करने के बाद डबल हैवी एरो बनाया जा सकता है। मैं गांव के आर्चर गाइड मेंटर के पास गया और 100 कॉपर कॉइन्स खर्च करके अपने सिंगल हैवी एरो को डबल हैवी एरो में बदल दिया। इसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली जहां मेरी इकलौती दोस्त याओ याओ हुई यूइनचे ऑनलाइन दिखा रही थी। मैंने तुरंत उसे एक मैसेज भेजा, मेरे पास एक क्वेस्ट है जिसमें एक हीलर की जरूरत है, क्या तुम साथ चलोगी? दूसरी तरफ लेवल 4 के जंगली सुअरों वाले स्पॉट पर याओ याओ बुरी तरह बोर हो रही थी और एक पेड़ के सहारे टिककर अपने बिगिनर स्टाफ से खेल रही थी। उससे थोड़ी दूरी पर वो थीफ यूइंग एक बार फिर अपना डैगर बिजली की स्पीड से चला रहा था। डिंग! गेम के मैसेज की आवाज से याओ याओ चौंक गई। ये मेरा मैसेज था। वो बोर हो रही लड़की अचानक खुशी से उछल पड़ी और उसने 1 सेकंड लगाए बिना मुझे रिप्लाई किया, बिल्कुल, आप जैसे लेजेंड के साथ क्वेस्ट करने से ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। ठीक है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। याओ याओ ने तुरंत अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर दी। मैंने सही रास्ता पकड़ा और कुछ ही देर में उसके पास पहुंच गया। मुझे देखकर वो छोटी लड़की बहुत खुश हो गई और अपने गोरे गोरे हाथ हिलाते हुए खुशी से कूदने लगी। मैंने कहा, यहाँ लेवल अप करना बहुत स्लो है, मैं तुम्हें एक बहुत तेज जगह पर लेकर चलता हूँ। और मैंने बिना कोई और बात किए तुरंत याओ याओ को अपनी टीम में इन्वाइट कर लिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। याओ याओ ने बिना एक पल सोचे अपने भाई की टीम छोड़ दी और मेरी टीम में शामिल हो गई। जंगली सुअर को मारने में मगन यूइंग ने यह सब बिल्कुल नोटिस नहीं किया, जब तक कि उसने एक सुअर को नहीं मार गिराया और देखा कि एक्सपीरियंस कुछ गड़बड़ है। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन वहां नहीं है। याओ याओ कहाँ गई? याओ याओ तुम कहाँ हो? तुम यहाँ से जाने से पहले मुझे बता तो सकती थी। याओ याओ ने कहा, मैंने श्वांग ब्याओ लेजेंड के साथ टीम बना ली है और हम एक हाई लेवल स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। क्या? याओ याओ, अभी तुम बच्ची हो, ऐसे बुरे लोगों से बचकर रहो, जल्दी वापस आओ। यूइंग डर के मारे कांपने लगा। भले ही ये गेम था, लेकिन वो अपनी बहन का किसी भी हाल में नुकसान नहीं होने दे सकता था। मुझे उस एक जान श्वांग ब्याओ को वार्निंग देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये प्लेयर नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है? इस कमीने ने मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड ही नहीं किया था। इस कमीने एक जान श्वांग ब्याओ, तू रुक जा बस। मैं याओ याओ को लेकर उसी पुराने रास्ते से बर्बेरियन बेयर्स वाले लेवल अप स्पॉट पर आ गया। याओ याओ ने पूछा, क्या हम लेवल 10 के मॉन्स्टर्स मारने वाले हैं? क्या हम उन्हें हरा पाएंगे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। मैंने ऊंचाई पर खड़े होकर अपना तीर खींचा। भालू की हेल्थ -6217। मेरे धनुष से तीर छूटते ही नीचे खड़ा भालू तुरंत जमीन पर ढेर हो गया। मैंने बर्बेरियन बेयर को मार दिया था। 75 एक्सपीरियंस मिला और मैंने एक और सोल फ्रैगमेंट अब्सॉर्ब कर लिया, जिससे मेरा अटैक और रेंज दोनों 1-1 पॉइंट बढ़ गए। मेरे बगल में खड़ी याओ याओ का मुंह इतना खुल गया था कि उसमें एक पूरा अंडा समा सकता था। उसने मुझे मॉन्स्टर्स मारते हुए देखने के कई तरीके सोचे थे, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर से सिर्फ एक तीर से एक भालू को उड़ा दूंगा। ये सच में कितने ताकतवर हैं, मेरे भाई से तो कहीं ज्यादा। मैंने याओ याओ की इस हैरानी पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना सिल्वर मून लॉन्ग बो बाहर निकाला और लगातार तीरों की बारिश करनी शुरू कर दी। एक भालू मुझे 75 एक्सपीरियंस दे रहा था, जबकि मुझे अपना लेवल अप करने के लिए 6000 एक्सपीरियंस की जरूरत थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे वो यूनिक क्वेस्ट पूरा करने के लिए एक प्रीस्ट की हीलिंग चाहिए थी। इसलिए इस वक्त अपना एक्सपीरियंस उसके साथ बांटना और उसे जल्दी से लेवल 5 तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। मेरे लगातार मॉन्स्टर्स मारने से युन नायाओ की एक्सपीरियंस बार हवा से भी तेज स्पीड से भर रही थी। आखिरकार वो पूरी भर गई। आका, मैं लेवल 5 की हो गई हूँ। याओ याओ का तो जैसे दिमाग ही घूम गया था। इतनी जल्दी लेवल 5? कल उसका भाई अपना डैगर चलाते चलाते थककर चूर हो गया था, लेकिन वो भी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा था। याओ याओ की बातों से मेरे तीर चलने नहीं रुके। मैं अभी भी नीचे मौजूद भालुओं को लगातार मार रहा था। अगर तुम फ्री हो तो नीचे जाकर इक्विपमेंट उठा लो। ठीक है, याओ याओ ने खुशी से जवाब दिया और घाटी के नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। पिछली बार गांव में क्वेस्ट पूरा करने की जल्दी में मैंने जमीन पर पड़े सारे इक्विपमेंट्स छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार इन लेवल 10 के शानदार हथियारों को बर्बाद नहीं किया जा सकता था। ये इक्विपमेंट्स भले ही काम के ना हो, लेकिन इनसे मिलने वाले कॉपर कॉइन्स बहुत कीमती थे। मैं घाटी के ऊपर से लगातार तीर चलाता रहा और नीचे युन नायाओ अपना काम करने में जुट गई। मेरे ताबड़तोड़ हमलों से घाटी के सारे भालू एक बार फिर से साफ हो गए। मैं वहां से निकलने ही वाला था
था कि तभी युन नाय याओ की जोरदार चीख सुनाई दी। आका, यहाँ एक बॉस आ गया है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई और मेरी नजरों ने घाटी में अभी अभी स्पॉन हुए उस विशाल मॉन्स्टर को ढूंढ लिया। इक्विपमेंट जमा कर रही युन नाय याओ ने तुरंत मुझे उसकी डिटेल्स भेज दी। ये ब्रॉन्ज रैंक का बॉस बारबेरियन बेयर गार्डियन था। इसके स्किल्स थे बेयर रोर, अर्थ स्टॉम्प और सैवेज चार्ज। सच में ये एक लेवल 10 का ब्रॉन्ज बॉस कहलाने लायक था। इसके स्टैट्स एकदम खतरनाक थे। नॉर्मल प्लेयर्स तो इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरा अटैक अब 6452 तक पहुंच चुका था। इसलिए बिना किसी डैमेज रिडक्शन के मेरा एक तीर ही इसे 4000 से ज्यादा का डैमेज दे सकता था। मैंने याओ याओ से कहा, तुम वहां से हटकर सेफ जगह पर जाओ, मैं इस बॉस को देखता हूं। मैंने युन नाय याओ को मैसेज भेजा और फिर तुरंत अपने सिल्वर मून लॉन्ग बो का एक्टिव स्किल सिल्वर मून कार्निवल चालू कर दिया, जिससे 10 सेकंड्स के लिए मेरी फायरिंग स्पीड 200% बढ़ गई। अभी मेरी स्पीड लगभग 2 सेकंड से भी कम में एक तीर छोड़ने की थी, लेकिन स्किल चालू होने के बाद मैं 10 सेकंड के अंदर 10 से ज्यादा बार अटैक कर सकता था। इसके अलावा मैं अपने आर्चर स्किल डबल हैवी एरो का भी इस्तेमाल कर सकता था। ये स्किल एक ही दुश्मन पर एक साथ 2 भारी तीर छोड़ता है और हर तीर 150% अटैक का डैमेज देता है। इस स्किल को इस्तेमाल करने में मैना खर्च होता है और इसका कूल डाउन 8 सेकंड है। स्किल की पावर के हिसाब से मैं इस बारबेरियन बेयर गार्डियन को सीधा 12000 का डैमेज दे सकता था। मैंने अपने हाथ सेट किए और तुरंत अपना डबल हैवी एरो स्किल इस्तेमाल किया और फिर सिल्वर मून कार्निवल चालू करके पागलों की तरह तीरों की बारिश कर दी। 10 सेकंड बाद मैंने एक बार फिर डबल हैवी एरो का इस्तेमाल किया। घाटी में छिपी युन नाय याओ की आंखें फटी रह गई जब उसने उस बारबेरियन बेयर गार्डियन के सिर के ऊपर डैमेज के अनगिनत नंबर्स हवा में तैरते देखे और उस बॉस की हेल्थ बार किसी डैम से छूटे पानी की तरह तेजी से नीचे गिरकर एकदम खाली हो गई। वो बॉस बस एक ही झटके में खत्म हो गया था और याओ याओ सीधे लेवल 8 पर पहुंच गई। उसे लगा था कि एक ब्लैक आयरन बॉस को मारना ही में ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मैंने तो एक ब्रॉन्ज रैंक के बॉस को भी 1 सेकंड में ढेर कर दिया था। तभी मेरे कानों में गेम का नोटिफिकेशन बजा। कंग्रेचुलेशंस, आपने ब्रॉन्ज रैंक के बॉस बारबेरियन बेयर गार्डियन को मार गिराया है। आपका लेवल अब 8 हो गया है। पूरे सर्वर में ब्रॉन्ज बॉस मारने वाले पहले प्लेयर होने के नाते आपकी प्रेस्टीज में 30 पॉइंट्स जुड़ते हैं। आपको एक गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट सिलेक्शन बॉक्स, 30 फ्री स्टैट पॉइंट्स और एक प्रोफेशन कॉमन स्किल बुक मिलती है। क्या आप अपना नाम छिपाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट हुई। प्लेयर ई जैन स्वांग ब्याओ और याओ याओ हुई युनचे ने पूरे सर्वर में सबसे पहले एक लेवल 10 ब्रॉन्ज बॉस को मार गिराया है। ये अनाउंसमेंट पूरे गेम में आग की तरह फैल गई और जो प्लेयर्स अपने लेवल अप में लगे हुए थे उनके तो होश ही उड़ गए। मजाक चल रहा है क्या? ब्रॉन्ज रैंक का बॉस, वो भी लेवल 10 का? जंगली सुअरों वाले एरिया में अपनी बहन को लगातार मैसेज कर रहा यूइंग भी एकदम सन्न रह गया। उसे लगा था कि उसकी बहन को किसी ने बेवकूफ बनाया है, लेकिन वो सच में लेवल अप कर रही थी। यहां तक कि उसने एक ब्रॉन्ज बॉस भी मार दिया था। इस लड़के में सच में बहुत ताकत है। उसने अपनी बहन को मैसेज किया, तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं भी वहां आ रहा हूँ। भैया, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आका के साथ हूँ और वो मेरे प्रीस्ट स्किल्स अपग्रेड करवाने वाले हैं। बिगिनर विलेज के अंदर मैं युन नाय याओ को प्रीस्ट गाइड के पास लेकर गया ताकि वो अपना हीलिंग स्किल अपग्रेड कर सके। स्किल अपग्रेड होने के बाद मैंने उस ब्रॉन्ज बॉस से ड्रॉप हुआ एक इक्विपमेंट भी उसे दे दिया, जियो थर्मल नेकलेस ब्लैक आयरन। इससे मैना के रिकवर होने की स्पीड 30% बढ़ जाती थी। इससे युन नाय याओ की मुझे हील करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी, जो मेरे आने वाले यूनिक क्वेस्ट में बहुत काम आने वाला था। गार्डियन लेदर आर्मर सिल्वर, इसका स्किल अर्थ गार्डियन था। जानलेवा हमले होने पर मेरी हेल्थ खत्म होने के बजाय कम से कम 1 पॉइंट पर बच जाएगी। ये मेरे लिए बहुत काम की चीज थी, जिससे मेरी हल्की फुल्की बॉडी में थोड़ी जान आ गई थी। इक्विपमेंट्स के अलावा उस बॉस ने 600 से ज्यादा कॉपर कॉइन्स भी ड्रॉप किए थे, जिसमें से मैंने आधे युन नाय याओ को दे दिए। उसने खुशी से कहा, एक लेजेंड के साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। बॉस का सारा लूट बांटने के बाद मैंने तुरंत अपनी कॉमन स्किल बुक का इस्तेमाल किया। क्योंकि ये एक सिलेक्शन बुक थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे स्प्लिट एरो नाम का स्किल चुन लिया। ये एक पैसिव स्किल था। मेरा तीर किसी दुश्मन को लगने के बाद 3 और तीरों में बढ़ जाएगा, जो अपने आप आसपास के दुश्मनों को जाकर लगेंगे और 80% का फिजिकल डैमेज देंगे। इन तीरों की रेंज मेरी असली रेंज की 50% होगी। इसे चालू या बंद करने का कूल डाउन सिर्फ 1 सेकंड था और इसमें कोई मैना नहीं लगता था। ये लेवल 10 से पहले किसी भी आर्चर का इकलौता AOE स्किल था और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज थी। क्योंकि अब प्लेयर्स की भीड़ पहले जैसी नहीं रही थी, इसीलिए अब मैं उन्हें अपने लिए काम करने वाले मजदूरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और अब प्लेयर्स के मॉन्स्टर्स मारने की स्पीड मेरे अपने तीरों से कहीं कम थी, इसीलिए ये स्प्लिट एरो स्किल मेरी इस जरूरत को पूरी तरह से पूरा कर सकता था। अपना स्किल चुनने के बाद मैंने गोल्ड इक्विपमेंट्स का बॉक्स खोला।
अभी मैं सिर्फ लेवल 8 का था और उस बॉक्स के ज्यादातर गोल्ड इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए लेवल 10 होना जरूरी था। मैंने सारे हथियारों को ध्यान से देखा और आखिर में एक अंगूठी चुनी, स्विफ्टनेस रिंग, रैंक गोल्ड। अगर मेरे हर अटैक के बीच का गैप 3 सेकंड से कम है तो ये मेरी स्पीड में एक स्विफ्टनेस पावर जोड़ देगी। हर पॉइंट मेरी अटैक स्पीड को 10% बढ़ा देगा, जिसे ज्यादा से ज्यादा 8 गुना तक बढ़ाया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि अगर मैं अपनी लय बनाकर रखूं तो मेरी स्पीड पहले से 2 गुना से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। ये अंगूठी वाकई बहुत काम की थी। जब मैं इसके साथ अपने सिल्वर मून लॉन्ग बो का सिल्वर मून कार्निवल भी इस्तेमाल करूंगा तो सिर्फ 10 सेकंड में मेरी अटैक स्पीड अपनी नॉर्मल स्पीड से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। इस भयानक लेवल की स्पीड के सामने अभी इस गेम का कोई भी बॉस जिंदा नहीं बच सकता। मैंने अपनी स्विफ्टनेस रिंग पहन ली और फिर हथियारों की दुकान से 2000 नए तीर भी खरीद लिए। फिर मैंने यून नायाओ को अपने साथ गांव से बाहर चलने के लिए कहा। अब वक्त आ गया था उस यूनिक क्वेस्ट को पूरा करने का। हमारे गांव से बाहर निकलते ही यूविंग पागलों की तरह दौड़ता हुआ गांव में वापस आ गया। उसने अपनी बहन को पूरे गांव में ढूंढा लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। याओ तुम कहाँ हो? एक जियान श्वांगब्याओ, मेरी बहन को मुझे वापस कर दे। गांव के बाहर मैं और यून नायाओ टीम बनाकर पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी मॉन्स्टर मुझे दिखता मैं बस एक तीर चलाकर उसे ढेर कर देता। मैं ड्रॉप हुए इक्विपमेंट्स या सिक्के भी नहीं उठा रहा था, मैं बस अपने टैलेंट की ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें मार रहा था। याओ ने कहा, काश मेरे भैया भी यहाँ होते, वो बहुत तेज भागते हैं, उनके इक्विपमेंट्स उठाने से हमारा बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में बत्ती जल गई। यूविंग के पास और कोई टैलेंट हो या ना हो, लेकिन भागने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। मेरी अटैक रेंज अब लगातार बढ़ती जा रही थी। मुझे इक्विपमेंट्स उठाने के लिए बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी। अगर मैं खुद 1000 मीटर आगे पीछे भागूंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन अगर कोई और मेरे लिए ये काम करे तो मजा आ जाएगा। मैंने पूछा, याओ तुम्हारे भैया अभी कहाँ हैं? वो अभी बिगिनर विलेज में है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा उसे अपनी लोकेशन भेजो और उसे यहाँ बुला लो। याओ ने तुरंत अपनी लोकेशन भेज दी। मैंने कहा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यूइंग अपनी तेज स्पीड से हमें बहुत जल्दी पकड़ लेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 5 मिनट से भी कम समय में याओ ने बताया कि उसके भैया आ गए हैं। ये सुनकर मैंने अपने कदम रोक लिए। मैंने देखा दूर से एक काली परछाई बिजली की स्पीड से हमारी तरफ दौड़ी आ रही थी। यूइंग के पैर हवा में बातें कर रहे थे। वो एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। ओए कमीने लड़के, मेरी बहन से दूर रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूइंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मेरे धनुष से निकला एक तीर पास खड़े एक छोटे हिरन को जा लगा। उस हिरन की हेल्थ -6841। बाप रे! यूइंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहले भी मेरा डैमेज देखा था, लेकिन तब मैं 4000 तक का ही डैमेज दे पा रहा था और अब ये लगभग 7000 तक पहुंच गया था। अभी तो उसे मुझे देखे हुए एक दिन भी नहीं हुआ था। ये इंसान तो हद से ज्यादा पागल हो चुका है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी आवाज यहां तक नहीं आई। यूइंग ने हकलाते हुए कहा, मेरा मतलब था लेजेंड आका, आपने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? मैंने कहा, बात यह है कि मैंने याओ से सुना कि तुम बहुत तेज भागते हो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरी एक मदद कर दो। क्या तुम दूर गिरे हुए इक्विपमेंट्स मेरे लिए उठा सकते हो? मैं अकेला वो सब नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या इक्विपमेंट्स उठाना? मैं एस रैंक टैलेंट वाला आने वाले समय का सबसे महान थीफ किंग हूँ। मेरे लिए ये करना नामुमकिन है। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने कहा, जो भी इक्विपमेंट्स हम बेचेंगे उसका आधा आधा प्रॉफिट हम दोनों बांट लेंगे। डील पक्की। यूइंग ने तुरंत मेरी टीम ज्वाइन कर ली। उसने अभी अभी मेरी ताकत देखी थी, इसलिए उसे मेरी इस बात पर यकीन हो गया था कि मैं सच में सारे इक्विपमेंट्स नहीं उठा सकता। और अभी गेम में नए हथियारों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। दुनिया भर की सरकारों के पूरे सपोर्ट की वजह से जिंग युआन गेम बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा था, लेकिन गेम के अंदर हथियारों का ड्रॉप रेट बहुत ही बकवास था। यही वजह थी कि अभी भी ज्यादातर प्लेयर्स के पास कोई ढंग का हथियार नहीं था। यहाँ तक कि मेरे जैसे तगड़े प्लेयर ने भी अभी तक एक शुरुआत करने वाले प्लेयर के कपड़े पहने हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस गेम में ड्रॉप रेट कितना घटिया है। यूइंग ने सोचा कि अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अगर उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े और अपनी इज्जत भी दांव पर लगानी पड़े तो क्या हर्ज है। यूइंग के हमारी टीम में आने के बाद मैं और नहीं रुका और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते भर मुझे यूइंग की भागने की उस भयानक स्पीड को देखने का पूरा मौका मिला। वो सच में मुझसे भी ज्यादा तेज था, जबकि इस वक्त हथियारों की ताकत के साथ मेरी एजिलिटी 68 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, जो कि नॉर्मली किसी लेवल 10 के फुल एजिलिटी वाले थीफ के बराबर होती है। उसकी फुर्ती मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। वो अभी सिर्फ लेवल 4 पर था, फिर भी वो इतनी तेज स्पीड में बिना एक भी हथियार छोड़े सब कुछ अपने कब्जे में कर रहा था। आखिर उसका असली टैलेंट क्या है? लेकिन एक बात तो पक्की थी, अगर वो अपनी पूरी जान लगाकर भागने पर आ जाए तो उसे पकड़ पाना शायद ही किसी के बस की बात होगी। मेरी हैरानी से हटकर यूइंग इस वक्त 7वें आसमान पर था। भले ही सिंग युआन का ड्रॉप रेट बहुत कम था, लेकिन मेरे मॉन्स्टर्स को मारने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इतनी भारी गिनती में मरने वाले मॉन्स्टर्स से उसे काफी सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे थे। ये सफेद स्टाफ 80 कॉपर कॉइन्स में बिकेगा। इससे याओ के लिए एक डोरियन फल खरीदूंगा। अरे वाह, एक और वेपन, ये 120 कॉपर कॉइन्स में बिकेगा। इससे याओ को ग्रिल्ड फिश खिलाऊंगा। ये जूते भी बिक गए। इन पैसों से याओ के लिए रात का खाना आ जाएगा।
हम तीनों आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स मारते रहे और आखिरकार बिगिनर विलेज के सबसे पश्चिमी हिस्से के ज्वालामुखी वाले एरिया में पहुंच गए। क्योंकि मेरे पास वो सीलिंग स्क्रोल था, इसलिए वोल्केनो डीमन कैल्डर की नजर मुझ पर पड़ गई। इस ज्वालामुखी एरिया के अंदर मुझे लगातार आग से जलने वाला डैमेज सहना पड़ रहा था और मैं ज्वालामुखी के जितने करीब जा रहा था, आग का असर उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में इस वोल्केनो डीमन को हराने का पूरा तरीका लोगों ने अच्छे से ढूंढ लिया था और अच्छी बात यह थी कि मेरी टीम में यून नाए याओ जैसी शानदार प्रीस्ट थी और अब तो यूइंग भी हमारे साथ था, इसलिए इस डंजन को पूरा करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा, यूइंग तुम आगे ज्वालामुखी वाले एरिया में जाओ और उन सभी छोटे फायर इम्स को भड़काकर यहाँ ले आओ। उसने पूरे जोश के साथ कहा, कोई दिक्कत नहीं, याओ याओ तुम अपने भैया का ध्यान रखना, आका आप फिक्र मत करिए। उन दोनों को उनका काम समझाने के बाद मैं कुछ कदम पीछे हटकर ज्वालामुखी के एरिया से बाहर आ गया। मेरे बाहर निकलते ही मेरे सिर के ऊपर आ रहे डैमेज के नंबर्स भी गायब हो गए और फिर यूइंग पूरी शान और हिम्मत के साथ ज्वालामुखी के एरिया में घुस गया। कुछ ही सेकंड बाद एक परछाई ज्वालामुखी की चट्टानों के पीछे से भागती हुई बाहर आई, जिसके पीछे से काले धुएं का एक गुब्बार निकल रहा था। मैं तो गया, कोई मेरी मदद करो, ये छोटे फायर एम्स दूर से हमला करने वाले मेजेस हैं, याओ याओ मुझे बचाओ। उसी वक्त एक हरी रोशनी चमकी और यूइंग की हेल्थ बार एक ही पल में पूरी भर गई। अपग्रेड होने के बाद हीलिंग स्पेल की ताकत शुरुआत से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। यूइंग भी युन नाए याओ की इतनी खतरनाक हीलिंग पावर देखकर सन रह गया और पीछे से आ रहे एक फायर बॉल से बचते बचते बचा। उसी समय दूर से एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे सबसे आगे भाग रहे एक छोटे फायर इम्प को जा लगा। वो तीर उस मॉन्स्टर को लगते ही तुरंत 3 और तीरों में बट गया, जिससे पास खड़े 3 और फायर इम्स भी एक ही झटके में ढेर हो गए। 1 सेकंड से भी कम समय में 11 छोटे फायर इम्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स अभी कुछ समझ ही पाते कि तभी उन पर एक और तीर आ गिरा और चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। यूइंग दूर खड़े होकर ये सब एकदम सदमे में देख रहा था। उसने मेरी ताकत का जितना हो सके उतना बड़ा अंदाजा लगाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने फिर भी मुझे कम आंका था। क्या ये हमेशा से ही इतने खतरनाक हैं? याओ याओ ने कहा, आप श्वांगब्याओ आका की बात कर रहे हैं? वो तो शुरू से ही ऐसे हैं। यूइंग ने धीरे से कहा, मेरे पास भी एक एस रैंक का टैलेंट है, फिर भी मुझे खुद पर इतनी शर्म क्यों आ रही है? छोटे मॉन्स्टर्स साफ हो चुके थे, अब हमें ज्वालामुखी के अंदर बैठे बॉस को बाहर खींचकर लाना था। मैंने यूइंग को कुछ जरूरी बातें समझाई और फिर उसे अंदर जाकर उस बॉस को भड़काने के लिए भेज दिया। हालांकि ये फ्लेम डीमन कॉल्डर एक फील्ड बॉस था, लेकिन इसका भी अपना एक फिक्स्ड एरिया था, इसलिए इस बॉस को बाहर निकालकर मारना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरे लिए बात अलग थी। मेरी अटैक रेंज 7000 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी। ये इतनी दूर थी कि मैं पूरे सन या ज्वालामुखी के आर पार हमला कर सकता था। अगर ये बॉस कॉल्डर बस एक बार अपना चेहरा दिखा दे तो मैं उसे पल भर में उड़ा सकता हूँ और मेरे इस मोहरे यूइंग का इकलौता काम कॉल्डर को उकसाकर बाहर लाना था। सनियर ज्वालामुखी के अंदर से एक बहुत ही भयानक और भारी आवाज गूंजी और फिर काले धुएं के बड़े बड़े बादल आसमान की तरफ उठने लगे। इस खौफनाक नजारे के साथ ही बीच में मौजूद उबलते लावे को चीरती हुई एक बहुत ही विशाल परछाई बाहर निकल कर आई। तुम मामूली इंसानों की इतनी हिम्मत कि तुमने महान कॉल्डर को परेशान करने की कोशिश की। फ्लेम डीमन कॉल्डर, सिल्वर रैंक का बॉस, स्किल्स फ्लेम रोर, समन डीमन और मैग्मा इरप्शन। कॉल्डर की आवाज किसी बड़े घंटे की तरह गूंजी, जिससे पूरे सनियर ज्वालामुखी में तेज झटके महसूस होने लगे। दूर बैठे लेवल अप कर रहे प्लेयर्स ने भी इस भयानक धमाके को सुना और पलक झपकते ही पूरे गेम का रीजनल चैट बॉक्स मैसेजेस से भर गया। ये देखने में उस बारबेरियन बियर गार्डियन से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इस दुनिया में इसके पास सिर्फ एक ही चीज ताकतवर है और वो है इसकी हेल्थ बार। ये मेरे लिए अब कोई खतरा नहीं बन सकता। उसके सामने आते ही मैंने अपने हाथों को तेजी से घुमाया और तुरंत अपना डबल हैवी एरो स्किल इस्तेमाल कर दिया। दूर खड़ा फ्लेम डीमन कॉल्डर गुस्से से दहाड़ रहा था, लेकिन वो ज्वालामुखी के अपने मेन एरिया से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा सिर्फ जमीन पर ही उतार सकता था। कॉल्डर के विशाल हाथों ने जमीन पर वार किया, जिससे आसपास की ज्वालामुखी की चट्टानें चकनाचूर हो गईं। यहाँ तक कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी बुरी तरह धंस गया। कुछ तीरों के बाद मेरी अटैक स्पीड तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर मैंने तुरंत सिल्वर मून लॉन्ग बो का इक्विपमेंट स्किल सिल्वर मून कार्निवल चालू कर दिया, जिससे मेरी अटैक स्पीड दोगुनी हो गई। इसी पल मेरे हाथों से छूटने वाले तीरों की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई। मैंने एक बहुत ही खतरनाक फायरिंग स्पीड के साथ फ्लेम डीमन कॉल्डर पर हमला बोल दिया। फ्लेम डीमन के सिर के ऊपर डैमेज के अनगिनत नंबर्स हवा में तैरने लगे और उसकी हेल्थ बार किसी खुले डैम के पानी की तरह तेजी से नीचे गिरने लगी। पास खड़ा यूइंग ये नजारा देखकर एकदम सुन्न रह गया। आधे मिनट से भी कम समय में फ्लेम डीमन की हेल्थ बार पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मैं हार नहीं मान सकता मास्टर लॉरेंट, मैं फेल हो गया। गेम नोटिफिकेशन, आपने फ्लेम डीमन कॉल्डर को कामयाबी से हरा दिया है। कृपया जल्दी से उसके डीमन कोर को सील करें। वो डीमन कोर उसकी लाश के पास हवा में तैर रहा था और उससे खौफनाक आग की रोशनी निकल रही थी। मैंने सीलिंग स्क्रोल उठाया और उसे सीधा डीमन कोर पर मार दिया।
मैंने कामयाबी से उस डीमन कोर को सील कर दिया था। क्वेस्ट पूरा हो चुका था। उस यूनिक क्वेस्ट के आगे कंप्लीटेड लिखा देखकर मेरे दिल में भी एक अलग ही खुशी हो रही थी। इस फर्स्ट किल ने सीधे 2 गोल्ड रैंक इक्विपमेंट्स और एक गोल्ड रैंक आइटम ड्रॉप किया था। डीमन स्टाफ रैंक गोल्ड। इसका एक्टिव स्किल छोटे डीमंस को समन कर सकता था। मेरे मैना के हिसाब से ये लड़ाई में मदद के लिए 3 छोटे फायर एम्स को बुला सकता था। इसका पैसिव स्किल मैना बर्न था, जिसे इस्तेमाल करने पर 2 गुना मैना खर्च होता था, लेकिन मैजिक पावर अपनी नॉर्मल ताकत से 130% बढ़ जाती थी। ये साफ था कि ये एक मेज के लिए एकदम परफेक्ट इक्विपमेंट था। समन किए गए छोटे डीमंस एक ढाल का काम कर सकते थे और मैना बर्न का इस्तेमाल करके अटैक पावर को बहुत बढ़ाया जा सकता था। डीमन कॉलर रैंक गोल्ड। इसका एक्टिव स्किल डीमन बॉडी एग्जेम्पशन था, जिसे चालू करने पर शरीर के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते थे और इसका कूल डाउन टाइम 1 घंटा था। इसका पैसिव स्किल ब्लड बर्न था। इसे पहनने के बाद मैक्स हेल्थ पहले की 90% हो जाती थी और रेजिस्टेंस +50 हो जाता था। इन 2 इक्विपमेंट्स के अलावा एक गोल्ड रैंक आइटम भी ड्रॉप हुआ था, डीमन्स विस्पर रैंक गोल्ड। ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला आइटम था, जिसे यूज करने पर किसी एक दुश्मन को 5 सेकंड के लिए कंफ्यूज किया जा सकता था। इस आइटम के मिलने से मुझे अपने आगे के प्लान्स में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली थी। तभी मेरा ध्यान गया कि ज्वालामुखी वाले एरिया के बाहर प्लेयर्स की भारी भीड़ जमा हो गई थी। उस भीड़ में से एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकल कर आया। हेलो, मैं बाटियान गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बाटियान ईडाओ हूँ। क्या अभी अभी तुम लोगों ने इस बॉस को मारा है? यूविंग और युन नया याओ दोनों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी नजरें सीधा मेरी तरफ मुड़ गईं। ये देखकर बाटियान ईडाओ तुरंत समझ गया कि इस 3 लोगों की टीम का लीडर मैं ईजियान श्वांगबियाओ हूँ। उसने पूछा, क्या तुम्हें हमारी बाटियान गिल्ड ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट है? मैं तुम्हें एक हॉल मास्टर की पोजीशन दूंगा। ये बात सुनते ही आसपास तमाशा देख रही भीड़ में एक खलबली मच गई। श्वांगबियाओ लेजेंड को सिर्फ एक हॉल मास्टर की पोजीशन? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नाम बाटियान ईडाओ से बदलकर एक और चाकू मार्लो रख लेना चाहिए। लोग ये देखकर फिर से हैरान रह गए, क्योंकि वो यूशिन गिल्ड का प्रेसिडेंट यूशिन दांगतियान था। ईजियान श्वांगबियाओ, अगर तुम हमारी यूशिन गिल्ड में आते हो तो मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हें फर्स्ट एल्डर बना दूंगा। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मैं तुम्हें प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट भी बना सकता हूँ। हाँ, मेरा वाइस प्रेसिडेंट। मेरी पिछली जिंदगी में इस यूशिन गिल्ड ने लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुष्ट देवताओं के साथ मिलकर प्लेयर्स को धोखा देने के वो खूनी नजारे आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा थे, और ये मुझे अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बुला रहा था। कितनी मजाकिया बात है। अगर मुझे वापस जाकर अपना क्वेस्ट सबमिट ना करना होता तो मैं अभी इसी वक्त पीके मोड चालू करके इस यूशिन दांगतियान को एक झटके में उड़ा देता। माफ करना दोस्तों, अभी मेरा किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने बाटियान ईडाओ की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और फिर अपना रिटर्न स्क्रॉल तोड़ दिया। यूशिन गिल्ड की तरफ एक नजर देखे बिना ही सीधा शहर वापस लौटते हुए यूशिन दांगतियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे जैसे भीड़ी छटी, ईजियान श्वांगबियाओ के एक और बॉस को मारने और बड़ी गिल्ड्स के ऑफर्स को ठुकराने की खबर गेम के फोरम पर आग की तरह फैल गई। मेरे पास इन सब फालतू बातों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। इस वक्त मैं गांव वापस आ चुका था। मुखिया जी, मैंने अपना क्वेस्ट पूरा कर लिया है। मुखिया ने उसे लिया, एक नजर देखा और कहा, मुझे पता था कि तुम एक काबिल योद्धा हो। ये रहा तुम्हारा इनाम। डिंग, आपने यूनिक क्वेस्ट वोल्केनो डीमन को पूरा कर लिया है। आपको यूनिक आइटम एंजल विंग्स मिलता है। एंजल विंग्स को सोल बाइंड किया जा सकता है और बाइंड होने के बाद आप इन पंखों को कंट्रोल करके आजादी से उड़ सकते हैं। ये वही लालच देने वाला इकलौता इक्विपमेंट था जिसे अपग्रेड किया जा सकता था, और ये सिर्फ उसी को मिलता था जो इस यूनिक क्वेस्ट को सबसे पहले पूरा करता था। मैंने बस अपने दिमाग में सोचा और मेरे पीछे मौजूद पंख हल्के से फड़फड़ाए और मैं हवा में उड़ने लगा। आसपास क्वेस्ट कर रहे प्लेयर्स ये देखकर हैरानी से चिल्लाने लगे। पहली बार उड़ने का मजा लेकर मैं खुशी से पागल हो रहा था। पूरे आधे घंटे तक उड़ने के बाद मैं ना चाहते हुए भी नीचे उतरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लेवल 10 हो चुका है। मैं कुछ पलों के लिए पुरानी यादों में खो गया। मेरी पिछली जिंदगी में मुझे लेवल 10 तक पहुंचने में पूरे 10 दिन लगे थे, लेकिन इस जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 दिन में लेवल 10 पार कर लिया था। हवा में एक अनाउंसमेंट तैरने लगी, एक प्लेयर का लेवल 10 हो गया है। लेवल रैंकिंग बोर्ड खुल चुका था। इस अनाउंसमेंट ने पूरे गेम के प्लेयर्स को फिर से हिलाकर रख दिया। मजाक चल रहा है क्या? यहाँ लोग लेवल 4 पर हैं और कोई लेवल 10 पर पहुंच गया। क्या सच में इतना बड़ा फासला हो सकता है? मजाक चल रहा है क्या? मैं तो अभी लेवल 4 पर हूँ और कोई लेवल 10 पर पहुंच गया। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? ये पक्का श्वांगबियाओ लेजेंड ही होगा। तब तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ एक लेवल 6 के लेवल अप स्पॉट पर यूशिन दांगतियान का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। इस ईजियान श्वांगबियाओ का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर वो मेरे लिए काम नहीं कर सकता तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। एलेने, जाओ और उसके बारे में अच्छे से पता लगाओ। अगर वो सच में अपनी औकात नहीं समझता तो प्रेसिडेंट, आप फिक्र मत करिए, मैं ये काम संभाल लूंगा। मैंने डीमन स्टाफ का स्क्रीनशॉट बाटियान ईडाओ को भेज दिया। वैसे तो सिंग यूइन गेम में एक ऑक्शन हाउस भी था, लेकिन ऑक्शन हाउस 10% की तगड़ी फीस काटता था, तो क्यों ना ये पैसे
कैसे बचा लिए जाएं? मेरे स्क्रीनशॉट भेजने के कुछ ही देर बाद बाटियान यीडाओ का रिप्लाई आ गया। मैं तुम्हारे इस इक्विपमेंट के लिए 1,00,000 कॉपर कॉइन्स दूंगा। तुम जगह बताओ, हम सीधा वहीं ट्रेड कर लेंगे। मैंने कहा, तुम किसी को बिगनर विलेज के गेट पर भेज दो, हम वहीं ट्रेड कर लेंगे। कुछ ही देर में मैंने बाटियान शाओ जुआनफंग नाम के एक लड़के को अपनी तरफ भागते हुए देखा। वो मुझे देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहा था और हम दोनों ने जल्दी से अपना ट्रेड पूरा कर लिया। बाटियान शाओ जुआनफंग ने गांव से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और सीधा गांव के बीचों बीच बने वेयरहाउस की तरफ भाग गया। अब से मैं आखिरकार शांति से अपना टैलेंट स्टैक कर सकता था। मैं पहले लेवल 0 के खरगोशों के ऊपर हवा में उड़ा और फिर अपनी बहुत लंबी अटैक रेंज और स्प्लिट एरो के AOE डैमेज का फायदा उठाते हुए 2 मिनट से भी कम समय में पूरे लेवल अप एरिया के सारे खरगोशों का सफाया कर दिया। फिर इसी तरीके का इस्तेमाल करके मैंने लेवल 1 के एरिया को भी पूरी तरह साफ कर दिया। इसी बीच मैंने याओ याओ हुई चेन को भी कांटेक्ट किया और उसे एक लोकेशन दे दी। मैंने उसे कहा कि वो अपने भाई यूयिंग को लेकर वहां पहुंचे और मेरा इंतजार करे। पूरे रास्ते उड़ते हुए जब मैं उस तय की गई जगह पर पहुंचा तो मेरा टैलेंट स्टैक 10,000 के पार जा चुका था। जब मैं हवा से उड़ता हुआ याओ याओ और उसके भाई के सामने नीचे उतरा तो उन दोनों भाई बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हम सब जल्दी ही उस जगह के पास पहुंच गए जहां मैंने उस फ्लेम डीमन को मारा था। वो ज्वालामुखी की राख से बनी एक छोटी सी घाटी थी। मैंने वो सीलिंग स्क्रोल बाहर निकाला जिसे पहले गांव के मुखिया ने प्रोसेस किया था। सिस्टम नोटिफिकेशन, इस एरिया में फ्लेम डीमन की बची हुई एनर्जी डिटेक्ट हुई है। क्या आप सीलिंग स्क्रोल का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ खोल दो। प्लेयर ईजियान श्वांग ब्याओ ने डीमंस ब्रेथ डंजन खोल दिया है। लेवल 5 से ऊपर का कोई भी प्लेयर इस डंजन में एंटर कर सकता है। डंजन खुलने के आधे मिनट से भी कम समय में मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक मैसेज आया, भाई हमारी गिल्ड इस डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल करना चाहती है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, तुम खुद बता दो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन डंजन के अंदर मिलने वाले सारे इक्विपमेंट्स मैं बांटूंगा और काम पूरा होने के बाद मुझे 1,00,000 कॉपर कॉइन्स चाहिए। बाटियान यीडाओ ने बिना एक पल सोचे मेरी बात मान ली। अगर वो डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में होने वाली अनाउंसमेंट का असर इतना बड़ा होगा कि उतने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी कीमत छोटी लगेगी। जब तक बाटियान यीडाओ वहां पहुंचा, आसपास लेवल अप कर रहे प्लेयर्स भी धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। हम तीनों को देखने के बाद उन्होंने जल्दी ही मुझे पहचान लिया। कुछ दिखने में अच्छी फीमेल प्लेयर्स तुरंत मेरे पास आ गईं। क्या आपको लड़कियों की जरूरत नहीं है? हम सब बहुत अच्छी लड़कियां हैं। मैं एक प्रीस्ट हूं और मेरी हीलिंग बहुत तगड़ी है और मेरी अंकल का डैमेज तो एकदम बम की तरह फटता है। मेरे बगल में खड़ी याओ याओ ये सब देखकर इतना चिढ़ गई कि उसका मुंह आसमान की तरफ बन गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सबसे प्यारी चीज पर नजर गड़ाए हुए है। बाटियान यीडाओ ने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। कोई और गिल्ड फर्स्ट क्लियर न चुरा ले, इसलिए वो जल्दी से अपनी गिल्ड के 8 मेंबर्स को लेकर वहां पहुंच गया। मैंने यूना याओ और बाटियान गिल्ड के लोगों को एक साथ टीम में शामिल कर लिया। मैंने कहा, डंजन के अंदर जाने के बाद सब मेरी कमांड फॉलो करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोगों को फर्स्ट क्लियर बड़े आराम से मिल जाएगा। बाटियान यीडाओ ने कहा, बेफिक्र रहो, मैंने सबको समझा दिया है। अगर कोई तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसे सीधा टीम से किक कर देना। यूयिंग ने पीछे से कहा, श्वांगब्याओ लेजेंड, मैं तो अभी तक टीम में आया ही नहीं हूं। मैंने कहा, बाटियन गिल्ड के लोग इक्विपमेंट्स उठा सकते हैं, इसलिए अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं सबसे आगे चलते हुए डंजन में एंटर कर गया और यूयिंग वहीं खड़ा सदमे में बाल नोचता रह गया। बढ़िया है, तुम ईजियान श्वांगब्याओ मेरी बहन को लेकर फिर से भाग गए। तुमने तो मुझे सच में कुछ सदिला दिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन, आप डीमंस ब्रेथ डंजन में एंटर करने वाले हैं। कृपया डिफिकल्टी चुनें। मैंने हेल डिफिकल्टी चुनी। आप टेलीपोर्ट हो रहे हैं। गेम की आवाज के साथ ही हमारी पूरी टीम एक ही पल में हेल डिफिकल्टी वाले डीमंस ब्रेथ डंजन के अंदर पहुंच गई। डंजन के अंदर कदम रखते ही आग की एक भयंकर लपट हमारे चेहरों से टकराई, जिससे हर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। इसी वक्त बाटियन गिल्ड के लोगों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये हेल डिफिकल्टी का डंजन क्यों है? भाई ये हेल डिफिकल्टी है। मैंने कहा, मुझे जो चीज चाहिए वो सिर्फ हेल डिफिकल्टी में ही ड्रॉप हो सकती है। ये सुनकर बाटियन यीडाओ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन बाटियन गिल्ड के बाकी प्लेयर्स खुद को रोक नहीं पाए। भले ही वो सामने से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अपने प्राइवेट चैट ग्रुप में वो भड़ास निकाल रहे थे। ये ईजियान श्वांगब्याओ क्या मजाक कर रहा है? हमने अभी तक एक बार भी इस डंजन को क्लियर नहीं किया है और उसने सीधा सबसे हाई डिफिकल्टी चुन ली। क्या वो हमें मरवाना चाहता है? बाटियन यीडाओ ने ग्रुप में कहा, पहले ट्राई करके देखते हैं। अगर उसने ये डिफिकल्टी चुनी है तो उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होगा। बाटियन यीडाओ की ये बात सुनकर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाए और उन्हें फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाटियन गिल्ड के लोग अपने छोटे से ग्रुप में मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। मेरा पूरा फोकस इस वक्त डंजन की डिटेल्स पर था। हेल डिफिकल्टी का डीमंस ब्रेथ डंजन। मेरी पिछली जिंदगी में भी मैं इस डंजन में आ चुका था, लेकिन मैं आखिरी बॉस के सामने हार गया था। वो बॉस मेली फाइटर्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था, जिसकी वजह से मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया और हमारी पूरी टीम मारी गई थी। लेकिन अब बात कुछ और थी।
मैंने अपना सिल्वर मून लॉन्गबो हाथ में पकड़ा और टीम के एक थीफ प्लेयर की तरफ देखकर कहा, थीफ तुम आगे जाकर मॉन्स्टर्स को बाहर खींचो, हीलर उसकी हेल्थ पर नजर रखना और बाकी लोग इक्विपमेंट्स हटाने के लिए तैयार रहो। थीफ से मॉन्स्टर्स को बाहर खींचवाना, क्या टैंक वॉरियर्स को आगे जाकर डैमेज नहीं सहना चाहिए? खैर, बार्टियन गिल्ड के एलीट ग्रुप के टॉप प्लेयर्स होने के नाते भले ही वो मेरी चुनी हुई हेल्थ डिफिकल्टी और अजीब कमांड से थोड़े खफा थे, लेकिन उनकी गेमिंग स्किल्स बहुत शानदार थीं। मॉन्स्टर्स पर हमला करना, उन्हें बाहर खींचना, टीम को बचाना और हील करना, सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था। उस वक्त वो आगे दौड़ा हुआ थीफ काफी सारे डीमंस को अपने पीछे ले आया था। वो इंसानों जैसी शक्ल वाले डीमंस उस थीफ को देखते ही दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़े। वो थीफ बहुत घबराया हुआ था। इन डीमंस का अटैक बहुत हाई था और डिफेंस बहुत लो। अगर उसे गलती से 2 हिट्स भी लग गए तो वो वहीं ढेर हो जाएगा। टीम का टैंक वॉरियर ये देखकर डैमेज रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने अपना धनुष उठाया और 1 सेकंड में 3 तीर छोड़ दिए। डबल हैवी एरो और स्प्लिट एरो के एक साथ इस्तेमाल से उन फायर डीमंस के सिर के ऊपर डैमेज के बड़े बड़े नंबर्स तैरने लगे और हर एक नंबर 10,000 से ऊपर का था। पलक झपकते ही उस थीफ का पीछा कर रहे 7-8 लावा डीमंस वहीं ढेर हो गए और जमीन पर सिर्फ ड्रॉप हुए इक्विपमेंट्स और कॉपर कॉइन्स रह गए। वहां मौजूद हर किसी का चेहरा ये देखकर पीला पड़ गया। ये क्या बकवास है? 10,000 के पार का डैमेज, 1 तीर से सीधा मौत। यहां तक कि बैटियन यीडाओ भी ये सब देखकर एकदम खामोश हो गया था। उसे पता था कि मैं खतरनाक हूं, लेकिन इतना खतरनाक ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन खैर जो भी हो, मेरी ताकत देखकर सबको एक तसल्ली तो मिल ही गई थी। मैंने कहा, ऐसे बुतों की तरह क्या खड़े हो, जल्दी से इक्विपमेंट्स उठाओ। ये सुनकर सब होश में आए और वो टैंक वॉरियर सबसे पहले दौड़कर इक्विपमेंट्स उठाने लगा। जहां तक उस थीफ प्लेयर की बात थी, वो आगे बढ़कर बाकी बचे हुए लावा डीमंस को बाहर खींचने में लग गया। 1 मिनट से भी कम समय में घाटी के दरवाजे पर मौजूद सारे फायर डीमंस का मैंने सफाया कर दिया। इतनी भयानक स्पीड से मॉन्स्टर्स को मरते देख बैटियन गिल्ड की उस एलीट टीम के भी पसीने छूट गए थे, जिन्होंने गेम में बड़े बड़े नजारे देखे हुए थे। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों को इन इक्विपमेंट्स की जरूरत है? तुम लोग अपनी कीमत बता सकते हो। बैटियन यीडाओ भी एकदम सीधा इंसान था। उसने गोल्ड इक्विपमेंट्स के मार्केट रेट के हिसाब से एक बढ़िया कीमत दे दी। इस बात पर मैंने ज्यादा बहस नहीं की। हम सब आगे बढ़े और जल्द ही एक गुफा के बाहर पहुंच गए। गुफा के अंदर घुसते ही छत से उल्टे लटके हुए कुछ डीमंस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैंने हाथ उठाया और एक तीर दाग दिया। फिर मैंने डबल हेवी एरो और स्प्लिट एरो का एक साथ इस्तेमाल किया और फिर नॉर्मल अटैक्स की झड़ी लगा दी। सामने मौजूद गार्गोयल डीमंस का छोटा सा ग्रुप पल भर में खत्म हो गया। ये देखकर टीम के बाकी लोगों का तो सिर ही चकरा गया। अगर सारे डंजन्स ऐसे ही क्लियर किए जा सके तो कितना मजा आ जाए। यीडाओ भैया, आप सच में बहुत कमाल के हो। हम सब गुफा में और अंदर की तरफ बढ़े। जल्द ही हमने देखा कि आगे 3 रास्ते थे। मुझे पता था कि बीच वाला रास्ता सीधा बॉस तक जाता है और लेफ्ट राइट वाले दोनों रास्तों में वो स्विच मौजूद हैं जिन्हें खोलना जरूरी है। इसलिए मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेफ्ट वाले रास्ते में कदम रख दिया। 3 मिनट भी नहीं चले होंगे कि हमारे सामने का रास्ता एकदम से चौड़ा हो गया और एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड एरिया हमारे सामने आ गया। उस अंडरग्राउंड एरिया के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही शानदार आग की वेदी बनी हुई थी। उस वेदी के बीच में पत्थर का बना एक डीमन खड़ा था और उस डीमन के पीछे एक लिवर जैसा स्विच था। बॉस के कमरे में जाने के लिए उस स्विच को चालू करना जरूरी था। उस वेदी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता एक लंबा चेन वाला पुल था, जिसके नीचे सिर्फ एक ना खत्म होने वाला अंधेरा था। इस लेवल को पार करने के लिए किसी एक को उस पुल से गुजरकर वेदी तक जाना था और जब वो डीमन जाग जाएगा तो वो सबसे पहले उस पुल को तोड़ देगा। इसलिए जो भी प्लेयर वहां जाएगा, अगर वो पुल टूटने से पहले उस डीमन को नहीं मार पाया तो उसकी मौत पक्की थी। पहले मॉन्स्टर्स को खींचने वाला वो थीफ प्लेयर आगे आया और बोला, मैं जाता हूं, मेरी स्पीड बहुत तेज है, शायद मैं उसे कुछ देर के लिए उलझा सकूं। मैंने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरा इशारा पाते ही वो थीफ तुरंत बीच में मौजूद उस वेदी की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो उस पुल को पार करके वेदी पर पहुंचा, एक भारी दहाड़ सबके कानों में गूंज उठी। बेवकूफ इंसानों, महान फ्लेम डीमन मास्टर लॉरेंट को परेशान करने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो मूर्ति एक ही पल में जिंदा हो गई और उसके शरीर से एक भयानक आग की लपटें उठने लगी। डीमन गार्ड चनोरी, एलीट लेवल 10। किसी ने पूछा, ये दूरी बहुत ज्यादा है, क्या लेजेंड आका उस डीमन को हिट कर पाएंगे? ये बात सुनकर सभी लोग टेंशन में आ गए। जब सब परेशान हो रहे थे तभी मैंने अपना धनुष खींच लिया। एक नॉर्मल लकड़ी का तीर सिल्वर मून लॉन्गबो पर सेट हुआ और सू से हवा को चीरता हुआ आगे निकल गया। सबकी नजरें उस लकड़ी के तीर पर तब तक टिकी रहीं जब तक कि वो सीधा डीमन गार्ड के शरीर पर जाकर नहीं लगा। डीमन गार्ड की हेल्थ -12248। क्या सच में डैमेज का नंबर आ गया? क्या ये मुमकिन है? वो डीमन चिल्लाया, घिनौने कीड़ों, मेरे पास आओ और मुझसे लड़ो। मेरे लगातार हमलों के सामने वो डीमन गार्ड 8 सेकंड भी नहीं टिक पाया और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उस बॉस के मरते ही ढेर सारे इक्विपमेंट जमीन पर ड्रॉप हो गए। अच्छी बात यह थी कि वो थीफ प्लेयर अभी भी जिंदा था और उसने बड़ी ही फुर्ती से सारे इक्विपमेंट्स उठा लिए। मैंने कुछ बेकार ब्लैक आयरन और सिल्वर इक्विपमेंट्स को एकदम इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने उनमें से एक सिल्वर स्टाफ अपने पास रख लिया। इस सिल्वर इक्विपमेंट के स्टैट्स एकदम नॉर्मल थे, लेकिन इसके साथ मिलने वाला रेजरेक्शन स्किल बहुत ही काम का था। मैंने कहा, ये स्टाफ याओ याओ को दे दो। जब उस छोटी सी लड़की के हाथों में वो सिल्वर इक्विपमेंट
इक्विपमेंट आया तो उसका तो दिमाग ही चकरा गया। इतना शानदार इक्विपमेंट आका ने बिना पलक झपकाए मुझे दे दिया। इसे चालू करने पर एक रेजरेक्शन स्टेट मिल जाती है। ये तो सच में बहुत ही कमाल का स्किल है। इक्विपमेंट्स बांटने के बाद उस थीफ प्लेयर ने वो लिवर खींच दिया। इसके बाद मैं पूरी टीम को लेकर वापस उसी 3 रास्तों वाली जगह पर आ गया और फिर मैंने राइट साइड वाले रास्ते को चुना। पहले वाले वेदी की तरह ही यहाँ भी एक डीमन गार्ड उस वेदी की रखवाली कर रहा था। मैंने अपना पुराना तरीका अपनाया और पुल टूटने से पहले ही उस गार्ड को मौत की नींद सुला दिया। इस बार भी कुछ सिल्वर इक्विपमेंट्स और ढेर सारे ब्लैक आयरन इक्विपमेंट्स ड्रॉप हुए थे, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं थे। इसलिए मैंने बाटियन इडाओ को वो सारे इक्विपमेंट्स कॉइन्स के बदले बेच दिए। दोनों वेदियों के स्विच चालू होने के बाद आखिरकार हमारी टीम का आखिरी बॉस से सामना होने वाला था। बीच वाले रास्ते से होते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में हमारी टीम एक ऐसी गुफा में पहुंच गई जो पहले वाले दोनों अंडरग्राउंड कमरों से भी कई गुना ज्यादा बड़ी थी। लेकिन फर्क ये था कि इस गुफा में कोई वेदी या डीमन नहीं था, सिर्फ एक पत्थर की सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी और उसके नीचे सिर्फ खौलता हुआ और उबलता हुआ लावा था। लावे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा डीमन अपना सिर निकाले आंखें बंद करके सो रहा था। ये इस डंजन का आखिरी बॉस फ्लेम डीमन लॉरेंट था। लावे के किनारे पर कुछ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बने हुए थे जहां मुश्किल से 3-4 लोग ही खड़े हो सकते थे। इसके अलावा वहां पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इन्हीं छोटे से प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर इस बॉस से लड़ा था। लेकिन उस वक्त मैं एक मेले फाइटर था और मेरी अटैक रेंज बहुत ही छोटी। मैंने अपनी ताकत की आखिरी हद तक जोर लगा लिया था, लेकिन आखिर में मैं बॉस के मैग्मा इरप्शन हमले से खुद को बचा नहीं पाया। मैंने कहा, ये आर्चर्स का काम है, कोई जाओ और बॉस को बाहर निकाल कर लाओ। एक ने कहा, नहीं, वो नीचे बहुत कम जगह है, मैं अपना निशाना नहीं लगा पाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं जाता हूं। आखिरकार टीम के एक दूसरे आर्चर ने ये काम अपने सिर ले ली। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे तक गया और उस डीमन के सिर पर निशाना लगाकर अपना डबल हैवी एरो स्किल इस्तेमाल कर दी, लेकिन उसका तीर उस डीमन को सिर्फ 5 का डैमेज दे पाया। बॉस के सिर के ऊपर खून जैसे लाल रंग का एक सिंगल डिजिट नंबर उड़ा, जिसे देखकर उस आर्चर के मारे शर्म के पसीने छूट गए। मेरे हर बार आने वाले 10,000 से भी ज्यादा के डैमेज के आगे उसका ये सिंगल डिजिट वाला डैमेज एक मजाक लग रहा था। बाटियन इदाओ को भी ये नज़ारा देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने छुपकर मेरी तरफ देखा और जब उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई अजीब रिएक्शन नहीं है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। डैमेज लगने के बाद वो गहरी नींद में सोया हुआ वो डीमन आखिरकार जाग गया। महान लॉरेंट को जगाने की कीमत तुम सबको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। एक भयानक दहाड़ के साथ लावे में डूबा हुआ वो डीमन धीरे धीरे बाहर आने लगा। बाहर वाले उस भारी भरकम डीमन से बिल्कुल अलग इस फ्लेम डीमन लॉरेंट की ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर के आसपास थी, लेकिन इसके स्टैट्स पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। फ्लेम डीमन लॉरेंट, सिल्वर रैंक बॉस, लेवल 10, डीमन किंग फॉर्म, स्किल्स, फ्लेम रोड, समन डीमन, मैग्मा इरप्शन, जायंट्स बॉडी और रीबर्थ इन फायर। जब फ्लेम डीमन के ये भयानक स्टैट्स सबके सामने आए तो हर कोई एकदम सन्न रह गया। क्या कोई इंसान इस मॉन्स्टर को हरा भी सकता है? हम सब यहाँ मरने वाले हैं। एक ने कहा, फालतू बकवास मत करो, लेकिन जरा उसे देखो तो। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि मैंने अपने धनुष की डोर पूरी खींच ली थी और मेरे हाथों से छूटा एक तीर सीधा जाकर नीचे खड़े उस फ्लेम डीमन पर एकदम सटीक निशाने पर लगा। उस डीमन के शरीर से हेल्थ -9754 का डैमेज उछला। उस फ्लेम डीमन का पूरा गुस्सा उसी पल मेरी तरफ घूम गया। कमीने कीड़े, तूने मुझे सच में गुस्सा दिला गया है, मैंने चिल्लाकर कहा। जल्दी से वहां से हटो। एक भयानक धमाका हुआ, चारों तरफ चीखें गूंजने लगी और टीम में मौजूद ज्यादातर मेंबर्स की प्रोफाइल पिक्चर एक झटके में काली पड़ गई। मेरे साथ खड़ी सिर्फ युन्नाए याओ ही जिंदा बच पाई थी। बाकी सभी लोग, यहाँ तक कि बाटियन इदाओ भी एक झटके में खत्म हो गया था। मुझे कसकर पकड़ लो, मैंने युन्नाए याओ से कहा और फिर अपने पंख फैलाकर गुफा की छत की तरफ उड़ गया। युन्नाए याओ इस वक्त डर से कांप रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को कसकर जकड़ लिया था और मैं उसे लेकर सीधा गुफा के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच गया। अब हम लावे में खड़े उस फ्लेम डीमन से पूरे 500 मीटर की ऊंचाई पर थे। इतनी दूरी से फ्लेम डीमन का कोई भी हमला मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने तुरंत अपना धनुष उठाया और नीचे गुस्से में दहाड़ रहे फ्लेम डीमन पर तीरों की बारिश कर दी। मुझ तक न पहुंच पाने की वजह से फ्लेम डीमन बेबसी में सिर्फ दहाड़ सकता था और अपने आसपास के लावे को पीटकर चारों तरफ उछाल रहा था। इस वक्त बाटियन गिल्ड का प्राइवेट ग्रुप मैसेजेस से भर चुका था। ये कैसा बकवास डैमेज है? मैं एक फुल हेल्थ वाला टैंक वॉरियर हूं और मैं एक झटके में मारा गया। क्या शुआंग बियाओ एजेंट इस बॉस को हरा पाएंगे? वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी उस बॉस को मार रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सिल्वर मून कार्निवल चालू कर दिया। याओ याओ ने अपना स्किल इस्तेमाल किया। आखिरी दुआ, ये रोशनी तुम्हारी हिफाजत करे, कामयाब होकर लौटना। मैंने कहा, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। याओ याओ के मुझे रेजरेक्शन स्टेट देने के बाद फ्लेम डेमन ने अपना फुल स्क्रीन AOE अटैक इस्तेमाल कर दिया। बचने का कोई रास्ता ना होने की वजह से याओ याओ की हेल्थ बार तुरंत खाली हो गई, लेकिन इससे मुझे हमला करने का बहुत ही कीमती टाइम मिल गया था। मैं किसी प्रेत की तरह हवा में गोते लगाता हुआ उसकी हर चाल से बच रहा था। लॉरेंट इस वक्त एक पागल शेर की तरह भड़क चुका था, लेकिन उसका कोई भी हमला मुझे छू तक नहीं पा रहा था। मैंने अपनी काइटिंग वाली स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी। मेरी फुर्तीली मूवमेंट की वजह से लॉरेंट की हेल्थ लगातार नीचे गिरती जा रही थी और आखिरकार वो उस हद
तक आ गई जहां मैं उसे एक झटके में खत्म कर सकता था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपना आखिरी तीर पूरी ताकत से खींच लिया। टीम के जो लोग मारे गए थे वो सब मेरी फिक्र कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो रिस्पॉन होते उनके कानों में गेम का नोटिफिकेशन बजा। आपकी टीम ने कामयाबी से इस डंजन को पार कर लिया है। हेल डिफिकल्टी का डंजन क्लियर हो गया, ये नामुमकिन है। प्लेयर ईजियान श्वांगबियाओ, याओ याओ हुई युनचे, बाटियन ईदाओ और बाकियों ने पूरे सर्वर में सबसे पहले हेल डिफिकल्टी के डेमन्स ब्रीथ डंजन को क्लियर कर लिया है। उनका ये कारनामा पूरे शिंगयुआन महाद्वीप के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हवा में तैरते इस नोटिफिकेशन ने बाटियन ईदाओ और बाकी सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने बॉस पर पहला हमला किया था और अभी 3 मिनट भी नहीं बीते थे और वो खौफनाक आखिरी बॉस मेरे हाथों मारा जा चुका था। ये स्पीड सच में पागलों वाली थी। ठीक उसी वक्त एक दूसरे नॉर्मल डिफिकल्टी वाले डंजन में यूशिन दांगतियन अपनी गिल्ड की एलीट टीम के साथ आखिरी बॉस से लड़ने में पसीना बहा रहा था। हेल डिफिकल्टी से अलग नॉर्मल डिफिकल्टी का ये बॉस एक बड़ी सी समतल जमीन पर खड़ा था और उसके स्टैट्स में जमीन आसमान का फर्क था। अगर आप समझदारी से मॉन्स्टर्स को खींचते हैं तो ये डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। प्रेसिडेंट, ऐसा लगता है कि इस बार का फर्स्ट क्लियर हमारी यूशिन गिल्ड को ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यूशिन दांगतियन के घोड़े जैसे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो गधा बाटियन ईदाओ तो अभी भी ईजियान श्वांगबियाओ के तलवे चाट रहा होगा। तभी एक नोटिफिकेशन बजा। प्लेयर ईजियान श्वांगबियाओ और बाटियन ईदाओ की गिल्ड ने डेमन्स ब्रीथ का फर्स्ट क्लियर पूरा कर लिया है। क्या? पास खड़े एक मेंबर की आंखें फटी रह गईं और वो जोर से चिल्लाया, प्रेसिडेंट, उन्होंने सिर्फ क्लियर ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने हेल डिफिकल्टी। बॉस से लड़ रही उस एलीट टीम के पसीने छूट गए और उनके हाथ पैर पल भर के लिए सुन्न पड़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वो पागल हुआ बॉस तुरंत ही कम डिफेंस वाले प्लेयर्स को खा गया और फिर उसने पलटकर सारा डैमेज रोकने वाले वॉरियर को भी कुचल दिया। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो पूरी टीम बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। डंजन के दरवाजे पर यूशिन डैंगतियन ने अपने राइट हाथ से उस प्लेयर का चेहरा बहुत जोर से दबोच रखा था। उसने एक खौफनाक शक्ल बनाकर कहा, तुझे इतनी जोर से चिल्लाने को किसने बोला था? प्रेसिडेंट, मुझे माफ कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। डिंग, आपने सिल्वर रैंक के बॉस फ्लेम डेमन कैल्डर को मार दिया है। आपको 0 एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने अपना मुंह चढ़ाया। लेवल 10 के बाद जब तक आप बिगिनर ट्रायल पूरा करके मेन शहर में नहीं जाते तब तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। मेरे अभी तक यहाँ रुकने की वजह एक तो डंजन का फर्स्ट क्लियर इनाम था और दूसरा बिगिनर विलेज में छुपा हुआ वो गोल्ड ट्रेजर चेस्ट था। पूरी टीम डंजन के बाहर आ चुकी थी। मैंने अपनी इन्वेंट्री में रखे इक्विपमेंट्स पर एक नजर डाली और फिर उनमें से 1 गोल्ड इक्विपमेंट और 4 सिल्वर इक्विपमेंट्स बाटियन यीडाओ को बेच दिए और मैंने खुद के लिए 2 इक्विपमेंट्स रख लिए। फ्लेम ब्लड, गोल्ड रैंक, लेवल 10। इसका एक्टिव स्किल फायर पाथ था। इसे चालू करने के बाद मैं 10 सेकंड तक जहां भी जाऊंगा मेरे पीछे आग का एक रास्ता बन जाएगा। जो भी दुश्मन इस आग के रास्ते पर चलेगा उसे हर सेकंड 50 हेल्थ का जलने वाला डैमेज मिलेगा। इसका कूल डाउन 1 घंटा था। हेल स्टोन नेकलेस, गोल्ड रैंक, माना +50, रेजिस्टेंस +20, माना रिकवरी स्पीड +20%। इसका एक्टिव स्किल हेल फायर रिंग था। इसे इस्तेमाल करने पर मेरा 30% मैक्स माना खर्च होता था और मेरे चारों तरफ एक आग की रिंग बन जाती थी जो मेरे रेजिस्टेंस को 100 पॉइंट्स बढ़ाती थी और दूर से आने वाले डैमेज को 100 पॉइंट्स तक ब्लॉक करती थी जब तक कि वो रिंग टूट न जाए। श्वांगबियाओ लेजेंड, आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी वरना ये फर्स्ट क्लियर यूशिन गिल्ड ले जाती। मैंने कहा, ये तो एक फेयर डील थी। मैंने बाटियन यीडाओ को अलविदा कहा, युन नाई याओ से कुछ जरूरी बातें की और फिर गेम से लॉग ऑफ हो गया। लॉग ऑफ करने से पहले मैंने लेवल रैंकिंग बोर्ड पर एक नजर डाली। सबसे ऊपर अभी भी मैं था। दूसरे नंबर पर युन नाई याओ थी। क्योंकि वो लगातार मेरे साथ थी इसलिए उसे काफी एक्सपीरियंस मिला था और वो लेवल 9 पर पहुंच चुकी थी। तीसरे नंबर पर यूइंग था। ये लड़का भी कुछ समय तक मेरे साथ रहा था और इसका लेवल अब 8 था। मैंने अपना गेमिंग हेलमेट उठाया। मैंने अपना फोन उठाया और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया। जब मैंने स्क्रीन पर 7 अंकों का बैलेंस देखा तो मेरे चेहरे पर आखिरकार एक सच्ची और सुकून भरी स्माइल आ गई। फिर मैंने ऑनलाइन 99 लाख रुपए खर्च करके एक गेमिंग केबिन बुक कर लिया। गेमिंग हेलमेट के मुकाबले गेमिंग केबिन मुझे गेम में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे सकता था। बाकी प्लेयर्स के लिए शायद ये 2 घंटे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होते, लेकिन मेरे लिए इसका सीधा सा मतलब था पूरे 2 घंटे तक अपने टैलेंट को स्टैक करने का मौका। पहले मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ चुके थे तो मैं ऐसे मौके को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकता था। काम करने वालों की स्पीड काफी तेज थी। मेरे खाना खाकर वापस लौटने के कुछ ही देर बाद कोई इसे इंस्टॉल करने के लिए मेरे घर आ गया। 1 घंटे से थोड़े से ज्यादा टाइम में गेमिंग केबिन पूरी तरह सेट हो चुका था। गेमिंग केबिन रेडी होने के बाद मैं फिर से गेम में ऑनलाइन आ सकता था। ऑनलाइन आने के बाद मैं सीधा गांव के मुखिया के पास गया। अरे तुम आ गए? मैंने कहा, मुखिया जी मैं बिगिनर ट्रायल शुरू करना चाहता हूँ। उसने पूछा, तो तुम किस डिफिकल्टी का बिगिनर ट्रायल चुनना चाहते हो? इस ट्रायल का रिजल्ट तुम्हारी आगे की पूरी जर्नी पर गहरा असर डालेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। लाल रंग में लिखा ये वार्निंग मैसेज मेरी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
मेरा पूरा फोकस उस सामने खुले सिलेक्शन पैनल पर था। हेल्थ डिफिकल्टी, मॉन्स्टर्स की हेल्थ 6400, सारे स्टैट्स 300% बढ़े हुए। मैंने कहा मैं हेल्थ डिफिकल्टी चुनूंगा। मेरी ये बात सुनते ही मुखिया के मुस्कुराते हुए चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। नौजवान, मैं तुम्हें एक बार फिर सोचने की सलाह दूंगा। मैंने कहा मैं फैसला कर चुका हूं। मुझे अपनी बात पर अड़ा देखकर मुखिया ने कुछ और नहीं कहा, बस इतना बोला, गुड लक। उसने मेरे लिए टेलीपोर्टेशन चालू कर दिया। मेरे पैरों के नीचे एक हल्का नीला टेलीपोर्टेशन सर्कल चमकने लगा और अगले ही पल मैं उस गांव से गायब हो गया। एक तेज रोशनी चमकी और मैंने खुद को एक ऐसे अंडरग्राउंड ग्राउंड में पाया जहां बहुत ही कम रोशनी थी। पूरा ग्राउंड करीब 2 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। मैं उस ग्राउंड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। गेम का नोटिफिकेशन बजा। प्लेयर वाई ई जियान श्वांग बियाओ, आप हेल्थ डिफिकल्टी का ट्रायल शुरू कर रहे हैं। इस बार आपके दुश्मन का नाम बरसरकर ग्राल है। गेम की आवाज रुकते ही मेरे सामने खड़े उस बरसरकर ग्राल ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी खून जैसी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। क्या तुम ही वो चैलेंजर हो? बरसरकर ग्राल, लेवल 10, स्किल्स, फ्यूरी, डीमन गॉड, ब्लड रेज और ब्लड एक्साइटमेंट। भले ही मैं दिमागी तौर पर पूरी तरह तैयार था, लेकिन बरसरकर ग्राल के स्टैट्स देखकर मैं अपना थूक निगलने पर मजबूर हो गया। इसके स्टैट्स सच में बहुत खौफनाक थे। मेरा प्लान काम कर सकता था, लेकिन इस वक्त मेरे भी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अच्छी बात यह थी कि पिछली जिंदगी में गेम के फोरम पर किसी ने बरसरकर ग्राल के स्टैट्स पोस्ट किए थे और उसे हराने का एक तरीका भी निकाल लिया था। वो तरीका यह था कि बरसरकर के पास कोई लंबी दूरी का हमला नहीं था और इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे काइटिंग करके मारा जा सकता था, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका था हवा में उड़ना। यही वजह थी कि मेरे लिए एंजल विंग्स हासिल करना इतना जरूरी था। जब मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, तभी एक लाल रंग की तलवार की लहर सीधा मेरे चेहरे की तरफ आई। मैं तुरंत होश में आया और फुर्ती से साइड में हट गया। बाप रे! मैंने देखा कि उस तलवार के वार ने पीछे की चट्टान पर एक बहुत बड़ा कट लगा दिया था। मैंने सिर उठाकर देखा, ग्राल अपनी भारी तलवार लिए मेरे सामने खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से उबल रहा था। महान मास्टर ग्राल के सामने तेरा ध्यान भटकने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे चेहरे पर सीरियसनेस आ गई और मेरे पीछे तुरंत एंजल विंग्स खुल गए। फिर मेरी बॉडी बहुत तेजी से हवा में ऊपर की तरफ उठने लगी और मैं उस अंडरग्राउंड ग्राउंड के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गया। अब तक बरसरकर ग्राल पूरी तरह से जाग चुका था और वो मेरी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा था, लेकिन एंजल विंग्स की मदद से मैं पहले ही हवा में उड़ चुका था और हमारे बीच की दूरी 50 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने हाथ उठाया और एक तीर मार दिया। डैमेज -30458। मेरे इन दिनों की मेहनत की वजह से मेरा पैसिव टैलेंट अब तक 31,000 पॉइंट से ज्यादा स्टैक हो चुका था। इस वक्त बरसरकर ग्राल पर लगने वाले तीर का डैमेज सच में बहुत खतरनाक था। मैंने अपना धनुष खींचा और आसमान से तीरों की बारिश कर दी, लेकिन ग्राल ने अपनी तलवार का एक वार करके उन सभी तीरों को रोक दिया। कीड़े, तेरे पास और जो भी चालें हैं सब आजमा ले। जब मैंने देखा कि मेरे हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है, मैंने तुरंत अपना स्किल सिल्वर मून कार्निवल चालू कर दिया, जिससे मेरी अटैक स्पीड 200% बढ़ गई। मैं लगातार तीर चलाता रहा। ग्राल ने अपनी भारी तलवार को ढाल की तरह अपने सामने रखा और बहुत सारे तीरों को रोक लिया, लेकिन फिर भी कुछ तीर उसे जा लगे और डैमेज दे गए। क्या तुम महान मास्टर ग्राल को गुदगुदी कर रहा है? मेरे चेहरे पर एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन था। मैंने बिना एक शब्द बोले अपने हाथों से इतनी तेजी से तीर छोड़े कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अनगिनत तीरों की बारिश ग्राल पर हो रही थी, लेकिन वो अपनी तलवार के कुछ झटकों से ही उन्हें आसानी से रोक रहा था। तेरे साथ खेलना खत्म हुआ। फ्यूरी! ग्राल की एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपना स्किल फ्यूरी इस्तेमाल कर दिया। मैं इस वक्त बहुत ही सीरियस होकर ग्राल को देख रहा था। ग्राल ने अपनी तलवार घुमाई और पूरे अंडरग्राउंड ग्राउंड को चीरती हुई एक तलवार की लहर मेरी तरफ आई। मैं तेजी से हटा और उस लहर ने मेरे ठीक पीछे की पत्थर की दीवार को चकनाचूर कर दिया। मेरा दिल दहल गया। ये कैसी शैतानी ताकत है भाई? ग्राल ने एक के बाद एक कई बार अपनी तलवार घुमाई। अनगिनत खून जैसी लाल तलवार की लहरें मेरी तरफ आने लगी। मैंने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में इधर उधर भागने लगा। मैं किसी डरे हुए पक्षी की तरह, पागलों की तरह उन अनगिनत हमलों से खुद को बचा रहा था। तलवार की हर लहर जब भी दीवार से टकराती तो एक बहुत बड़ा धमाका होता। मेरी ये बेबस हालत देखकर ग्राल खुद को मेरा मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ छोटे कीड़े, इतनी जल्दी हार मान ली? मैं टूटते हुए पत्थरों के बीच से बाहर निकला, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और ठंडी आवाज में कहा, अब मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाता हूं। तो क्या बकवास कर रहा है? मून गॉड! मेरी एक जोरदार चीख के साथ ही एक सिल्वर व्हाइट मैजिक सर्कल ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे पीछे मौजूद एंजल विंग्स मुड़कर एक साथ मिल गए और उन्होंने मुझे एक सिल्वर व्हाइट कोकून में पैक कर लिया। 2 सेकंड बाद वो कोकून रोशनी के अनगिनत छोटे टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गया। अब असली खेल शुरू होता है। ये था मेरा मून गॉड फॉर्म, जो सिर्फ सिल्वर मून लॉन्गबो और एंजल विंग्स के एक साथ होने पर ही अनलॉक होता था। और एक रीबॉर्न प्लेयर होने के नाते ये मेरा असली ट्रम्प कार्ड था। चांद की आत्माओं, मेरी पुकार का जवाब दो। ये मून गॉड फॉर्म में मिलने वाला मेरा स्पेशल स्किल था। सोल ब्रेक स्किल से मुझे मेरे अटैक पावर का 200% ट्रू डैमेज मिलता था
और दुश्मन की टोटल हेल्थ का 1% डैमेज भी जुड़ जाता था। मेरा तीर बिजली की स्पीड से ग्राल की तरफ बढ़ा। ग्राल ने घबराकर अपनी भारी तलवार को ढाल की तरह अपने सामने रख लिया। मून एरो और ग्राल की तलवार के टकराते ही एक बहुत ही खौफनाक शॉक वेव पैदा हुई। जब धुआं हटा तो मैंने देखा कि ग्राल की हेल्थ बार का 3/4 हिस्सा खत्म हो चुका था। मैं हवा में उड़ रहा था और मैंने एक घुटने पर बैठे जोर जोर से हाँफते हुए ग्राल की तरफ एक मजाकिया लुक से देखा। क्या हुआ मास्टर ग्राल, तुम तो इतने भी ताकतवर नहीं निकले। कीड़े, तुझ में सच में दम है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है? तेरा बाप बरजरकर ग्राल है। ये देखकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। जब एक लाल रोशनी का खंबा आसमान की तरफ उठा तो मैंने अपना धनुष फिर से खींचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और मून एरो छोड़ दिया। जब रोशनी हटी तो ग्राल एक बिल्कुल नए रूप में मेरे सामने खड़ा था। तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास भी एक सेकंड फेज है। ये ग्राल का पैसिव स्किल था, डीमन गॉड ब्लड रेज। जब ग्राल को एक तय लिमिट से ज्यादा डैमेज होता था तो वो अपने डीमन गॉड फॉर्म में बदल जाता था। इसी वक्त मेरे हाथों से छूटा तीर ग्राल को हिट करने ही वाला था। ग्राल ने अपनी भारी तलवार जमीन में गाड़ दी और तुरंत ही आग का एक खंबा आसमान की तरफ उठा। मेरा मून एरो उस खंबे से टकराकर सीधा दूर छिटक गया। ये नजारा देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। अब इसे हराना और भी मुश्किल हो गया था। अब आखिरी फैसला मेरी इस आखिरी चाल से ही होगा। मैंने अपना सिल्वर मून लॉन्गबो ऊपर उठाया, डोरी को पूरी तरह से पीछे तक खींचा और अपनी सारी ताकत जमा करने लगा। ऐ चांद की आत्माओं, एक जादुई ड्रैगन का रूप लो और मेरे सामने खड़े दुश्मन को निगल जाओ। मैं अपना मंत्र पढ़ते हुए अपनी पूरी ताकत जमा करने लगा। मेरी इस पुकार के साथ ही मून गॉड की आत्माओं से बना एक विशाल जादुई ड्रैगन मेरे तीर से बाहर निकला। दूसरी तरफ ग्राल एक घुटने के बल बैठा था। उसने कोई पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे भगवान, मुझे ताकत दो। ग्राल ने अपनी भारी तलवार ऊपर उठाई और जमीन फाड़ती हुई खून जैसी लाल रंग की तलवार की एक लहर आसमान की तरफ उठी। ग्राल ने उस तलवार की लहर को उस ड्रैगन की तरफ मार दिया। दोनों के टकराते ही एक बहुत ही भयानक एनर्जी का तूफान पूरे अंडरग्राउंड ग्राउंड में फैल गया। उस जादुई ड्रैगन ने तलवार की उस लहर को निगल लिया और फिर वो लाल और सफेद रंग की एक बहुत बड़ी शॉक वेव में बदलकर फट गया, जिससे चारों तरफ बहुत सारा धुआं और धूल उड़ गई। जब धुआं हटा तो मैंने देखा कि ग्राल जमीन पर गिरा हुआ था। वो दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में ग्राल की हेल्थ बार पूरी तरह खाली हो गई और उसका शरीर रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हवा में गायब हो गया। उसकी जगह पर 7 रंगों में चमकता हुआ एक मुकुट धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरा। मैं हवा से नीचे जमीन पर आया। एक सिल्वर रोशनी चमकी और मेरा मून गॉड फॉर्म खत्म हो गया और मैंने अपने लेदर आर्मर वाले कपड़े वापस पहन लिए। मैं उस इक्विपमेंट को चेक करने ही वाला था कि तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी। पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट हुई, प्लेयर यी जियान श्वांग ब्याओ पूरे सर्वर का पहला प्लेयर है जिसने हेल डिफिकल्टी के बिगिनर ट्रायल को क्लियर किया है। इसे यूनिक टाइटल स्टार ऑफ होप दिया जाता है। लगातार 3 बार पूरे सर्वर में ये अनाउंसमेंट गूंजी, जिसने सभी प्लेयर्स के बीच बातों का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। ये बिगिनर ट्रायल क्या भला है? इसके इनाम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। एक हिडन प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुनने का मौका, एक अपग्रेड होने वाला इक्विपमेंट अपनी मर्जी से चुनने का मौका और एक स्किल अपनी मर्जी से चुनने का मौका। इतने शानदार इनामों के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कोई मुझे बताएगा कि ये श्वांग ब्याओ लेजेंड इस वक्त कितना ताकतवर हो चुका है? इस वक्त यूशन दांगत्यान का चेहरा भी बहुत भयानक लग रहा था। क्या सच में इस इंसान को रास्ते से हटाया जा सकता है? डिंग, हेल डिफिकल्टी का ट्रायल क्लियर करने की वजह से लेवल अप करने पर मिलने वाले आपके स्टैट पॉइंट्स 4 गुना बढ़ जाएंगे और गेम की आपकी ताकत का रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्शन 10% तक बढ़ जाएगा। क्या सच में? रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्शन अभी से शुरू हो गया? एक रीबॉर्न प्लेयर के नाते मुझसे बेहतर इस प्रोजेक्शन का मतलब कोई और नहीं समझ सकता था। स्टार वाइन गेम में प्लेयर्स की जो भी ताकत थी वो आखिर में रियल वर्ल्ड में उनके असली शरीर में भी आ जाने वाली थी। मुझे याद है कि जब पहले प्लेयर ने अपने प्रोफेशन बदलने के बाद अपनी ताकत को रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट किया था तो रियल वर्ल्ड में भी गेम के मॉन्स्टर्स आ गए थे। मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत के इस तरह समय से पहले प्रोजेक्ट होने से रियल वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा। खैर, जब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो मुझे बस और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अपनी पुरानी यादों से बाहर आकर मेरी नजर ग्राल के छोड़े हुए उस मुकुट पर पड़ी। टाइटन गॉड किंग का मुकुट, लेवल 0, रैंक नॉर्मल। ये अपग्रेड होने वाला इक्विपमेंट है। स्किल टाइटन स्टार के नाम से मैक्स हेल्थ प्लस 10%, हेल्थ रिकवरी स्पीड प्लस 10%, बाकी बचे हुए लॉक स्किल्स की गिनती 4। इस इक्विपमेंट की डिटेल्स देखने के बाद मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये पूरी तरह से एक अपग्रेड होने वाला इक्विपमेंट था। बिना एक पल सोचे मैंने अपना डेमन कॉलर उतारकर उसकी जगह ये टाइटन गॉड किंग पहन लिया, जिससे मेरे स्टैट्स में बहुत तगड़ा इजाफा हुआ। जब मैंने अपना कैरेक्टर स्टैट पैनल खोला तो डीमन कॉलर पहनने के मुकाबले मेरी हेल्थ में करीब 1000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी और मेरा डिफेंस तो लगभग 2 गुना हो चुका था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त गेम के ज्यादातर प्लेयर्स तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। क्या आप अपने इक्विपमेंट को छिपाना चाहते हैं? हाँ, छुपा दो। अपना इक्विपमेंट छिपाने के बाद मैं ट्रायल एरिया से बाहर आ गया। ट्रायल एरिया से बाहर आते ही मेरी नजर गांव के मुखिया पर पड़ी, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने ट्रायल क्लियर कर लिया।
मुखिया अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने एक अजीब सी नज़र से मुझे देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीते जी तुम्हारे जैसे किसी नौजवान योद्धा को देख पाऊंगा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। ये कहते हुए मुखिया की आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। डिंग, बिगिनर विलेज नंबर 2333 आपको एक मिथिक डिफिकल्टी का चेन क्वेस्ट दे रहा है, पास्ट ऑफ शिंगयुआन। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? ये सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। मेरी पिछली जिंदगी में ये मिथिक क्वेस्ट उस टॉप प्लेयर को मिला था जिसने नाइटमेयर डिफिकल्टी का ट्रायल क्लियर किया था, और वो शिंगयुआन का सबसे ताकतवर प्लेयर भी था। उसके कहने के मुताबिक उसने मुखिया की बहुत मिन्नतें की थी, तब जाकर उसे ये क्वेस्ट मिला था। लेकिन यहाँ मुखिया खुद मुझसे ये क्वेस्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। हेल और नाइटमेयर डिफिकल्टी में सच में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मेरे एक्सेप्ट करने के बाद मुखिया ने फिर से बोलना शुरू किया। मुझे पता था कि मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम सच में एक भरोसे के लायक इंसान हो। दरअसल हमारे गांव का सबसे पहला काम एक सोए हुए डीमन को सील करके रखना था, और आज भी उसके दिल के धड़कन की आवाज जमीन के नीचे से सुनाई देती है। हजारों सालों में वो सील कमजोर पड़ गई है और वो डीमन जाग गया है, और वो जल्द ही बाहर आने वाला है। इससे पहले मैंने तुम्हें जिस फ्लेम डीमन को सील करने के लिए पश्चिम में भेजा था, वो असल में इसी डीमन की गंदी एनर्जी से ज्वालामुखी के लावा में पैदा हुआ था। मुखिया की बात खत्म होते ही गेम का नोटिफिकेशन बजने लगा। डिंग, बिगिनर विलेज नंबर 2333 के मुखिया आपको एक मिथिक डिफिकल्टी का चेन क्वेस्ट दे रहे हैं, पार्ट 1 सील्ड डीमन। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? क्वेस्ट की डिटेल, डीमन को हराएं और उसे फिर से गहरी नींद में सुला दें। मैंने बिना पलक झपकाए इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। मुखिया ने मुझे एक टोकन देते हुए कहा, ये चाबी रख लो, ये तुम्हें सील की गई जगह के अंदर जाने का रास्ता दिखाएगी। डिंग, आपको सीलिंग की 1 मिली है। सीलिंग की क्वेस्ट आइटम की डिटेल, बिगिनर विलेज 2333 की एक खास जगह पर इसका इस्तेमाल करने से आप एक सील की गई जगह के अंदर जा सकते हैं। मुखिया को अलविदा कहने के बाद मैं चाबी में बताई गई लोकेशन की तरफ चल पड़ा। बिगिनर विलेज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए कुछ ही देर में मैं गांव के एकदम बीच में पहुंच गया। वहां एक मूर्ति बनी हुई थी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस मूर्ति के चारों तरफ बहुत से प्लेयर्स अपनी दुकानें लगाकर इक्विपमेंट्स और सामान बेच रहे थे। मेरे वहां पहुंचने पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब मैं वो चाबी लेकर मूर्ति के सामने गया तो गेम का एक नोटिफिकेशन आया, डिंग, आप सही जगह पर पहुंच चुके हैं। क्या आप सील की गई जगह में जाने के लिए चाबी का इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ। मेरे इतना कहते ही मेरे शरीर पर एक नीली रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं वहां से गायब हो गया। अरे, क्या वो आदमी अभी यहां से गायब हो गया? इसमें क्या अजीब है? पक्का उसने कोई टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इस्तेमाल किया होगा। एक सफेद रोशनी चमकी और मैंने खुद को एक अंधेरे अंडरग्राउंड रास्ते के सामने पाया। उस रास्ते की दीवारों पर चमकने वाले पत्थर लगे हुए थे और इन्हीं पत्थरों की हल्की रोशनी की वजह से वहां एकदम घुप अंधेरा नहीं था। वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा में गर्मी बढ़ती जा रही थी। न जाने कितनी दूर चलने के बाद मेरे सामने का रास्ता अचानक से खुल गया और एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड ग्राउंड मेरे सामने आ गया। उस ग्राउंड के चारों तरफ एक हल्की सुनहरी रोशनी का घेरा बना हुआ था जो अंदर और बाहर की जगह को अलग कर रहा था। उस ग्राउंड के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था और उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही दुबला पतला सा इंसान कैद था। उसके शरीर में 3 भाले आर पार घुसे हुए थे जिनमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उन भालों ने उस दुबले पतले इंसान को जमीन पर बुरी तरह से जकड़ रखा था। तो क्या यही वो सील किया हुआ डीमन है? उसी वक्त उस दुबले पतले इंसान को भी मेरे वहां होने का एहसास हुआ और उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं एकदम हैरान रह गया। मेरी सोच के हिसाब से किसी डीमन का चेहरा बहुत ही खौफनाक होना चाहिए था और उसके सिर पर सींग होने चाहिए थे, लेकिन मेरे सामने मौजूद इस इंसान में डीमन वाली कोई बात नहीं थी। ये तो पूरी तरह से एक इंसान लग रहा था। तुम वफादार कुत्ते सच में अपने काम को बहुत अच्छे से करते हो। 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी अपने मालिक के हुक्म को नहीं भूले हो। जब मैं हैरानी में खड़ा था तो वो खुद ही बोलने लगा, तुम्हारे अंदर उन कुत्तों वाली बदबू नहीं है, तुम नए डिसेंडर हो। हाँ, तुम कोई कुत्ते नहीं हो, तुम डिसेंडर हो। इतने सालों बाद आखिरकार एक डिसेंडर आ ही गया। डिसेंडर मास्टर। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। डिसेंडर, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ये नाम अनगिनत बार सुना था। प्लेयर्स को इस नाम से बुलाने वाले सिर्फ जिंगयुआन महाद्वीप के असली निवासी यानी जिंगयुआन लोग ही होते थे। इसका मतलब ये था कि वो कोई डीमन नहीं था, बल्कि एक जिंगयुआन इंसान था। लेकिन फिर मुखिया ने ये क्यों कहा कि वो एक डीमन है? एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि मेरी यादें तेजी से ताज़ा होने लगी और जल्द ही मैंने अपने दिमाग के किसी कोने में दबी एक पुरानी कहानी को ढूंढ निकाला। कहा जाता है कि किसी सीक्रेट जगह पर एक पत्थर की निशानी है जिस पर एक ऐसी घटना के बारे में लिखा है जिसने जिंगयुआन महाद्वीप में 10,000 साल पहले घटी थी और जिसने पूरे महाद्वीप की किस्मत को बदल कर रख दिया था। और वो घटना सिर्फ 8 शब्दों में बताई गई थी, एलियन हमला, रेस का सफाया। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में मैंने जिंगयुआन लोगों के बारे में जो भी सुना था या देखा था वो सब किसी सीक्रेट जगह या डंजन के अंदर ही हुआ था।
और इसके अलावा कुछ आत्माएं थीं जो बाहरी दुनिया में भटकती रहती थीं, लेकिन जिंदा जिंगयुआन इंसान कोई नहीं था। और जितने भी जिंगयुआन लोग मुझे मिले थे वो सब एक ही काम कर रहे थे, और वो था प्लेयर्स की मदद करना। ये बात गेम खेलने वाले हर इंसान को पता थी। यहाँ तक कि जब गेम के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आ गए थे तब भी कुछ जिंगयुआन लोगों ने रियल वर्ल्ड में आकर मॉन्स्टर्स से लड़ने में प्लेयर्स की मदद की थी। पिछली जिंदगी में कुछ प्लेयर्स कहा करते थे कि आप एनपीसी पर शक कर सकते हो, लेकिन जिंगयुआन लोगों पर कभी शक नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरे मिथिक क्वेस्ट में मुझे एक ऐसे जिंगयुआन इंसान को मारना है जो हमारी तरफ है? इसका स्टैट पैनल देखने से सब कुछ साफ हो जाएगा। डीमन लॉर्ड फानलूनर, रैंक गोल्ड बॉस, लेवल 10, स्किल्स रेड फायर एम्ब्रेस, डीमन विस्पर, ट्रोल्स बॉडी। मैंने अभी पूरा स्टैट पैनल देखा भी नहीं था कि फानलूनर बोल पड़ा। बड़े अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ एक कमजोर बेसिक प्रोफेशन वाले इंसान हो। तुम बहुत कमजोर हो। जाओ और अपनी रेस के किसी ताकतवर इंसान को बुला कर लाओ। मैं कमजोर लोगों से बात नहीं करता। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे नीचा दिखाया हो। मैंने एक ठंडी स्माइल दी। मैंने अपना हाथ उठाया और सीधा फानलूनर पर एक बेसिक हमला और डबल हैवी एरो चला दिया। मेरे इस भयानक डैमेज को देखकर फानलूनर की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मैंने सिल्वर मून कार्निवल चालू कर दिया और शू 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 उसके चेहरे पर तीरों की बारिश कर दी। जब फानलूनर अपने पहले झटके से बाहर आया तब तक उसके चेहरे पर 10 से ज्यादा लकड़ी के तीर घुस चुके थे। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान मैजिक मास्टर फानलूनर पर। छोटे भाई बस करो, रुक जाओ और तीर मत मारो। मेरे चेहरे पर और तीर घुसने की जगह नहीं बची है। फानलूनर तो रोने ही वाला था। वो इतने सालों से जिंदा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे बेसिक प्रोफेशनल को देखा था जिसने अभी तक अपना प्रोफेशन अपग्रेड भी नहीं किया था, लेकिन उसका डैमेज इतना खतरनाक था। फानलूनर के चेहरे पर घुसे अनगिनत तीनों को देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने कहा, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, वरना मैं फिर से शुरू कर दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, फानलूनर ने रोती हुई आवाज में कहा। भगवान ही जानता है कि एक महान मैजिक मास्टर की कैसी बुरी हालत कर दी गई थी। उस वक्त तक उसकी हेल्थ बार गिरकर सिर्फ 20% ही रह गई थी। उसने कहा, मेरी गलती थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर होगे। मैं अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूं। मैंने कहा, फालतू बकवास बंद करो और काम की बात पर आओ। मुखिया और तुम जिंगयुआन लोगों में से कौन झूठ बोल रहा है? इस बार फानलूनर ने कहा, नौजवान, इस वक्त उस चाबी ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। बस उस चाबी को अपने पास से फेंक दो और तुम्हें सब सच दिखाई देने लगेगा। ये सुनकर मैं बस एक पल के लिए झिझका और फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री से वो चाबी बाहर निकालकर फेंक दी। चाबी फेंकते ही फानलूनर का स्टैट पैनल एकदम से बदल गया। रेड फायर मैजिक मास्टर फानलूनर, जिंगयुआन, लेवल 10, स्किल्स रेड फायर एम्ब्रेस, जिंगयुआन लाइट रेन, फायर स्पिरिट बॉडी। स्टैट पैनल के नंबर्स वही थे, लेकिन उस इंसान और उसके स्किल्स के नाम पूरी तरह से बदल गए थे। ये थी उस इंसान की असली पहचान। लगता है तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है। जिसने तुम्हें वो चाबी दी है वो पक्का उन पहरेदारों के खानदान से होगा। उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है ना? उसने सही इंसान को चुना है। तुम्हारी ताकत देखकर लगता है कि तुम मुझे सच में हरा सकते हो, लेकिन वो और तुम डिसेंडर्स कभी एक रास्ते पर नहीं चल सकते। शायद तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन मैंने कहा, मैं समझता हूं। एक वक्त था जब तुम लोग जिंगयुआन महाद्वीप पर राज करते थे, लेकिन फिर तुम लोग एलियंस के हमले को रोक नहीं पाए। फानलूनर एकदम से सन रह गया और वो मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे वो ये सोच रहा हो कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। काफी देर बाद उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची स्माइल आ गई। लगता है आखिरकार मेरे जिंगयुआन महाद्वीप के अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। नौजवान, क्योंकि तुम्हें उन हमलावरों के इतिहास के बारे में पता है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर मुमकिन हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिंगयुआन महाद्वीप के उस पुराने शानदार वक्त को वापस ले आओ। डिंग! रेड फायर मैजिक मास्टर फानलूनर आपको एक मिथिक डिफिकल्टी का चेन क्वेस्ट दे रहे हैं। रिस्टोर जिंगयुआन। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? मैं तो एकदम चकरा गया। एक और मिथिक डिफिकल्टी का चेन क्वेस्ट? मैंने ऐसे क्वेस्ट्स के बारे में सिर्फ गेम के फोरम्स पर ही पढ़ा था, और अब ये एक के बाद एक मेरे सामने आ रहे थे। क्या ये किसी टॉप प्लेयर के मजे नहीं है तो और क्या है? मैंने पूछा, अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं तो क्या मुझे अपना पुराना क्वेस्ट छोड़ना पड़ेगा? उसने कहा, वैसे तो ऐसा ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें दोनों क्वेस्ट एक साथ पूरे करने का मौका दे सकता हूं। मैंने पूछा, वो कैसे? उसने जवाब दिया, बहुत आसान है, तुम मुझे मार दो। जब फानलूनर ये बात कह रहा था तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हो जिससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। मेरा दिल भर आया। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फानलूनर ने धीरे से अपने आप से कुछ कहा। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई और वो पुरानी यादों में खो गया। उसने कहा, उम्मीद की वजह से। इतने सालों में मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर ही एक उम्मीद देखी है, इसलिए मैं अपनी जान देकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और बदले में मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब तुम ताकतवर बन जाओ तो तुम पूरे जिंगयुआन महाद्वीप को आजाद कराओ। मैं काफी देर तक फानलूनर को खामोशी से देखता रहा और आखिर में मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, शुक्रिया, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही फानलूनर के शरीर से अचानक एक बहुत ही हल्की सी आग की लपट बाहर निकली। वो छोटी सी लपट उस पिंजरे
और उस सुनहरी रोशनी वाले घेरे को पार करके मेरे सामने आ गई और फिर मेरी हैरान आंखों के सामने वो सीधा मेरे सीने में समा गई। मुझे फैन लूनर की सोर्स फायर मिल गई थी, जिससे मुझे कॉमन मैजिक और फायर मैजिक सीखने का एक्सेस मिल गया। माना प्लस 500। बाप रे, एक मैजिक आर्चर! फैन लूनर ने मुझे मैजिक सीखने की ताकत दे दी थी। भले ही मैं सिर्फ कॉमन मैजिक और फायर मैजिक सीख सकता था, लेकिन एक आर्चर के लिए इतना भी बहुत था, खासकर फायर मैजिक, जो अपने बहुत बड़े एरिया वाले डैमेज और खतरनाक पावर के लिए जाना जाता है। इससे एक आर्चर की वो कमजोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जिसमें वो एक साथ बहुत सारे दुश्मनों को नहीं मार पाता है। फैन लूनर ने मुझे सच में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। उसने कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो, अब तुम अपने काम कर सकते हो। अपनी सोर्स फायर के बिना मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने पाया कि फैन लूनर, जो कुछ देर पहले देख एकदम ठीक लग रहा था, अब किसी सूखी हुई लाश की तरह बन चुका था और उसके स्टैट्स भी पहले से बहुत ज्यादा गिर चुके थे। रेड फायर मैजिक मास्टर फैन लूनर, मरने की हालत में, लेवल 10। इस वक्त फैन लूनर के स्टैट्स लेवल 10 के किसी नॉर्मल मॉन्स्टर से भी बदतर हो चुके थे। ये साफ था कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ चुका था। ये देखकर मैं और नहीं रुका। मैंने अपना धनुष उठाया और एक तीर से फैन लूनर की तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डिंग! आपने रेड फायर मैजिक मास्टर फैन लूनर को मार दिया है। आपने मिथिक क्वेस्ट पास्ट ऑफ इजिंग युआन पार्ट 1 पूरा कर लिया है। गेम का नोटिफिकेशन बजने के बाद भी मुझे क्वेस्ट पूरा करने की कोई खुशी नहीं हो रही थी। मैंने फैन लूनर के दिए हुए क्वेस्ट की डिटेल्स पढ़ी। रीस्टोर इजिंग युआन पार्ट 1। बेलून माउंटेन्स के अंडरग्राउंड टूम्स में जाओ और फ्लोट नाम के एक डार्क एल्फ को ढूंढो। बेलून माउंटेन्स के बारे में मुझे अच्छे से पता था। ये जगह एवरनाइट सिटी के साउथ ईस्ट में थी और एवरनाइट सिटी गेम के 8 मेन शहरों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि मुझे सबसे पहले उसी शहर में जाना होगा। बिगिनर विलेज से बाहर निकलने के बाद मैं किसी भी मेन शहर को अपना रेस्पॉन पॉइंट के तौर पर सेट कर सकता था। मैंने क्वेस्ट का विंडो बंद किया और जमीन पर पड़ी उस चाबी को वापस उठा लिया। फैन लूनर अब मर चुका था और यहाँ और ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं था। मेरे दिमाग में सोचते ही वो चाबी मुझे लेकर पल भर में वहां से गायब हो गई। जब मैं वापस आया तो मैं उसी बिना चेहरे वाली मूर्ति के सामने खड़ा था। अब वक्त आ गया था अपना क्वेस्ट सबमिट करने का। जब मैं फिर से मुखिया के सामने गया तो मुझे उसे शक की नजरों से देखना ही पड़ा, लेकिन मुखिया के चेहरे पर कोई भी अजीब रिएक्शन नहीं था। नौजवान, तुम सच में एक बहुत ही ताकतवर योद्धा हो। तुमने मिथिक क्वेस्ट पास्ट ऑफ इजिंग युआन पूरा कर लिया है। मुझे होली लाइट स्प्रिंग मिली, जो होली आइटम्स की ताकत को बहुत बढ़ा देती है और दुष्ट मॉन्स्टर्स के लिए ये किसी जहर से कम नहीं है। ये वाकई बहुत काम की चीज लग रही थी। मुझे होली लाइट स्प्रिंग मिलते ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी आत्मा से जुड़े एंजल विंग्स से एक अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि एंजल विंग्स तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। जब पूरी होली लाइट स्प्रिंग खत्म हो गई तो मेरे एंजल विंग्स, जो पहले सिर्फ 2 थे, अब बढ़कर 4 हो चुके थे और उनकी पावर भी पहले से 1.4 गुना बढ़ गई थी। 4 पंख होना बहुत ज्यादा शो ऑफ हो जाएगा। बेहतर होगा कि मैं इन्हें इनके पुराने रूप में ही रखूं। इसी बीच मिथिक डिफिकल्टी के चेन क्वेस्ट का दूसरा पार्ट अपडेट हो चुका था। पास्ट ऑफ इजिंग युआन पार्ट 2। होली लाइट सिटी जाओ और हाई प्रीस्ट ऑलिन बुक को ढूंढो। वो तुम्हें ये क्वेस्ट पूरा करने का रास्ता बताएगा। बिगिनर विलेज के सारे क्वेस्ट मैंने पूरे कर लिए थे। अब मुझे मेन शहर की तरफ निकलना था। मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक की। याओ याओ और यू यिंग अभी ऑनलाइन नहीं थे। मैंने याओ याओ को एक मैसेज छोड़ा कि वो जितना हो सके उतने हाई डिफिकल्टी वाले ट्रायल को पूरा करने की कोशिश करे। मेरी पिछली जिंदगी की 3 सबसे बड़ी हीलर्स में से एक होने के नाते मुझे युन याओ की थोड़ी बहुत मदद करने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। और रही बात यू यिंग की, तो उसे मैं सिर्फ इसलिए झेल रहा था क्योंकि वो इक्विपमेंट्स बहुत तेजी से उठाता था। मैं बिगिनर विलेज के टेलीपोर्टेशन एरे पर गया। मैंने अपना मनचाहा मेन शहर चुना और फिर मैं टेलीपोर्टेशन एरे से गायब हो गया। आसपास से गुजरने वाले प्लेयर्स ये नजारा देखकर हैरानी से बातें करने लगे। लगता है वो श्वांग ब्याओ लेजेंड था। हमारा बिगिनर विलेज बहुत ही लकी है कि वो लेवल 10 पर पहुंच गया। मैं भी मेन शहर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि वहां एक स्पेशल रेड लाइट एरिया भी है। आप एवरनाइट सिटी में टेलीपोर्ट हो रहे हैं। एवरनाइट सिटी को आपके रेस्पॉन पॉइंट के तौर पर सेट किया जाएगा। अगले ही पल मैं एवरनाइट सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे पर आ चुका था। बिगिनर विलेज में जहां बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, वहीं ये इतना बड़ा एवरनाइट सिटी एकदम सुनसान लग रहा था। सड़कों पर कभी कभार गश्त लगाते एनपीसी सैनिकों और 2-3 की जोड़ी में घूमते हुए एवरनाइट सिटी के निवासियों के अलावा वहां और कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। प्रोफेशन गिल्ड। ये वही जगह थी जहां हर प्लेयर को अपना प्रोफेशन बदलने के लिए आना पड़ता था। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ अपना प्रोफेशन बदलने नहीं आया था। मेरे पास एक हिडन प्रोफेशन चुनने का स्क्रॉल था, इसलिए मैं कोई नॉर्मल प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं चुनने वाला था। मैं यहाँ सिर्फ फायर मैजिक सीखने के लिए आया था। मुझे पता था कि बहुत सारे फायर मैजिक एरिया डैमेज देने वाले होते हैं और अगर मैं कुछ ऐसे मैजिक सीख लूं तो मुझे अपने टैलेंट स्टैक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा, मैं आपसे मैजिक सीखना चाहता हूँ। गाइड ने कहा, जब तक तुम जरूरी शर्तें पूरी करते हो। जब मैंने फायर व्हर्लविंड देखा तो मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। वो फायर मैजिक इस्तेमाल करने वाले मेजेस का मॉन्स्टर्स मारने का सबसे मेन स्किल था और ये सभी मैजिक स्किल्स में सबसे
सबसे तगड़ा माना जाता था। इसे मैं अपना मेन स्किल बनाकर आराम से मॉन्स्टर्स का सफाया कर सकता था। मैं यही सीखूंगा। मैंने तुरंत मैजिक गाइड को अपना फैसला बता दिया। उसने कहा, अरे तुम तो मेज नहीं हो, तुम तो आर्चर हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने फायर व्हर्लविंड सीखने की शर्तें नहीं पढ़ी हैं? क्या तुम्हारे पास 300 मैना है? यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये मेजेस सच में किसी गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। एक रीबोर्न प्लेयर होने के नाते मैं इन एनपीसी मेजेस के नखरों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसीलिए मैंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि मैंने अपना मैना स्टैट उस मैजिक गाइड के सामने खोलकर रख दिया। बाप रे, इतना सारा मैना! तुम एक आर्चर, तुम्हारा मैना इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? उसने कहा, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। मैजिक सिर्फ मेजेस ही सीख सकते हैं, समझे? ये यहाँ का पक्का नियम है। मैंने कहा, बकवास बंद करो और जल्दी सिखाओ। मेरी जिद के आगे उस छोटे मैजिक गाइड की एक न चली और उसे रूल्स के हिसाब से मुझे फायर व्हर्लविंड सिखाना ही पड़ा। डिंग, आपने फायर व्हर्लविंड स्किल सीख लिया है। फायर व्हर्लविंड बिना कास्टिंग टाइम वाला मैजिक 20 मीटर चौड़ा आग का बवंडर बनाता है जो 10 सेकंड तक चलता है और इसका कूल डाउन 3 सेकंड है। मैंने कैलकुलेट किया, मेरी अभी की अटैक पावर के हिसाब से ये फायर व्हर्लविंड हर सेकंड 6500 से भी ज्यादा मैजिक डैमेज दे सकता था। 10 सेकंड में ये 65,000 डैमेज देगा और सबसे बड़ी बात, मैं इसे हर 3 सेकंड में इस्तेमाल कर सकता था। ये तो सच में बहुत ही खौफनाक था। अपना स्किल सीखने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास ज्यादा गेमिंग टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैंने खुद ही गेम से लॉग ऑफ कर दिया। मैं गेमिंग केबिन से बाहर निकला। जैसे ही मैं खड़ा होने वाला था, मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सालों से कंप्यूटर गेम खेलने की वजह से जो मेरी नजर कमजोर हो गई थी, वो अचानक बहुत तेज हो गई थी। यहाँ तक कि खिड़की के बाहर बहुत दूर बनी बिल्डिंग्स के बोर्ड्स पर लिखे शब्द भी मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि ये सब मेरे बिगिनर ट्रायल क्लियर करने का इनाम था। अब मेरी गेम की ताकत का 10% हिस्सा रियल वर्ल्ड में मेरी असली बॉडी में आ चुका था। मेरा ये प्रोग्रेस मेरी पिछली जिंदगी के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह समय से पहले ताकत आने से मेरे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मेरे पेट ने आवाज करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरी मकान मालकिन लीना एक बहुत ही पतली सी सिल्क ड्रेस पहने हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने पूछा, क्या तुम भी खाना खाने जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, गेम खेलकर अभी उठा हूँ, बहुत भूख लगी है। उसने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। खाना खाने के बाद जब हम घर लौट रहे थे तो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी के गेट पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने उत्सुकता से पूछा तो पता चला कि किसी जंगली बिल्ली ने एक आदमी का गला काट दिया था और वो वहीं पर मर गया था। क्या ये सब मेरी गेम की ताकत के रियल वर्ल्ड में आने की वजह से हो रहा है? मैंने लीना के सारे शॉपिंग के बैग्स उसके कमरे में रख दिए और फिर अपने कमरे में आ गया। पूरे दिन की शॉपिंग के बाद लीना जैसी शॉपिंग लवर भी थोड़ी थक गई थी। नहाने के बाद लीना तौलिया लपेटे हुए अपने लिविंग रूम में आई ताकि वो वहां बिखरे हुए अपने कपड़ों के बैग्स को समेट सके। तभी लीना को कुछ आवाज सुनाई दी और उसने हैरानी से देखा। वो आवाज पर्दे के पीछे से आ रही थी। घर में बिल्ली कैसे आ सकती है? तभी उसे उस जंगली बिल्ली के हाथों मारे गए आदमी की न्यूज याद आ गई। इससे पहले कि लीना पर्दा हटाती, पर्दे के पीछे से एक काली परछाई सीधे उसके ऊपर झपटी। लीना, क्या हुआ? मुझे बचाओ, दरवाजा खोलो। मेरे गुस्से में मारे गए एक मुक्के की ताकत उस जंगली बिल्ली के लिए किसी भयानक प्रलय से कम नहीं थी। मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। मेरे पास उस गेम नोटिफिकेशन पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या वो ठीक है, लेकिन मैं एकदम से सुन्न पड़ गया। लीना अचानक जमीन से उठी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसने अपने शरीर पर लिपटे हुए तौलिए के खिसकने की भी परवाह नहीं की। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। मेरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन फिर मैंने कांपती हुई लीना को अपने गले से लगा लिया। मेरे कमरे में वापस आने के बाद लीना एक सिल्क की नाइट ड्रेस पहने बैठी थी। उसने हाथ में गर्म पानी का एक गिलास पकड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे उसे पी रही थी। मैंने कहा, लीना, मैंने दरवाजा तोड़ने के लिए बहुत जोर से मुक्का मारा था। मैं कल किसी को बुलाकर दरवाजा ठीक करवा दूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं। वो जंगली बुल्ली किसी शेरनी जैसी लग रही थी। अगर तुम ना होते तो मेरी जान जा सकती थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब गेम के मॉन्स्टर्स पहली बार रियल वर्ल्ड में आए थे तो वो घटना मोडू शहर में कहीं हुई थी, लेकिन इस बार ये सब मेरे आसपास हो रहा था। क्या ये सब गेम की ताकत के रियल वर्ल्ड में आने की वजह से था? मैंने कहा, लीना, आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। लीना के कमरे में जाने के बाद मैं सीधा अपने गेमिंग केबिन में लेट गया। एक रोशनी चमकी और मैं एवरनाइट सिटी के प्रोफेशन गिल्ड में पहुंच गया। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की बहुत जरूरत थी और ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका अपना प्रोफेशन बदलना था। मैंने अपना हिडन प्रोफेशन चुनने वाला स्क्रॉल खोला और मेरी नजरें एक के बाद एक सारे हिडन प्रोफेशंस पर दौड़ने लगी। लाइट स्वॉर्ड, डार्क नाइट श्राइन, वाइल्ड हंटर। अचानक एक हिडन प्रोफेशन की डिटेल्स ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। कैंग श्राइन। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर भगवान का हाथ है। इसके किसी भी हमले से बचा नहीं जा सकता और इसके पास बहुत दूर तक देखने की ताकत होती है। ये प्रोफेशन तो जैसे मेरे लिए ही बना था। मैंने एक लौते हिडन प्रोफेशन कैंग श्राइन में बदलने का फैसला किया। मेरे इस फैसले के साथ ही मेरी क्वेस्ट लिस्ट में एक प्रोफेशन बदलने वाला क्वेस्ट आ गया। प्रोफेशन क्वेस्ट कैंग श्राइन। अपने लेवल या उससे ऊपर के 5 गोल्ड बॉसेस को मारे, ब्लू पेट्रोल के 1000 पंख इकट्ठा करें और हीरो टावर की 10वीं मंजिल को क्लियर करें। इन तीनों शर्तों को देखकर मेरी आंखें फड़कने लगी। मैंने इन तीनों शर्तों के बारे में थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि ब्लू पेट्रोल के पंख इकट्ठा करने वाला काम अभी सबसे आसान रहेगा। एवरनाइट सिटी में हेल्थ और माना की कुछ पोशंस खरीदने के बाद मैंने सही रास्ता पकड़ा और शहर से बाहर निकल गया।
इस वक्त मैं पागलों की तरह अपना टैलेंट स्टैक कर रहा था। मेरे फायर व्हर्लविंड की रेंज बहुत बड़ी थी और उसका कूल डाउन भी बहुत कम था। मैं हवा में उड़ते हुए हर 3 सेकंड में नीचे मॉन्स्टर्स की भीड़ पर एक फायर व्हर्लविंड फेंक रहा था। मैं बस एवरनाइट सिटी के चारों तरफ चक्कर लगा कर फायर व्हर्लविंड्स फेंक रहा था। थोड़ी ही देर में मेरा पैसिव टैलेंट 50,000 पॉइंट से ज्यादा स्टैक हो चुका था। तभी मुझे युन नायाओ का मैसेज आया। जब मुझे पता चला कि उन दोनों भाई बहन ने हार्ड डिफिकल्टी का ट्रायल क्लियर कर लिया है तो मैंने उन्हें बधाई दी और फिर अपना चैट बॉक्स बंद कर दिया। अचानक मेरे कानों में गेम का नोटिफिकेशन गूंजा। कांग्रेचुलेशंस, प्लेयर यू शेन डैंगटियान ने पूरे सर्वर में सबसे पहले अपना प्रोफेशन बदल लिया है। अरे वाह, आखिरकार एक बड़ी गिल्ड का लीडर होने के नाते यू शेन डैंगटियान ने सबसे पहले अपना प्रोफेशन बदलने का क्वेस्ट पूरा कर लिया। मैंने रैंकिंग बोर्ड देखा। मेरा पहला नंबर अब यू शेन डैंगटियान ने ले लिया था और बाकी सभी प्लेयर्स अभी भी लेवल 10 पर थे और उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला था। यू शेन गिल्ड ने होली लाइट सिटी को अपनी गिल्ड के बेस के तौर पर चुना है। जो भी प्लेयर हमसे जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। ये मैसेज आते ही पूरे वर्ल्ड चैट में लोग यू शेन डैंगटियान की तारीफों के पुल बांधने लगे। ये सब देखकर यू शेन डैंगटियान, जिसने अभी अभी अपना प्रोफेशन बदला था, खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी गिल्ड के लोगों से पूछा, उस ईजियान श्वांग ब्याओ का क्या हुआ? उससे बात हुई? प्रेसिडेंट, उस कमीने ने फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रखी हैं। हम उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बेवकूफ, तुम लोग इतना सा काम भी नहीं कर सकते? सब जगह खबर फैला दो। अगर ईजियान श्वांग ब्याओ दिखे तो सबसे पहले उसे गिल्ड में आने का ऑफर दो और अगर वो ना माने तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दो। मैं भी देखता हूं कि वो मुझसे कैसे पंगा लेता है। मैंने अपने पैसिव टैलेंट की तरफ देखा जो अब तक 1,50,000 पॉइंट स्टैक हो चुका था और सोचा कि अब मुझे अपना प्रोफेशन बदलने वाला क्वेस्ट शुरू करना चाहिए। मॉन्स्टर्स को मारने के दौरान आखिरकार मुझे 2 ऐसे इक्विपमेंट्स मिल गए थे जिनकी मुझे जरूरत थी, एक हेलमेट और एक पैंट। डीमन हॉर्न हेलमेट, रैंक सिल्वर, लेवल 10, एंटीलोप स्कल, पैसिव स्किल, सिर पर लगने वाले डैमेज को 5% कम करता है। विंड डीमन वुल्फ लेदर पैंट्स, रैंक सिल्वर, लेवल 10, डीमन वुल्फ विंड ब्लेड, एक्टिव स्किल, हवा की एक धार बनाता है जो 300 का डैमेज देती है। दुश्मन की अटैक रेंज 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कूल डाउन 10 सेकंड। क्या आप अपने इक्विपमेंट को छिपाना चाहते हैं? हाँ, छुपा दो। अपने इक्विपमेंट को छिपाने के बाद मैंने मैप की तरफ देखा और एवरनाइट सिटी के ईस्ट की तरफ उड़ चला। थोड़ी देर उड़ने के बाद मुझे आखिरकार वो नीला समुद्र दिखाई देने लगा और मेरे सामने हल्के नीले रंग की ब्लू पेट्रल चिड़िया भी आ गई। ब्लू पेट्रल, लेवल 30, स्किल्स, फ्लाइंग स्वॉलो डाइव, सी वेव। लेवल 30 की कमजोर मॉन्स्टर्स होने के नाते ब्लू पेट्रल्स की हेल्थ और डिफेंस बहुत कम था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पीड थी, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने फायर व्हर्लविंड चालू कर दिया। बहुत सारी ब्लू पेट्रल्स मेरे फायर व्हर्लविंड में जलकर भस्म हो गईं। वो मुझ पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं पाईं, लेकिन उनके पंखों के ड्रॉप होने का रेट बहुत ही बकवास था। मुझे हर 10 ब्लू पेट्रल्स मारने पर सिर्फ 1 पंख मिल रहा था। मैंने ब्लू पेट्रल्स का एक और झुंड मारा और उनके गिरे हुए पंख उठा लिए। अब मेरे पास 575 पंख हो चुके थे। आसपास की सारी ब्लू पेट्रल्स खत्म हो चुकी थीं। अब मुझे सिस्टम के उन्हें दोबारा स्पॉन करने का इंतजार था। मैं फ्री था, इसलिए मैंने सोचा कि किसी और जगह जाकर थोड़े मॉन्स्टर्स मार लूं और अपना टैलेंट स्टैक कर लूं। तभी मेरी नजर नीचे झाड़ियों में छिपे एक इंसान पर पड़ी जो बार बार हिल डुल रहा था। मैं उत्सुकता से नीचे उतरा और उस इंसान के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने देखा कि वो एक घायल सैनिक था जिसके शरीर का निचला हिस्सा खून से लथपथ था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। तुम इंसान हो, एक एडवेंचरर? मेरे अचानक वहां पहुंचने से वो डर गया था, लेकिन मुझे एक इंसान देखकर उसने चैन की सांस ली। एडवेंचरर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मेरा ये मैसेज आगे पहुंचा दो। मैं अब और नहीं बचूंगा। डिंग, एवरनाइट सिटी के स्काउट कारमेल ने आपको एक क्वेस्ट दिया है। फाइनल मैसेज। क्या आप फाइनल मैसेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? कारमेल को पता चला है कि सी ट्राइब ने किसी आइलैंड पर अपनी आर्मी जमा कर ली है और ऐसा लगता है कि वो एवरनाइट सिटी पर हमला करने वाले हैं। आपको ये खबर एवरनाइट सिटी के सिटी लॉर्ड तक पहुंचानी होगी। वो आपको इसका एक बहुत ही शानदार इनाम देंगे। ये क्वेस्ट, मैं हैरान रह गया। मेरे दिमाग में अचानक मेरी पिछली जिंदगी की वो घटना ताजा हो गई जिसने पूरे एवरनाइट सिटी को हिला के रख दिया था। सी ट्राइब का हमला। ये याद आते ही मैंने तुरंत उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया एडवेंचरर, तुम्हें ये खबर जल्दी से जल्दी सिटी लॉर्ड तक पहुंचानी होगी ताकि एवरनाइट सिटी इस हमले के लिए तैयार हो सके। इतना कहते ही उस सैनिक की सांसें टूट गईं। मैंने उस सैनिक की लाश को अपने कंधे पर उठाया और एवरनाइट सिटी की तरफ उड़ चला। मैंने रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से मैं उस लाश को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। रास्ते भर में फायर व्हर्लविंड का इस्तेमाल करके अपना पैसिव टैलेंट स्टैक करता रहा। जब मैं एवरनाइट सिटी पहुंचा तो मेरा पैसिव टैलेंट 2 लाख पॉइंट्स तक स्टैक हो चुका था। कौन हो तुम? सिटी लॉर्ड के महल में बिना इजाजत घुसना मना है। मैंने उस सैनिक की लाश को नीचे रखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारे एवरनाइट सिटी का एक सैनिक है। इसका नाम कारमेल है। मरने से पहले इसने मुझे सिटी लॉर्ड को एक बहुत जरूरी खबर देने को कहा था। एक गार्ड के साथ मैं जल्द ही सिटी लॉर्ड के महल में पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा और खाली हॉल था। सामने रखे सिंहासन पर एक बहुत ही खूबसूरत और रौबदार औरत बैठी थी जो मुझे ही देख रही थी। एडवेंचरर, तुम यहाँ किस लिए आए हो?
मैं एवरनाइट सिटी की सिटी लॉर्ड को बहुत अच्छे से जानता था। कहा जाता था कि इसके रगों में राजघराने का खून दौड़ता है और इसका नाम इलीस था। मेरी पिछली जिंदगी में जब गेम रियल वर्ल्ड में आ गया था तो ये सिटी लॉर्ड भी रियल वर्ल्ड में आ गई थी और उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर इंसानों को मॉन्स्टर्स के हमले से बचाने में मदद की थी। अपनी बेइंतहा खूबसूरती और बेहिसाब ताकत की वजह से इंसान उसे रोज क्वीन के नाम से बुलाते थे। मैंने कहा, इज्जतदार सिटी लॉर्ड, आपके सैनिक ने मरने से पहले मुझे एक खबर आप तक पहुंचाने को कहा था। सी ट्राइब ने अपनी आर्मी जमा कर ली है। एवरनाइट सिटी को इस हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने कहा, तो उन सड़ी हुई मछलियों की नजर मेरे एवरनाइट सिटी पर है। एडवेंचरर, मैं एवरनाइट सिटी की तरफ से तुम्हारी इस मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। इलीस ने ये कहते हुए मुझे एक बैज पकड़ा दिया। डिंग, आपको एवरनाइट बैज मिला है। आपका प्रेस्टीज 50 पॉइंट्स बढ़ गया है। एवरनाइट बैज। एवरनाइट सिटी के एरिया में आप 100 सैनिकों तक की आर्मी को अपने हुक्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पर एवरनाइट सिटी का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। ये वही लेजेंडरी स्पेशल प्रिविलेज आइटम था। इसकी मदद से मैं लेवल 60 के एनपीसीज को कंट्रोल कर सकता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बैज के साथ मैं एवरनाइट सिटी का आधा राजा बन गया था। सिटी लॉर्ड एलीस से विदा लेने के बाद मैं शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा, जो कि हीरो टावर था। गेम के 8 मेन शहरों में से हर शहर में एक हीरो टावर था। कोई भी प्लेयर हर दिन 3 बार इस टावर में जा सकता है और अगर आप चैलेंज जीत जाते हैं तो आपका वो चांस खराब नहीं होता। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी हीरो टावर में लड़ाई की थी और मुझे अपने अभी के डैमेज पर पूरा भरोसा था। जब मैं हीरो टावर के सामने पहुंचा तो आसमान को छूते हुए इस टावर के बाहर पहले से ही बहुत सारे प्लेयर्स की भीड़ जमा थी। मैंने उस भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो इंसान कोई और नहीं, बाटियन गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बाटियन ईदाओ था। तभी मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में बाटियन गिल्ड ने एवरनाइट सिटी में ही अपना बेस बनाया था। उसी वक्त बाटियन ईदाओ की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने कहा, श्वांग ब्याओ लेजेंड, आप भी यहाँ हैं। मैं हीरो टावर में किस्मत आजमाने आया हूँ। अभी तक किसी ने भी इसकी दूसरी मंजिल पार नहीं की है। मैंने सुना है कि वहाँ के हीरोज लेवल 11 के हैं। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए मैं भीड़ को चीरता हुआ हीरो टावर के अंदर चला गया। एक प्लेयर ने कहा, तो ये है ईजियान श्वांग ब्याओ। मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं लगा। मुझे सुना है कि ये भी हमारे जैसे ही लेवल का है और ये दूसरी मंजिल पार करने की सोच रहा है। सपने देख रहा है। दूसरे ने कहा, पता नहीं इसमें इतना घमंड कहां से आ गया। देखते हैं कि कैसे इसकी हवा निकलती है। एक चमक के साथ मैं एक बहुत बड़े अरीना में पहुंच गया। ये अरीना बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मेरी ठीक सामने एक पूरी तरह से काली परछाई धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। उस इंसान ने काले रंग का आर्मर पहना हुआ था और एक पुराने डिजाइन वाले हेलमेट ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था, जिसमें से सिर्फ उसकी ठंडी आंखें दिखाई दे रही थी। स्टॉर्म वॉरियर, लेवल 10, स्किल्स, स्टॉर्म डैश, क्रेजी विंड, डेथ विंड। हीरो टावर की पहली मंजिल का पहला हीरो होने के नाते मुझे स्टॉर्म वॉरियर के स्टैट्स के बारे में सब कुछ पता था। मैंने बस उसे एक नजर देखा और मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैंने अपना धनुष उठाया और एक तीर मार दिया। स्टॉर्म वॉरियर के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली और वो वहीं ढेर हो गया। हीरो टावर के बाहर एक ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये 1 मिनट में हार जाएगा। वो स्टॉर्म वॉरियर है। अगर वो किसी आर्चर के पास पहुंच गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। दूसरे ने कहा, ये बात तो सबको पता है। ओए, जरा उधर तो देखो, 3 सेकंड, अभी तो मेरी छींक भी पूरी नहीं हुई थी। एक लेजेंड ने इसे हराने में 40 मिनट लगाए थे। क्या ये इंसान है भी या नहीं? पहले नंबर पर यीजियान श्वांग ब्याओ। पहली मंजिल क्लियर करने का टाइम 13 सेकंड्स। इस रैंकिंग को देखकर सभी प्लेयर्स के तोते उड़ गए। मजाक चल रहा है क्या? पिछले प्लेयर ने पहली मंजिल के हीरो को हराने के लिए 40 मिनट तक जान लगाई थी और तुमने यीजियान श्वांग ब्याओ उसे 3 सेकंड में मार दिया। क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ है? क्या कोई कानून है? कांग्रेचुलेशंस, आपने हीरो टावर की 10वीं मंजिल के हीरो को हरा दिया है। आपको स्किल अपग्रेड स्क्रॉल मिलता है। 10वीं मंजिल के हीरो को गायब होते देख मैंने चैन की सांस ली। मैंने प्रोफेशन बदलने वाले क्वेस्ट की शर्तें देखीं। अब बस एक ही शर्त बाकी थी। अब मेरे पास आगे की मंजिलें क्लियर करने का कोई मन नहीं था। मैंने मन में सोचा और हीरो टावर से बाहर आ गया। टावर से बाहर आते ही अनगिनत लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं। बाप रे, लेजेंड, आप तो बहुत कमाल के हैं। मैं आपको अपने बच्चे का बाप बनाना चाहती हूँ। श्वांग ब्याओ लेजेंड, मैं लोगों की भीड़ पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन बाटियन ईदाओ ने अपनी गिल्ड के लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोक लिया। मैं एकदम हैरान था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी बाटियन ईदाओ एक जवान लड़के के साथ मेरे पास आया। उसने कहा, हेलो, मैं बाटियन गिल्ड का प्रेसिडेंट बाटियन श्वानजैन हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे बाटियन गिल्ड पर काफी भरोसा था, इसलिए मैंने उससे हाथ मिला लिया। तभी एक बहुत ही हॉट दिखने वाली औरत मेरे पास आई। उसने कहा, हेलो लेजेंड, मैं क्लिंगलॉन गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट क्लिंगलॉन यूयू हूँ। मैं अपनी गिल्ड की तरफ से आपको हमारे साथ जुड़ने का ऑफर देती हूँ। क्लिंगलॉन गिल्ड भी बाटियन गिल्ड की तरह ही गेमिंग की दुनिया की टॉप 10 गिल्ड्स में से एक थी, लेकिन क्योंकि ये गिल्ड सिर्फ फीमेल प्लेयर्स को ही लेती थी, इसलिए इनकी कुल ताकत 10वें नंबर पर आती थी। क्लिंगलॉन गिल्ड को ऐसा करते देख बाकी गिल्ड्स के
मेन मेंबर्स भी मेरे पास आकर अच्छी अच्छी बातें करने लगे। मैंने किसी भी गिल्ड में शामिल होने से मना कर दिया, बस कुछ मेन मेंबर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर लीं। इस बीच मैंने 2 गिल्ड्स के मेंबर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट कर दी थीं, एक योशिन गिल्ड और दूसरी क्वांगरीन गिल्ड। मुझे इन दोनों गिल्ड्स से सख्त नफरत थी। पिछली जिंदगी में जब गेम के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आए थे तो इन दोनों गिल्ड्स के प्रेसिडेंट्स पुराने दुष्ट राक्षसों के कुत्ते बन गए थे। उन्होंने न सिर्फ गेम में प्लेयर्स को मारा था बल्कि रियल वर्ल्ड में भी उन राक्षसों के पहले चेलों को पैर जमाने में मदद की थी। मैं अपने दिल की गहराइयों से इन दोनों गिल्ड्स से नफरत करता था, लेकिन तब मैं इतना ताकतवर नहीं था। इस जिंदगी में मेरे पास ताकत थी तो मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने देखा कि बाहर लोगों की 3-3 लेयर्स की भीड़ लगी हुई थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने एंजल विंग्स निकाले और हवा में उड़कर वहां से बाहर निकल गया। प्रोफेशन बदलने वाले क्वेस्ट का अब सिर्फ पहला काम बचा था, 5 गोल्ड बॉसेस को मारना। अगर मैं खुद से जंगली बॉसेस को ढूंढने जाऊं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अच्छी बात यह थी कि एक रीबॉर्न प्लेयर होने के नाते मुझे पता था कि एवरनाइट सिटी के पास एक ऐसी जगह थी जहां गोल्ड बॉसेस मिलते थे, और वो जगह टैलेंट स्टैक करने के लिए एकदम सही थी। कुछ देर बाद काले रंग का एक मनहूस पहाड़ मेरे सामने आ गया। मुझे उस अनडेड क्रिप्ट की एकदम सही लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए मैं बस उस अनडेड माउंटेन में उड़कर कोई शक वाली जगह ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी नजर दूर एक घाटी पर पड़ी जहां एक बहुत ही अंधेरी गुफा का मुंह मेरी तरफ ही था। मैं तेजी से उस तरफ उड़ा, फायर वर्विंड का इस्तेमाल करके घाटी के अनडेड मॉन्स्टर्स को साफ किया और फिर उस क्रिप्ट के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मेरे कानों में गेम का एक नोटिफिकेशन गूंजा, डिंग, आपने एक स्पेशल एरिया खोज लिया है, अनडेड क्रिप्ट। वो गुफा बहुत बड़ी थी, करीब 2 फुटबॉल स्टेडियम जितनी, और अंदर कंकालों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। मैं अभी गुफा के दरवाजे पर ही खड़ा था और दूर खड़े कंकालों ने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया था। जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां सिर्फ सफेद कंकाल ही कंकाल थे। सिर्फ गुफा के आखिरी छोर पर मौजूद सीढ़ियों के पास एक बहुत बड़ी काली परछाई खड़ी थी जो बाकी सबसे अलग थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो परछाई इस मंजिल का गोल्ड बॉस थी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए गुफा के अंदर मौजूद कंकालों पर एक फायर वॉल विंड फेंक दिया। पलक झपकते ही हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें गूंजने लगी और अनगिनत सफेद कंकाल फायर वॉल विंड की चपेट में आकर हड्डियों के चूर चूर टुकड़ों में बदल गए। कुछ ही देर में क्रिप्ट की पहली मंजिल पर एक भी कंकाल जिंदा नहीं बचा था। तभी वो विशाल परछाई हिलने लगी। खट खट वो कंकालों की टूटी हुई हड्डियों को कुचलता हुआ बहुत ही डरावने तरीके से मेरी तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही मुझे उस मॉन्स्टर का चेहरा साफ दिखने लगा। वो एक बहुत बड़ा कंकाल था जिसने शुद्ध सोने का मुकुट पहना हुआ था। स्केलेटन किंग, गोल्ड बॉस, लेवल 25, स्किल्स, समन स्केलेटन्स, किंग्स राथ, अनडेड बॉडी, हेल्थ 2,20,000। मुझे बस 9 तीर चलाने थे। मेरा एक तीर सीधा जाकर स्केलेटन किंग के चमकते हुए माथे पर लगा और स्केलेटन किंग की हेल्थ बार तुरंत ही थोड़ी सी कम हो गई। ये देखकर तो स्केलेटन किंग भी हैरान रह गया। उसने अपने चिकने माथे पर हाथ फेरा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक मामूली लकड़ी के तीर ने उसकी 10वें हिस्से की हेल्थ कैसे खत्म कर दी। लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई आम इंसान नहीं है। बिना कोई आवाज किए दहाड़ते हुए स्केलेटन किंग ने अपनी जंग लगी भारी तलवार उठाई और मेरी तरफ हमला कर दिया। मैं लगातार तीर चलाता रहा और अपने एंजल विंग्स को कंट्रोल करते हुए हवा में उड़ गया ताकि मैं स्केलेटन किंग की पहुंच से दूर हो सकूं। मैं किसी बिना रहम वाली शूटिंग मशीन की तरह काम कर रहा था। मैं स्केलेटन किंग के हमलों से बच भी रहा था और लगातार डैमेज भी दे रहा था। इस तरह के भयानक हमले के सामने स्केलेटन किंग 15 सेकंड भी नहीं टिक पाया और हारकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट हुई, प्लेयर ये जियान श्वांग बियाओ पूरे सर्वर का पहला प्लेयर है जिसने गोल्ड बॉस को मारा है। उसका ये कारनामा जिंग युआन महाद्वीप के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। स्केलेटन किंग के हारते ही अगली मंजिल पर जाने का रास्ता चमकने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा अगली मंजिल में कदम रख दिया। अनडेड क्रिप्ट की सबसे गहराई में एक छोटे से सीक्रेट कमरे में एक बहुत ही कमजोर सी मोमबत्ती जल रही थी। उस कमरे के 2 कोनों में 2 परछाइयां अंधेरे में छिपी हुई थीं। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। 7 दिन बाद मैं अपने नौकरों को एवरनाइट सिटी भेजूंगा। काम पूरा होने के बाद एवरनाइट सिटी की 80% आबादी मेरी होगी और एवरनाइट सिटी और उसके आसपास की जमीनें तुम्हारी होंगी। ठीक है, लेकिन सिटी लॉर्ड इलीस को हमारे लीडर ने जिंदा पकड़ने को कहा है। तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिक्र मत करो। मुझे जिंदा इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक वो इंसान चौंका और उसने कमरे की छत की तरफ देखा। अजीब बात है, यहाँ कोई छोटा सा कीड़ा घुस आया है। कमरे की मोमबत्ती अचानक बुझ गई और जब दोबारा जली तो वहां से एक इंसान गायब हो चुका था। क्रिप्ट की 5वीं मंजिल पर मैंने आखिरी तीर चलाकर एक अनडेड नाइट को ढेर कर दिया और फिर चैन की सांस ली। आखिरकार प्रोफेशन बदलने के तीनों काम पूरे हो गए थे। मैंने फिर से वो स्क्रोल निकाला और अब उस पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा था। बिना कोई देरी किए मैंने स्क्रोल को चालू कर दिया। डिंग, आपने प्रोफेशन बदलने वाले स्क्रोल की ताकत का इस्तेमाल किया है। कांग्रेचुलेशंस, आपका प्रोफेशन बदलकर इकलौते हिडन प्रोफेशन कैंग श्राइन में हो गया है। आपने ये स्किल्स सीखे हैं, कैंग आई, कैंग थंडर लॉ,
कैंग स्काई स्वॉर्ड। मुझे पता था कि हिडन प्रोफेशंस ताकतवर होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। इसमें एक लेवल अपग्रेड करना नॉर्मल प्रोफेशन के 12 लेवल अपग्रेड करने के बराबर था। ये सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एकदम गॉड लेवल था। लेवल अप होने पर मिलने वाले फ्री स्टैट पॉइंट्स के अलावा जो 3 नए स्किल्स मुझे मिले थे वो भी बहुत कमाल के थे। खासकर पहला स्किल कैंग आई, ये तो जैसे मेरे लिए ही बना था। मुझे अब अपनी अटैक रेंज की कोई चिंता नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी आंखों से देखने की लिमिट थी, लेकिन कैंग आई के आने से सब कुछ बदल गया था। मैं अब कैंग आई का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन की पूरी लोकेशन देख सकता था और फिर उस लोकेशन के हिसाब से एकदम सटीक निशाना लगा सकता था, चाहे वो नॉर्मल हमला हो या कोई स्किल। अगर वो दुश्मन पर फोकस्ड है तो उसे रोका नहीं जा सकता। अब मैं किसी चलते फिरते क्रूज मिसाइल की तरह बन गया था। जब मैं अपनी खुशी में डूबा हुआ था तभी मेरे कानों में एक फटी हुई सी आवाज गूंजी। मुझे लगा कि कोई बहुत ही ताकतवर इंसान यहाँ घुस आया है, लेकिन तुम तो बस एक मामूली छोटे कीड़े निकले। उसकी आवाज रुकते ही मैंने देखा कि अगली मंजिल के दरवाजे पर काले कपड़ों में लिपटा एक इंसान खड़ा था। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और मैंने उस इंसान की तरफ देखा। लिच ग्रॉक, डायमंड बॉस लेवल क्वेश्चन मार्क, हेल्थ क्वेश्चन मार्क, मैजिक अटैक क्वेश्चन मार्क, डिफेंस क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, स्किल्स क्वेश्चन मार्क। लगातार इतने सारे सवाल के निशान देखकर मेरे तो पसीने ही छूट गए। जिंग यूएन गेम में अगर किसी का लेवल 30 से ज्यादा होता है तो उसका लेवल सवाल के निशान में दिखाई देता है। सारे सवाल के निशान होने का मतलब था कि ये मॉन्स्टर कम से कम 40 लेवल का है, लेकिन उसके नाम ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। लिच ग्रॉक। लिच, क्या इसका मतलब ये है कि ये इंसान हमेशा से यहीं छिपा हुआ था? लिच ग्रॉक का नाम मेरी पिछली जिंदगी में एवरनाइट सिटी के आसपास बहुत मशहूर था। बहुत सारे प्लेयर्स और एनपीसीज को उसका नाम अच्छे से याद था। ग्रॉक जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था वो थी उसकी अनडेड आर्मी। जब एवरनाइट सिटी पर हमला हुआ था तो ग्रॉक भी अपनी अनडेड आर्मी लेकर उस हमले में शामिल था। अगर एलीज ने सही वक्त पर हमला करके ग्रॉक को ना मारा होता तो एवरनाइट सिटी दोनों तरफ से हुए उस हमले में शायद बर्बाद हो जाता, और अब वो मेरे सामने खड़ा था। एवरनाइट सिटी के फ्यूचर को बचाने के लिए मैंने तुरंत रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल कर लिया। मजाक कर रहे हो क्या? अगर ग्रॉक मुझसे 220 किलोमीटर दूर होता तो मैं उसे मजे से 2-3 तीर मार देता, लेकिन अभी हम दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 200 मीटर थी। मैं इतने पास से इतने ताकतवर लिच के साथ डैमेज और स्किल्स का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेरे शरीर से निकलने वाली रोशनी को देखकर ग्रॉक भी एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मेरे इलाके में आकर भागने की सोच रहे हो? क्या तुमने मेरी इस जगह को कोई पार्क समझ रखा है? ग्रॉक ने मुझ पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन मेजिस को स्किल इस्तेमाल करने में बहुत टाइम लगता है। उनका कोई भी स्किल तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कमीने, मरने लायक कीड़े, दुआ कर कि तू मुझे दोबारा ना मिले, वरना मैं तेरी आत्मा को हजारों लाखों सालों तक तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं एवरनाइट सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे पर पहुंच चुका था। इस घटना से मुझे समझ आ गया था कि बिना कंट्रोल स्किल्स के गेम खेलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मैंने वो स्किल चुनने वाली किताब निकाली जिसे मैंने प्रोफेशन बदलने के बाद के लिए बचा कर रखा था। डिंग, आपने प्रोफेशन स्किल चुनने वाली किताब का इस्तेमाल किया है। आप इन प्रोफेशन स्किल्स में से कोई भी 3 चुन सकते हैं। स्प्लिट एरो, छोड़ा गया तीर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो अपने आसपास के सभी दुश्मनों को 150% डैमेज देता है। समन कैंग स्काई डिवाइन जनरल, कैंग स्काई के नाम पर एक डिवाइन जनरल को लड़ने के लिए बुलाएं। डिवाइन जनरल के स्टैट्स बुलाने वाले के स्टैट्स का 200% होंगे और ये 30 मिनट तक रहेगा। कैंग श्राइन के प्रोफेशन स्किल्स वैसे तो सिर्फ 20 के करीब ही थे, लेकिन हर एक स्किल के स्टैट्स बहुत ही शानदार और असर एकदम खतरनाक था। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन आखिर में मैंने कंट्रोल स्किल चुना। रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प, एक्टिव स्किल तुरंत इस्तेमाल होता है, स्पेस को कंट्रोल करता है और चुने गए एरिया की सभी चीजों को 5 सेकंड के लिए दबा देता है। 400 माना खर्च होता है और कूल डाउन 30 मिनट है। स्किल चुनने के बाद मैंने तुरंत उसे अपग्रेड करने की तैयारी की। डिंग, आपने रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प स्किल को अपग्रेड करने के लिए स्किल अपग्रेड स्क्रॉल का इस्तेमाल किया है। मैंने तीनों स्क्रॉल इस्तेमाल कर लिए और रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प की डिटेल्स में थोड़ा सा बदलाव आ गया। रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प एक्टिव स्किल तुरंत इस्तेमाल होता है, स्पेस को कंट्रोल करता है और चुने गए एरिया की सभी चीजों को 8 सेकंड के लिए दबा देता है। 400 माना खर्च होता है और कूल डाउन 15 मिनट है। अपग्रेड होने के बाद रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प का टाइम और कूल डाउन काफी बेहतर हो गया था। भले ही ये पहले से सिर्फ 3 सेकंड ज्यादा था, लेकिन ये 3 सेकंड मेरे लिए एक कैंग स्काई स्वॉर्ड चलाने के लिए काफी थे। अचानक मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक मैसेज आया। मैंने खोलकर देखा तो वो याओ याओ हुई चन का था। लेजेंड, मुझे और भैया को जंगल में एक सिल्वर बॉस मिला है, आप जल्दी आ जाओ। मेरी वजह से युन्ना याओ और यूइंग दोनों मेरे साथ एवरनाइट सिटी आ गए थे, लेकिन उन दोनों ने बेशर्मी से मुझसे लेवल अप करवाने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो दोनों भाई बहन पहले की तरह ही जंगल में खुद ही मॉन्स्टर्स मार रहे थे और इसी दौरान उन्हें जंगल में घूमता हुआ एक सिल्वर बॉस मिल गया। सच में इन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी। लेजेंड, जल्दी आ जाओ, कुछ और प्लेयर्स को भी ये बॉस दिख गया है। मुझे डर है कि वो लोग। मैंने युन्ना याओ को तुरंत रिप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने मैप खोलकर वो लोकेशन चेक की और देखा कि वो जगह मेरी अटैक रेंज के अंदर ही थी। ये देखकर मेरी चिंता दूर हो गई। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे बॉस के स्टैट्स भेज दो और फिर मुझे अपनी टीम में ऐड कर लो। मेरे मैसेज भेजते ही युन्ना याओ ने मुझे बॉस का स्टैट पैनल भेज दिया। मोलिंग किंग, सिल्वर बॉस, लेवल 12, स्किल्स, मोलिंग स्टॉम्प, बर्जर्क चार्ज, स्पिरिट आर्मर।
मैंने युन ना याओ की टीम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम दोनों तैयार है ना? जैसे ही बॉस मरे जल्दी से सारे इक्विपमेंट्स उठा लेना। लेजेंड आप? उसने अपना सिर उठाया और अपनी चमकती आंखों से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे सिर्फ वही प्लेयर्स दिखाई दिए जो धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। मैं वहां नहीं आ रहा हूं, मैं यहीं से उसे मार दूंगा। मेरा ये मैसेज देखकर युन ना याओ का तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर गया। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब वो यहाँ नहीं आ रहे हैं? और क्या वो इतनी दूर से सिर्फ सोचकर ही बॉस को मार देंगे? जब युन ना याओ यही सब सोच रही थी तभी यूइंग उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, याओ याओ क्या हुआ? श्वांगबियाओ लेजेंड आ रहे हैं क्या? यहाँ तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। भैया, लेजेंड ने कहा है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बॉस को मार देंगे और उन्होंने हमें इक्विपमेंट्स उठाने के लिए तैयार रहने को कहा है। क्या वो नहीं आ रहे? तो फिर हम बॉस को कैसे मारेंगे? जब वो बात कर रहे थे तभी कुछ प्लेयर्स उनके सामने आ गए। भाई, ये बॉस हम सब ने मिलकर देखा है, क्या हम सब मिलकर इसे मारें? वरना अगर कोई और गिल्ड यहाँ आ गई तो हम अकेले प्लेयर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब वो लोग बात कर रहे थे तो उनकी नजरें बार बार युन ना याओ के चेहरे और शरीर पर जा रही थी और उनकी आंखों में छिपी गंदी नीयत साफ दिखाई दे रही थी। यूइंग ने गुस्से से अपनी बहन को अपने पीछे कर लिया। माफ करना, हम इस बॉस को मार सकते हैं, हमारे टीममेट्स रास्ते में हैं। वो लोग हंसने लगे। भाई, ये बहाना बहुत पुराना हो गया है, तुम बस इस बॉस को उन बड़ी गिल्ड्स को बेचना चाहते हो ना? इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? जो चीज सामने है उस पर सबका हक है, हम इसे आपस में बांट लेते हैं, कैसा रहेगा? मैंने कहा ना, हम इसे खुद मार सकते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यूइंग को इतना सख्त देखकर उन प्लेयर्स के चेहरों पर भी एक चालाकी भरी स्माइल आ गई। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे और तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। तुम इसे मार सकते हो, है ना? तो मार के दिखाओ। ये मोलिंग किंग है, क्या तुम जैसे अकेले प्लेयर्स इसे छू भी सकते हो? क्या तुम इसका डिफेंस तोड़ सकते हो? उनमें से एक लीडर जैसे लगने वाले इंसान ने बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्हें नहीं पता था कि दूर आसमान से एक बहुत तेज रोशनी बिजली की स्पीड से आई और सीधा मोलिंग किंग के माथे पर जा लगी। मोलिंग किंग के सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डैमेज नंबर दिखाई दिया और उसकी हेल्थ बार पलक झपकते ही गायब हो गई। हाथ आगे बढ़ाए हुए वो प्लेयर एकदम सन्न रह गया। मेरी उंगली में इतनी ताकत कब से आ गई कि मैंने सिर्फ इशारा करके ही बॉस को मार दिया? जब सब सदमे में थे तभी यूइंग बिजली की स्पीड से दौड़ा और जमीन पर चमक रहे सारे इक्विपमेंट्स गायब हो गए, जिनमें एक सोने की तरह चमकने वाला इक्विपमेंट भी था। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी प्लेयर्स की आंखें फटी रह गईं। यूइंग ने बॉस के ड्रॉप हुए इक्विपमेंट्स उठा लिए थे। इसका मतलब सच में उसके किसी साथी ने ही बॉस को मारा था। गोल्ड इक्विपमेंट, वो एक गोल्ड इक्विपमेंट है। अभी तक ऑक्शन हाउस में भी कोई गोल्ड इक्विपमेंट नहीं आया है। हो सकता है कि ये पूरे गेम का पहला गोल्ड इक्विपमेंट हो। इसकी तो कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। रुक जाओ, कई लोगों ने अपने आप ही यूइंग और उसकी बहन को चारों तरफ से घेर लिया। वो गोल्ड इक्विपमेंट यहीं छोड़ दो, वरना तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ, गोल्ड इक्विपमेंट छोड़ दो, वरना हमारे गुस्से का अंजाम बुरा होगा। उन लोगों की बातें सुनकर यूइंग का चेहरा पीला पड़ गया। युन ना याओ तो डर के मारे यूइंग के पीछे छिप गई थी। वो उन लोगों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसने मुझे वहां का सारा हाल मैसेज में बता दिया। कुछ लोगों ने हमें घेर लिया है, वो हमसे गोल्ड इक्विपमेंट मांग रहे हैं। मेरे भैया ने वो इक्विपमेंट ऑक्शन हाउस में डाल दिया है। सच कहो तो युन ना याओ के बिना बताए भी मुझे वहां का सारा हाल पता था। नीले आसमान के बहुत ऊपर एक ऐसी आंख जो दिखाई भी नहीं दे रही थी, वो नीचे सब कुछ देख रही थी। ये आंख कोई और नहीं, मेरी पैसिव ताकत से बनी कांगाई थी। कांगाई की मदद से मैं वहां का एक एक नजारा एकदम साफ देख पा रहा था। उन दोनों भाई बहन को घिरा हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। मैंने बस रिप्लाई किया, कोई बात नहीं। और फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा और अचानक उन लोगों के ऊपर आसमान से एक बिजली कड़की और वो सीधा उन भाई बहन के बिल्कुल बीच में गिरी। बिजली गिरते ही चारों तरफ करंट दौड़ गया। दोनों भाई बहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी कि अब वो मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें अपने चारों तरफ घेरे खड़े प्लेयर्स की चीखें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी प्लेयर नहीं बचा था, सिर्फ जमीन पर कुछ इक्विपमेंट्स चमक रहे थे। जब वो दोनों सदमे में थे तभी युन ना याओ जोर से चिल्लाई, भैया, लेजेंड ने कहा है कि हम जमीन पर पड़े सारे इक्विपमेंट्स उठा लें और उन्हें बेच दें, वो हमें देख सकते हैं। यूइंग का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। एक ही झटके में बॉस को मारना और फिर आसमान से बिजली गिराना, क्या हम सच में एक ही गेम खेल रहे हैं? मैं एवरनाइट सिटी के सिटी लॉर्ड के महल में आया। मैंने फिर से उस खूबसूरत और रौबदार सिटी लॉर्ड एलिस को देखा। आज एलिस ने एक बहुत ही शानदार गाउन पहना था। उस गाउन में उसका गजब का फिगर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और उसके चेहरे पर वो महारानियों वाला घमंड था जिसे देखकर किसी के भी मन में उसे जीत लेने की चाह पैदा हो सकती। लेकिन मेरा दिमाग एकदम साफ था। भले ही वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो एक लेवल 4 की ताकतवर हस्ती भी थी। जरा सी भी गलती होने पर मेरा गेम ओवर हो सकता था। मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है सिटी लॉर्ड। जब मैं अनडेड माउंटेन में लेवल अप कर रहा था तो मुझे एक क्रिप्ट मिली। जब मैं उस क्रिप्ट के अंदर गया तो मैंने देखा कि मैंने एलिस को अनडेड क्रिप्ट की पूरी कहानी बता दी। यहाँ तक कि मैंने 30 लेवल के गोल्ड बॉस को मारने की बात भी नहीं छुपाई। मुझे पता है कि अनडेड माउंटेन में एक लिच रहता है, लेकिन तुमने उस लिच के एक डेथ नाइट को मार दिया। क्या तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे हो? सिटी लॉर्ड, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको अभी अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। ठीक है, मेरे साथ आओ। एलिस पलटी और चलने लगी। हम दोनों सिटी लॉर्ड महल के बड़े हॉल से होते हुए जल्द ही सिटी लॉर्ड महल के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए। उस बहुत बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड के पश्चिमी हिस्से में बहुत सारे डमी टारगेट लाइन से खड़े थे।
वहाँ जो डमी है वो लेवल 3 के योद्धाओं का हमला भी सह सकते हैं। तुम बिना किसी डर के अपना स्किल इस्तेमाल कर सकते हो। लेवल 3 यानी 60 लेवल से ज्यादा का योद्धा। मेरी अभी की ताकत से मैं सच में इन डमीज को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन एलिस को थोड़ा बहुत हैरान तो मैं कर ही सकता था। मैंने बिना कोई फालतू बात किए अपना सिल्वर मून लॉन्ग बो निकाला और डमी पर निशाना लगा लिया। चूंकि ये एक तरह का शो था तो मुझे अपना सबसे ताकतवर हमला ही दिखाना था। कैंग स्काई स्वॉर्ड चार्ज होने लगी। पास खड़ी एलिस की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अपनी ताकत की वजह से वो मेरे तीर में छुपी उस खौफनाक तबाही को अच्छे से महसूस कर सकती थी। वो तीर एक नीली रोशनी के साथ तेजी से उड़ा। डैमेज 1,23,145। एलिस का हाथ जो उसके गाउन में छुपा था वो हल्का सा कांप गया। डिंग। एवरनाइट सिटी की सिटी लॉर्ड एलिस का आपके लिए प्यार 10 पॉइंट्स बढ़ गया है। अभी का प्यार 30 पॉइंट्स है। अचानक गेम का नोटिफिकेशन बजने से मैं थोड़ा हैरान हो गया। प्यार वो नंबर होता है जो एनपीसीज और प्लेयर्स के बीच के रिश्ते को बताता है। साफ था कि मेरी ताकत देखकर एलिस इंप्रेस हो गई थी और उसके मन में मेरे लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई थी। ताकतवर लोग हमेशा ताकतवर लोगों को ही पसंद करते हैं। इस वक्त एलिस अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। ये इंसान अभी सिर्फ लेवल 1 की शुरुआत में है, लेकिन इसकी ताकत लेवल 3 के आखिरी हिस्से जितनी है। क्या डिसेंडर्स सच में इतने ताकतवर होते हैं? सिटी लॉर्ड, मैंने अभी जो आपको दिखाया वो मेरा सबसे ताकतवर हमला था। अब मैं आपको अपना एरिया डैमेज वाला हमला दिखाता हूँ। बिजली। मेरे हाथ के इशारे के साथ ही आसमान से एक बहुत मोटी बिजली नीचे गिरी। डमी वाले एरिया से अनगिनत डैमेज के नंबर्स हवा में तैरने लगे। ये सब देखकर एलिस का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। डिंग। एवरनाइट सिटी की सिटी लॉर्ड एलिस का आपके लिए प्यार 10 पॉइंट्स बढ़ गया है। अभी का प्यार 40 पॉइंट्स है। मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहां जाकर तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ सकती है। मेरी आंखें चमक उठीं। मुझे पता था कि वो एक ऐसा हिडन क्वेस्ट था जो मेरी पिछली जिंदगी में कोई नहीं ले पाया था। इज्जतदार सिटी लॉर्ड, मैं उस जगह के बारे में जानने के लिए बेताब हूँ। मुझे सिटी लॉर्ड मत बुलाओ। आज से तुम मुझे एलिस बुला सकते हो। ठीक एलिस। एलिस ने एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी। उस एक पल की खूबसूरती देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। ये एनपीसी सच में बहुत ही रियल बनाई गई थी। मैं तो बस पिघलने ही वाला था। मेरी इस हालत को देखकर एलिस को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मैं तुम्हें एम्पायर की रॉयल एकेडमी में जाने की सलाह दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें वहां एडमिशन लेने के लिए एक चीज लानी होगी। सिटी लॉर्ड, वो क्या चीज है? स्टार ऑफ होप। सिर्फ सबसे बेहतरीन नए लोगों को ही रॉयल एकेडमी में जाने का मौका मिलता है। वैसे तो तुम डिसेंडर्स के पास शुरुआत में ही स्टार ऑफ होप का टाइटल जीतने का मौका था, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल था। अब अगर तुम एलिस अचानक बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि मैंने वो स्टार ऑफ होप का टाइटल उसके सामने रख दिया था जो मुझे बिगनर विलेज में हेल डिफिकल्टी का ट्रायल क्लियर करने पर मिला था। स्टार ऑफ होप, बिल्कुल सही। मैंने सबसे मुश्किल ट्रायल क्लियर किया है। क्या तुमने सच में इसे शुरुआत में ही हासिल कर लिया? एलिस के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसकी तेज चलती हुई सांसें बता रही थी कि वो कितनी हैरान थी। लेकिन मैं यहाँ एवरनाइट सिटी की तरफ से जा रहा हूँ ना, तो क्या मुझे सिटी लॉर्ड होने के नाते आपसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? एलिस एक पल के लिए चौंकी, फिर उसे समझ आया कि मैंने उसे अपनी ताकत क्यों दिखाई थी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या आपके पास 30 लेवल का कोई गोल्ड आर्मर सेट है? मुझे एक सेट दे दो। गोल्ड आर्मर सेट मेरे पास है, लेकिन क्या तुम उसे पहन सकते हो? तुम डिसेंडर्स को कोई भी इक्विपमेंट पहनने के लिए एक फिक्स ताकत चाहिए होती है। अगर मैं तुम्हें अभी दे भी दूं तो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। आप उसकी फिक्र मत करो, आप बस उसे तैयार रखना। मैं अभी लेवल अप करने जा रहा हूँ। जाओ, जब तुम्हें लेवल 2 पर जाना हो तो मेरे पास आकर अपना आर्मर सेट ले जाना। गोल्ड आर्मर सेट पक्का हो गया और एडमिशन भी मिल गया। अब मुझे बस पागलों की तरह लेवल अप करना है और एक दिन के अंदर 30 लेवल तक पहुंचना है। गेमिंग केबिन से बाहर आकर मैं लीना से मिलने ऊपर गया। मैंने 2 बार दरवाजा खटखटाया और लीना ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लीना, मैं हूँ। ओए बदमाश, तुम्हें अब मेरी याद आई, वो भी इतनी रात को? क्या ये सच में कुछ गड़बड़ करना चाहता है? ये लड़का तो बहुत चालू निकला। मैंने लीना की तरफ अजीब नजरों से देखा। मैंने देखा कि वो मुझे बहुत ही शर्मीली नजरों से देख रही थी और उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। लीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लीना ने मुझे फिर से आंख मारी और वो अपनी कमर मटकाते हुए लिविंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी मेरा ध्यान गया कि लीना ने एक सिल्क की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो हल्की सी नाइट ड्रेस उसके शरीर से चिपकी हुई थी और उसके सीने और हिप्स के कर्व्स को बहुत ही खूबसूरती से दिखा रही थी। मैंने अपनी नजरें घुमा ली और लीना के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। बोलो, इतनी रात को तुम मेरे पास क्या करने आए हो? मैंने लीना की तरफ देखा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे मुझसे कोई उम्मीद हो। लीना, मैं तुम्हें अपने साथ गेम खिलाने आया हूँ। तुम मुझे अपना गेमिंग आईडी बता दो, मैं तुम्हें गेम में ढूंढ लूंगा। तुमने मुझे पूरी रात डरा कर रखा और आखिर में ये बात निकली। गेम में वापस आते ही मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली और फिर मैंने लाओजी शुदाशान नाम डालकर सर्च किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लीना ने ऐसा मर्दों वाला नाम क्यों रखा था। ये नाम उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। मैंने रिक्वेस्ट भेजी ही थी कि लीना ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और फिर मुझे उसका मैसेज आ गया, तुम सच में एक जियान शोंग ब्याओ हो? क्या तुम सरप्राइज हुए? मैं सरप्राइज नहीं हुई।
इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ये मैसेज देखकर थोड़ा डर लगा, इसीलिए मैंने जल्दी से बात बदली और कहा कि मैं अभी आकर उसे लेवल अप करवाता हूँ। लीना ने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने जल्दी ही मुझे एक लोकेशन भेजी और कहा कि उसे अपनी एक दोस्त को भी साथ लेना है। मैंने वो लोकेशन देखी और मैं हैरान रह गया कि लीना इस वक्त होली लाइट सिटी में थी। ये भी सही था, इसी बहाने मैं होली लाइट सिटी का वो लेजेंडरी क्वेस्ट भी ले लूंगा। दूसरी तरफ होली लाइट सिटी के बाहर एक 11 अप स्पॉट पर लीना अपनी सहेली की चीख पुकार को इग्नोर करते हुए घास पर बैठ गई और फिर मजे से लेट गई। उसने एक पुराना सा आर्मर पहना हुआ था जिसमें से उसका गोरा पेट और हाथ दिखाई दे रहे थे। वो आर्मर उसके शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था और उसके गजब के फिगर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखा रहा था, जिसे देखकर पास खड़ी लड़की अपनी आंखें घुमा रही थी। खुद को तो देखो, तुम्हारा पेट भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, जाओ यू ये बोलते हुए लीना के आर्मर को नीचे खींच रही थी। वो एक मेज थी और उसने मेजस के लिए मिलने वाला ग्रे रंग का गाउन पहना हुआ था। उस खुले से गाउन ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, लेकिन उसके आगे पीछे के कर्व से पता चल रहा था कि उसका फिगर भी लीना से कम नहीं था। शाओ यू, तुम तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा परेशान करती हो। कोई बात नहीं, जब मेरा दोस्त आ जाएगा तो तुम भी लेटकर आराम से लेवल अप करोगी। नाना, तुम्हारा ऐसा दोस्त भी है, वो बस आता ही होगा। लीना और जाओ यू बात कर ही रही थीं कि तभी कुछ प्लेयर्स गंदी नजरों से उन्हें घूरते हुए उनके पास आ गए। लीना ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ी। वो उठकर खड़ी हो गई और उन लोगों की तरफ गुस्से से देखने लगी। उन लोगों के लीडर, जो कि एक दुबला पतला सा लड़का था, उसने लीना और जाओ यू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों अकेली लेवल अप कर रही हो? क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? हम यूशन गिल्ड के लोग हैं। उसकी आंखों में छुपी हवस साफ दिखाई दे रही थी। वांग हाओ को लग रहा था कि आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। वो अपनी गिल्ड के लोगों के साथ लेवल अप करने आया था और उसे यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां मिल गई, खासकर वो जो जमीन पर बैठी थी। उसका फिगर, उसकी खूबसूरती और वो लंबी टांगें और वो मेज भी कुछ कम नहीं थी। भले ही गाउन से उसका शरीर ढका हुआ था, लेकिन वांग हाओ को उस गाउन के अंदर का खजाना साफ दिखाई दे रहा था। वांग हाओ की आंखों में दिख रही वो हवस अब पूरी तरह से लालच में बदल चुकी थी। लीना और जाओ यू ने ये सब देख लिया था और उनके चेहरों पर साफ नफरत दिखाई दे रही थी। हमें तुम्हारी टीम में नहीं आना है, यहाँ से चले जाओ। इतनी जल्दी मत करो, हम सब यहाँ लेवल अप करने ही आए हैं। इतना गुरूर क्यों? अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो मान जाती, क्योंकि खुद से लेवल अप करना बहुत मुश्किल काम है और मॉन्स्टर्स के हमले बहुत दर्द देते हैं। लेकिन लीना और जाओ यू ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही थीं। लीना ने सीधा उन्हें गाली देते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, तो मैडम जी को गुस्सा आ रहा है। या तो तुम हमारे साथ लेवल अप करोगी या फिर तुम खुद मरकर शहर वापस जाओगी। तभी अचानक आसमान से एक इंसान नीचे उतरा और बिल्कुल सही टाइम पर लीना के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर लीना की आंखें खुशी से चमक उठी। तुम आखिरकार आ ही गए। मैंने मुड़कर लीना को देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी। मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। मैं अभी इन मच्छरों को साफ कर देता हूँ। मेरी बातों में बहुत घमंड था। मैंने वांग हाओ और उसके लोगों को एकदम इग्नोर कर दिया था। वांग हाओ और उसके पीछे खड़े लोग मुझे गुस्से से घूरने लगे। ओए लड़के, तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू योशन गिल्ड के बीच में आ रहा है? हाँ भैया, इसे छोड़ेंगे नहीं। होली लाइट सिटी में हमसे पंगा लेना, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे उनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने बस अपना हाथ हिलाया और अचानक आसमान से एक बहुत मोटी बिजली वांग हाओ और उसके लोगों के बीच में आ गिरी। अगले ही पल वो बिजली चारों तरफ फैल गई। डैमेज -1,154,712। वांग हाओ और उसके साथियों के सिर के ऊपर से डैमेज के बहुत ही बड़े बड़े नंबर हवा में तैरने लगे। उन्हें बस एक पल के लिए उस बिजली का दर्द महसूस हुआ और वो चीख भी नहीं पाए कि सब के सब जमीन पर ढेर हो गए। उसी पल मेरा नाम लाल रंग से चमकने लगा। डिंग, ईजियान श्वांग भाओ ने एक प्लेयर को मार दिया है। होली लाइट सिटी के रीस्पॉन पॉइंट से बाहर आने के बाद वांग हाओ का चेहरा देखने लायक था। ईजियान श्वांग भाओ, वो तो एवरनाइट सिटी में था ना, वो होली लाइट सिटी में कैसे आ गया? वांग हाओ के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन तभी उसे अपने प्रेसिडेंट की बात याद आई। याद रखना, अगर ईजियान श्वांग भाओ कहीं भी दिखे तो तुरंत मुझे बताना। ये याद आते ही वांग हाओ ने जल्दी से अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली। प्रेसिडेंट, ईजियान श्वांग भाओ होली लाइट सिटी में आ गया है। इस वक्त यूशिन दंगतियान अपनी गिल्ड के एलीट लोगों के साथ जंगल में मॉन्स्टर्स मार रहा था। तभी उसे वांग हाओ का मैसेज आया, जिसे पढ़कर उसका लेवल अप करने का सारा मूड खराब हो गया। ईजियान श्वांग भाओ, उसने तुरंत अपनी गिल्ड के लोगों की तरफ मुड़कर कहा, गिल्ड के सभी मेन मेंबर्स को बुलाओ और उन्हें होली लाइट सिटी के साउथ गेट के बाहर जमा होने को कहो। जी प्रेसिडेंट। जल्दी ही पूरा होली लाइट सिटी यूशिन दंगतियान के एक हुक्म से हलचल में आ गया। यूशिन गिल्ड के बहुत सारे प्लेयर्स होली लाइट सिटी के साउथ गेट की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखकर रास्ते चलते लोग भी हैरान थे। ये क्या हो रहा है? यूशिन गिल्ड के सारे लोग साउथ गेट की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उनके प्रेसिडेंट को ईजियान श्वांग भाओ दिखा है और वो उसे मारने जा रहे हैं। ईजियान श्वांग भाओ, क्या वो वही 30 लेवल वाला लेजेंड है? हाँ वही है। मुझे नहीं पता कि यूशिन गिल्ड का प्रेसिडेंट क्या सोच रहा है। वो तो 30 लेवल का है। ये लोग उसे कैसे मारेंगे? साउथ गेट के बाहर यूशिन दंगतियान अपनी गिल्ड के सभी मेन मेंबर्स को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। सारे थीव्स और हंटर्स को बाहर भेज दो। आधे घंटे के अंदर मुझे ईजियान श्वांग भाओ की एकदम सही लोकेशन चाहिए। दूसरी तरफ मेरे वांग हाओ और उसके साथियों को मारने के बाद लीना मुझसे लगातार सवाल पूछे जा रही थी। क्या तुम्हारे पास कोई हिडन प्रोफेशन है? तुम फोरम पर बताए गए बाकी हिडन प्रोफेशन से इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो? ओए,
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे चुप रहने का क्या मतलब है? मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट जाएगा। मैं लीना के सवालों के समंदर में डूबता जा रहा था। लीना, हम पहले यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। मेरी बात सुनकर लीना शांत हो गई। ठीक है, हम लेवल अप करने कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाना तो भूल ही गई। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जाओ यू है। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है और इसे इंप्रेस करना बहुत आसान है। लीना ने जाओ यू को अपनी तरफ खींचा और मुझे आंख मारी। जाओ यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो लीना को मारने दौड़ी। लीना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बकवास मत करो। मैं इस जाओ यू के बारे में सिर्फ लीना से ही सुन चुका था। पिछली जिंदगी में मुझे याद है कि गेम के मॉन्स्टर्स जब रियल वर्ल्ड में आए थे तो वो शुरुआत में ही मारी गई थी और लीना उसके लिए बहुत रोई थी। लीना को सच में एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिल गई थी जिसे वो जब चाहे परेशान कर सकती थी। होली लाइट सिटी के आसपास के मॉन्स्टर्स का लेवल बहुत कम है, हम थोड़ी दूर चलते हैं। ये कहते हुए मैंने अपना गेम मैप खोला और एक एकदम काले एरिया की तरफ इशारा किया। लीना और जाओ यू के चेहरों पर सवालिया निशान आ गए। इतनी दूर? वहां तक पैदल जाने में तो आधा दिन लग जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पीछे से एंजल विंग्स खुल गए। मैं तुम दोनों को उड़ा कर ले जाऊंगा। ये देखकर लीना की आंखें चमक उठी। मैंने एक बड़ी सी स्माइल दी और अपने दोनों हाथों से उन दोनों की पतली कमरों को पकड़ लिया और फिर मैं हवा में उड़ गया। उन दोनों ने डर के मारे चीख मारी और बिना सोचे समझे मुझे कसकर पकड़ लिया। हम मैप के हिसाब से आगे बढ़ते गए और जल्दी ही हमने लेवल अप करने वाले बहुत बड़े एरिया को पार कर लिया। लीना और जाओ यू मेरे साथ नीचे उतरी और जब उन्होंने सामने खड़े मॉन्स्टर्स को देखा तो वो दोनों वहीं के वहीं जम गई। ईविल हेरेटिक, लेवल 45। चलो अब से तुम दोनों का काम सिर्फ मेरे लिए इक्विपमेंट्स उठाना है। ये कहते ही मैंने अपना हाथ उठाया और एक फायर व्हर्लविंड फेंक दिया। जब वो लाल रंग का खौफनाक बवंडर उस कैंप में उठा तब जाकर लीना को कुछ समझ आया। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। बाप रे, तुमने तो गेम हैक कर लिया। डिंग, आपका लेवल 30 हो गया है। आपके सभी स्टैट्स में 1 पॉइंट जुड़ गया है और आपको फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले हैं। जब उन दोनों के कानों में गेम का नोटिफिकेशन बजा तो लीना खुशी के मारे कांपने लगी। पास खड़ी जाओ यू भी खुशी के अपना सिर हिला रही थी। उसकी तेज जलती हुई सांसें बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। और मैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, मैं एकदम शांत खड़ा था। अगर तुम्हें और लेवल अप करना है तो तुम्हें लेवल 2 पर जाना होगा। लेकिन लीना, तुम अभी अपना प्रोफेशन मत बदलना। कुछ दिन रुको, मैं तुम्हारे लिए एक हिडन प्रोफेशन लेकर आऊंगा। हिडन प्रोफेशन का नाम सुनते ही लीना और भी ज्यादा खुश हो गई और वो सीधा मेरे गले लग गई। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखकर कोई गलती नहीं की। ये कहते हुए लीना ने मेरे गाल पर एक जोरदार पप्पी दे दी। पास खड़ी जाओ यू बेचारी सी शक्ल बनाकर लीना और मुझे देख रही थी। तुम लोग फिर से जला रहे हो? मुझे होली लाइट सिटी में अभी एक काम था, इसलिए मैंने अकेले ही वापस उड़ने का फैसला किया। लीना और जाओ यू ने भी कोई बहस नहीं की और उन्होंने तुरंत अपने रिटर्न स्क्रॉल्स का इस्तेमाल कर लिया। जब मैं होली लाइट सिटी के पास पहुंचा तो मैंने नीचे बहुत सारे प्लेयर्स की भीड़ देखी। मैं ये देखने के लिए नीचे की तरफ उड़ा कि आखिर वहां क्या हो रहा था। उस वक्त भीड़ में यूशिन डांगटियन गुस्से से चिल्ला रहा था, बेवकूफ, तुम सब बेवकूफ हो। 3000 थीव्स और हंटर्स मिलकर भी ई जियान शुआंगबियाओ को नहीं ढूंढ पा रहे। यूशन डांगटियान के इस गुस्से के सामने कोई भी मेन मेंबर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वैंग हो को अपने पीछे कुछ अजीब सा लगा। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा। प्रेसिडेंट, लगता है हमारे ऊपर आसमान में कोई है। वैंग हो आसमान से नीचे आ रहे उस इंसान को देखकर एकदम सन्न रह गया। यूशन गिल्ड के बाकी लोग भी आसमान की तरफ देखने लगे। यूशन डांगटियान का चेहरा एकदम से बदल गया। ई जियान शुआंगबियाओ, सब लोग तैयार हो जाओ, मेरे इशारे पर सीधा हमला करना। यूशन डांगटियान का हुक्म बहुत जल्दी सब तक पहुंच गया। साउथ गेट के बाहर खड़े 10,000 प्लेयर्स ने अपना सिर उठाकर मुझे देखा। इस वक्त मुझे भी इन प्लेयर्स के नाम साफ दिखाई दे रहे थे और सबके नाम यूशन से शुरू हो रहे थे। साफ था कि ये सब यूशन गिल्ड के लोग थे जो मुझे जंगल में घेर कर मारने आए थे। ऐसा लगता है कि अब यूशन डांगटियान को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। मैं थोड़ा नीचे आया और यूशन डांगटियान के ठीक ऊपर हवा में रुककर उसे देखने लगा। यूशन डांगटियान का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा इस तरह से उसके ऊपर खड़ा होना उसकी बेइज्जती है। सब लोग मेरी बात सुनो, इसे मार डालो। यूशन डांगटियान के चिल्लाते ही गिल्ड के सभी दूर से हमला करने वाले प्लेयर्स ने अपने स्किल्स मेरी तरफ फेंक दिए। जितने भी दूर से हमला करने वाले प्लेयर्स थे सबने मुझ पर हमला कर दिया। जाहिर सी बात थी, हजारों हमलों को देखकर मेरे चेहरे पर एक मजाकिया स्माइल आ गई और मैंने उन सभी हमलों को अपने ऊपर लगने दिया। हवा में एक साथ इतने सारे स्किल्स के टकराने से एक बहुत ही खौफनाक और जोरदार धमाका हुआ। दूर से ये तमाशा देख रहे सभी प्लेयर्स की आंखें फटी रह गईं। बाप रे, इतने सारे हमलों के बाद तो ई जियान शुआंगबियाओ भी जिंदा नहीं बचेगा। हा, ई जियान शुआंगबियाओ, तूने हमारे यूशन गिल्ड को कमजोर समझा था ना, अब तुझे पता चला कि एक बड़ी गिल्ड क्या कर सकती है। यूशन डांगटियान किसी पागल की तरह हंस रहा था। उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब आसमान से धमाके का धुआं हटा तो मैं बिना किसी खरोच के सबके सामने खड़ा था। नहीं,
ये इम्पॉसिबल है। अब मेरी बारी है। फायर व्हर्लविंड। मैंने अपना हाथ उठाया और भीड़ के सबसे घने हिस्से में एक फायर व्हर्लविंड फेंक दिया। जैसे ही अनगिनत डैमेज के नंबर्स हवा में तैरने लगे, उस एरिया के सारे प्लेयर्स सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गए। ये नजारा देखकर यू शेन डांगतेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस लेवल पर कोई इतना खतरनाक डैमेज कैसे दे सकता है? गिल्ड के मैनेजर्स अभी भी अपने मेंबर्स को कमांड दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैंने पक्का कोई शील्ड वाला स्किल यूज किया है, वरना इतने सारे प्लेयर्स के अटैक के बाद भी हवा में उड़ते रहना इम्पॉसिबल था। अगर ये शील्ड है तो इसकी भी कोई लिमिट होगी। बस डटे रहो, हम इसे पक्का नीचे गिरा देंगे। गिल्ड मैनेजर्स की कमांड पर एक और बहुत ही खौफनाक और चमकता हुआ अटैक मेरी तरफ आया। इस बार मैं उस डैमेज को सहने के लिए अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहा, बल्कि मैंने अपने एंजल विंग्स फड़फड़ाए और भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ गया। और साथ ही मैंने नीचे एक और फायर व्हर्लविंड फेंक दिया। हर 3 सेकंड में एक फायर व्हर्लविंड। ये मेरा अभी का सबसे तगड़ा और डायरेक्ट एओई स्किल था। इतनी बड़ी ग्रुप फाइट में इसका असर एकदम तबाही मचाने वाला था। और देखते ही देखते सैकड़ों प्लेयर्स फायर व्हर्लविंड में जलकर खाक हो गए। इसी बीच मेरी नजर उन मैनेजर्स पर भी गई जो इस लड़ाई को कमांड कर रहे थे। मैंने बिना सोचे अपना स्किल कैंग थंडर लॉ इस्तेमाल कर दिया और जैसे ही आसमान से बिजली गिरी, कमांड दे रहे वो सारे मैनेजर्स एक ही झटके में ढेर हो गए और उनके सारे इक्विपमेंट जमीन पर ड्रॉप हो गए। यू शेन डांगतियन ने जब ये देखा तो आखिरकार उसे समझ में आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मेरा ई जियान शुआंगबियाओ का डैमेज और डिफेंस उन नॉर्मल प्लेयर्स से कहीं ज्यादा था। मेरा डैमेज और डिफेंस उन लोगों की पहुंच से बहुत बाहर था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मरने वाला मैं ही हूंगा। मुझे यहां से निकलना ही होगा। ये ख्याल आते ही यू शेन डांगतियन ने अपने गिल्ड मेंबर्स की परवाह किए बिना चुपके से अपना रिटर्न स्क्रॉल तोड़ दिया और सीधा होली लाइट सिटी वापस भाग गया। उसी वक्त मैंने भी यू शेन डांगतियन को भागते हुए देख लिया था। मैंने मन ही मन एक ठंडी स्माइल दी और तुरंत अपनी कैंग जाई खोल दी। लोकेशन होली लाइट सिटी टेलीपोर्ट। तू भागना चाहता है? मुझसे पूछा क्या? कैंग स्काई स्वॉर्ड शूट। और फिर तलवार की वो रोशनी तेजी से दूर आसमान में गायब हो गई। दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन पॉइंट से बाहर आते हुए यू शेन डांगतियन का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। मरकर रीस्पॉन हुए वो मैनेजर्स भी यू शेन डांगतियन के पास पहुंच गए। वो सब उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि अब आगे क्या करना है। यू शेन डांगतियन जवाब देने ही वाला था कि तभी उसने दूर आसमान में एक नीली रोशनी चमकती हुई देखी। इससे पहले कि वो उस नीली रोशनी को समझ पाता, वो रोशनी सीधा उसी की तरफ गोली की स्पीड से आ रही थी। उस पल यू शेन डांगतियन को अपनी मौत सामने दिखाई दी। डायमेंशनल ब्लर। उसने बिना एक पल सोचे अपना वो जान बचाने वाला आइटम तोड़ दिया और अगले ही सेकंड यू शेन डांगतियन का शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। आखिरकार ये चालू हो गया। इस स्टेट में मैं एक अलग ही डायमेंशन में हूँ। अब कोई भी अटैक मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन सच हमेशा सोच से परे होता है। वो नीली रोशनी किसी सच्चाई के कांटे की तरह हर भ्रम को चीरती हुई आई और सीधा यू शेन डांगतियन के ट्रांसपेरेंट शरीर में घुस गई। -1,84,723 एक बहुत ही खौफनाक और पागल कर देने वाला डैमेज नंबर यू शेन डांगतियन के ऊपर दिखाई दिया और वो एक सफेद रोशनी में बदलकर वहीं ढेर हो गया। बाकी के मैनेजर्स एकदम सन रह गए थे। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते, उनका प्रेसिडेंट दूर से आए एक ही अटैक में मारा जा चुका था। ये ई जियान शुआंगबियाओ का अटैक था। उसी वक्त शहर के बाहर की लड़ाई का नजारा भी बदल चुका था। मेरे फायर व्हर्लविंड की तबाही से ज्यादा प्लेयर्स मरकर रिस्पॉन पॉइंट पर पहुंच रहे थे। जब आधे से ज्यादा प्लेयर्स मेरे फायर व्हर्लविंड में जलकर खाक हो गए तो बचे हुए प्लेयर्स का भी सब्र टूट गया। बहुत सारे गिल्ड मेंबर्स यू शेन डांगतियन और गिल्ड मैनेजर्स पर भड़कने लगे। लोग गिल्ड छोड़ने लगे। ये यू शेन गिल्ड आखिर कर क्या रही है? सब खत्म हो गया। हाँ, मैं गिल्ड छोड़ रहा हूँ। मुझे इस गिल्ड में नहीं रहना। इस बात ने अभी रिस्पॉन हुए यू शेन डांगतियन को और भी ज्यादा भड़का दिया। ई जियान शुआंगबियाओ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन वो अभी बस रिस्पॉन ही हुआ था। वो अभी 2 गालियां भी नहीं दे पाया था कि आसमान से एक और बिजली उसके सिर पर आ गिरी। आसपास खड़े प्लेयर्स की डरी हुई नजरों के सामने यू शेन डांगतियन रिस्पॉन पॉइंट पर ही एक बार फिर से मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी बड़ी और भयानक घेरने वाली ये लड़ाई तमाशा देख रहे लोगों की हैरान नजरों के सामने 5 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई और सारे तमाशबीन एकदम सुन पड़ गए थे। ये ई जियान शुआंगबियाओ सच में बहुत ताकतवर है। क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? इसका डैमेज सीधा लाखों में जा रहा है। तुम्हें अब पता चला कि शुआंगबियाओ लेजेंड का डैमेज कितना हाई है। जब वो लेवल 5 पर था तभी उसका डैमेज 10,000 के पार था और अब तो वो लेवल 30 का हो गया है। ये सच में बहुत ही खौफनाक है। इस लड़ाई के बाद ई जियान शुआंगबियाओ का नाम सच में सभी बड़ी ताकतों की नजरों में आ गया था। मैंने आराम से होली लाइट सिटी में एंट्री की और सीधा शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग होली लाइट चर्च की तरफ चल पड़ा। हॉल की मेन कुर्सी पर सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बिगिनर एरिया में सील किए गए उस डीमन को हरा दिया है। तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। हाई प्रीस्ट ओलन बो की स्माइल बहुत ही शांत थी। उसने मेरे सामने अपना हाथ हल्के से घुमाया और एक बहुत ही सुकून देने वाली होली लाइट मेरे शरीर में समा गई। मुझे हाई प्रीस्ट ओलन बो का आशीर्वाद मिला था। मैक्स हेल्थ प्लस 300। मेरी भौहें तन गई। अगर ये आशीर्वाद किसी नॉर्मल प्लेयर को मिलता तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता, लेकिन मेरे लिए अभी ये बस ना होने से कुछ बेहतर ही था।
आपके इस आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। अगर तुम उस तबाही मचाने वाले लिच ग्रॉक का सिर काट कर मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेस्ट का अगला हिस्सा बता दूंगा। डिंग, हाई प्रीस्ट ओलन बो ने तुम्हें एक क्वेस्ट दिया है, लिच ग्रॉक का सिर लेकर आओ। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। लिच ग्रॉक, क्या ये वही लिच नहीं है जो अनडेड क्रिप्ट में छिपा बैठा है? क्या इत्तेफाक है? मैंने कहा, मैं ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। भगवान की रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हाई प्रीस्ट ओलन बो को अलविदा कहने के बाद मैंने अपना रिटर्न स्क्रॉल इस्तेमाल किया और सीधा एवरनाइट सिटी वापस आ गया। जब मैं सिटी लॉर्ड एलिस से दोबारा मिला तो उसका चेहरा पहले से काफी सीरियस और ठंडा लग रहा था, लेकिन मुझे देखते ही उसने इज्जत से अपना सिर हिलाया। यी जान शांग भी आओ, मुझे खबर मिली है कि सी ट्राइब ने अपनी पूरी आर्मी जमा कर ली है और वो 10 घंटे बाद एवरनाइट सिटी पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर मैं भी एकदम सीरियस हो गया। जो होना था वो आखिरकार होकर ही रहेगा। पिछली जिंदगी में मैंने एवरनाइट सिटी पर सी ट्राइब के इस हमले के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन इस बार मैं खुद इस लड़ाई का हिस्सा बनने वाला था। मैंने कहा, एलिस, तुमने मुझे बुलाया है तो पक्का कोई बात होगी। उसने कहा, मुझे खबर मिली है कि इस बार उनकी आर्मी का लीडर सी ट्राइब का जनरल शीशा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मुझे 100% यकीन है कि हम इस लड़ाई को जल्दी से जीत लेंगे। सी ट्राइब के इस हमले का सामना करने के लिए एवरनाइट सिटी की सिटी लॉर्ड एलिस ने मुझे एक टीम रिक्वेस्ट भेजी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में मुझे बहुत खुशी होगी। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। एवरनाइट सिटी की सिटी लॉर्ड एलिस का मेरे लिए प्यार 20 पॉइंट्स बढ़ गया। इतना कहने के बाद एलिस बहुत ही जल्दबाजी में वहां से बाहर निकल गई। 10 घंटे बाद एवरनाइट सिटी पर सी ट्राइब का हमला होने वाला है। वो सभी प्लेयर्स जिन्होंने एवरनाइट सिटी को अपना रिस्पॉन पॉइंट बनाया है वो इस शहर को बचाने में शामिल हो सकते हैं। इस अचानक हुई अनाउंसमेंट ने एवरनाइट सिटी के सभी प्लेयर्स को एकदम हिलाकर रख दिया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी आ गई। शहर बचाने वाला रीजनल क्वेस्ट, क्या ये पॉइंट्स कमाने का एकदम परफेक्ट इवेंट नहीं है? इतनी अच्छी चीज भी हो सकती है क्या? अनाउंसमेंट के बाद ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स शहर वापस आकर अपनी तैयारी करने लगे। वक्त गुजरता गया और आखिरकार दूर आसमान के किनारे पर एक काले रंग का तूफान दिखाई देने लगा। जब वो काले रंग का तूफान सामने आया तो पूरे आर्मर में सजी हुई एलिस गार्ड्स की एक टीम के साथ लोगों की भीड़ से होते हुए एवरनाइट सिटी की दीवार पर आ गई। रास्ते में जिस भी प्लेयर ने एलिस को देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। ये सिटी लॉर्ड तो बहुत ही खूबसूरत है, तस्वीरों से 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत। गार्ड्स के बीच से होते हुए एलिस शहर की दीवार पर चढ़ गई और ऊपर से पश्चिम की तरफ खड़ी उस भयंकर भीड़ को देखने लगी। उसने ऊंचाई से नीचे खड़ी उस भीड़ को देखते हुए कहा, मेरे लोगों, आज की लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है। ये लड़ाई हमारे एवरनाइट सिटी की जिंदगी और मौत का फैसला करेगी। भगवान की रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे होली नाइट एलिस का आशीर्वाद मिला। हेल्थ, मैजिक और अटैक पावर 5% बढ़ गई। एलिस के इस सब पर एक साथ किए गए आशीर्वाद ने प्लेयर्स को जोश से भर दिया। कुछ लोग वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगे, सिटी लॉर्ड की जय हो, और कुछ लोग पागलों की तरह एलिस से अपने प्यार का इजहार करने लगे। दूर से आती हुई लड़ाई के बिगुल की आवाज अब पास आने लगी थी और आसमान के किनारे दिख रहा सी ट्राइब का वो तूफान अब अपना असली चेहरा दिखाने लगा था। सबसे आगे जो चल रहे थे वो मछली सिर और इंसान के शरीर वाले छोटे मोटे राक्षस थे जिनके हाथों में त्रिशूल थे। ऐसे अनगिनत राक्षस वहां थे, जहां तक नजर जाती थी सिर्फ वही दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि प्लेयर्स अपना अटैक शुरू करते, एवरनाइट सिटी के गार्ड्स ने पहले ही हमला बोल दिया था। शहर की दीवार से काले तीरों की एक भयानक बारिश आसमान में उठी और फिर एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए सीधे उन मछली वाले मॉन्स्टर्स की भीड़ में जा गिरी। बस एक ही झटके में अनगिनत मछली वाले मॉन्स्टर्स बिना कोई आवाज किए जमीन पर ढेर हो गए। ये नजारा देखकर सारे प्लेयर्स का खून खौलने लगा और तभी कुछ प्लेयर्स ने भी दीवार के नीचे खड़े उन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। शहर की दीवार पर खड़े प्लेयर्स हंसते खेलते हुए बस हाथ हिलाकर आगे बढ़ते हुए उन मछली वाले मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार रहे थे। 3 घंटे बीत गए और सबसे आगे खड़ी उन मछली वाले मॉन्स्टर्स की पूरी फौज खत्म हो चुकी थी। अब शहर पर हमला करने की बारी फ्लाइंग फिश कमांडर की थी। डायमंड बॉस लेवल 55, स्किल्स फ्लाइंग फिश स्ट्राइक, डीप सी वेव्स, फाउंटेन ऑफ लाइफ, डाइंग ब्लो, फिश स्केल आर्मर। भाइयों जल्दी करो, इसका फर्स्ट किल हमें लेना है। बाकी प्लेयर्स ने भी फ्लाइंग फिश कमांडर की तरफ अनगिनत स्किल्स फेंकने शुरू कर दिए, जिससे आसमान में एक रंगों की लकीर सी बन गई। लेकिन जब धुआं हटा तो फ्लाइंग फिश कमांडर को एक खरोच तक नहीं आई थी। बेवकूफ इंसानों, तुम लोग मुझे गुदगुदी करने के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर फ्लाइंग फिश कमांडर ने दीवार पर खड़े प्लेयर्स पर फ्लाइंग फिश स्ट्राइक का इस्तेमाल कर दिया। इस वक्त फ्लाइंग फिश कमांडर किसी भूत की तरह बिना किसी रहम के प्लेयर्स की जान ले रहा था। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा प्लेयर्स मारे जा चुके थे। इसी नाउमीदी के बीच मैं किसी भगवान की तरह आसमान से नीचे उतरा। श्वांग ब्याओ लेजेंड, ये सच में वही है, अब हम बच जाएंगे। फ्लाइंग फिश कमांडर के स्टैट्स को देखकर मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प स्किल का इस्तेमाल करके उसे अपनी पकड़ में ले लिया। रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प एक्टिव स्किल तुरंत इस्तेमाल होता है, स्पेस को कंट्रोल करता है और चुने गए एरिया की सभी चीजों को 8 सेकंड के लिए दबा देता है। रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प इस्तेमाल करने के साथ ही मैंने एक फायर व्हर्लविंड भी फेंक दिया और फिर हवा में खड़े होकर अपने धनुष से तीर को चार्ज करने लगा। फायर व्हर्लविंड सीधा फ्लाइंग फिश कमांडर के बिल्कुल नीचे बना और फिर उसके खून को
जलाने लगा। फ्लाइंग फिश कमांडर के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। एक इंसान जिसने अभी तक अपना सेकंड क्लास चेंज भी नहीं किया है, वो इतना भयानक डैमेज कैसे दे सकता है? अब मुझे समझ आया कि वो आगे वाले प्यादे इनकी लाइन क्यों नहीं तोड़ पाए। लेकिन फ्लाइंग फिश कमांडर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी वो ये थी कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। तूने मुझे क्या किया है? उसे जवाब देने के लिए सिर्फ मेरे धनुष की डोरी पर एक नीली रोशनी चमक रही थी। फ्लाइंग फिश कमांडर का चेहरा अजीब सा हो गया। एक इंसान जिसने अभी तक अपना सेकंड क्लास चेंज भी नहीं किया है, वो मुझ जैसे सी ट्राइब के योद्धा को क्या डैमेज दे सकता है जो जल्द ही अपना थर्ड क्लास चेंज करने वाला है? डैमेज 45,236। ये क्या हो रहा है? इतना खतरनाक डैमेज! 45,236 का डैमेज! ये कैसे हो सकता है? उसकी हेल्थ बार किसी टूटे हुए कांच की तरह एक ही झटके में आधी हो गई थी। फ्लाइंग फिश कमांडर जो अभी तक इस कंट्रोल से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, वो एकदम से सन्न रह गया और फिर उसकी आंखों की गहराई में खौफनाक डर दिखाई देने लगा। मैंने अपना हाथ उठाया और आसमान से एक बिजली उसके ऊपर आ गिरी। अब वो सच में डर गया था। अगर मैं जनरल सेशा का भतीजा हूं, मुझे छोड़ दो। फ्लाइंग फिश कमांडर की इस भीख मांगने की आवाज पर मेरे चेहरे पर कोई रहम नहीं आया। मेरे हाथों से लगातार तीर छूट रहे थे। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि वो गुस्से में कोई तबाही मचा देगा। और फिर रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प का असर खत्म हो गया और उसी के साथ सभी प्लेयर्स के कानों में गेम की अनाउंसमेंट गूंज उठी। पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट हुई। प्लेयर यी जियान श्वांग बियाओ पूरे सर्वर का पहला प्लेयर है जिसने 55 लेवल के डायमंड बॉस को मारा है। उसे अपनी मर्जी का एक डायमंड रैंक इक्विपमेंट चुनने वाला बॉक्स इनाम में मिलता है। जब ये अनाउंसमेंट 3 बार पूरे सर्वर में गूंज गई, तब जाकर लोगों को होश आया और वो चिल्लाने लगे, बाप रे! अभी अभी यी जियान श्वांग बियाओ ने जिस बॉस को एक झटके में मारा है, वो 55 लेवल का डायमंड बॉस था। नजारा बदलता है। समुंदर के किनारे एक बहुत ही गहरी साजिश रची जा रही थी। एवरनाइट सिटी मेरा होगा और यी जियान श्वांग बियाओ का सिर तुम्हारा होगा। डील पक्की। जब सब लोग एक डायमंड बॉस के मारे जाने पर खुशी से झूम रहे थे, तब समुंदर के किनारे हुए इस बदलाव को जल्द ही उनके कमांडर ने नोटिस कर लिया। लड़ाई का बिगुल फिर से बज उठा और फिर दूर खड़ी उस फौज में से एक बहुत ही भारी भरकम शरीर हवा में ऊपर उठा। कुछ ही पलों में वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं उसका चेहरा साफ देख पा रहा था। वो स्टिंग रे को अपनी सवारी बनाकर आया, आधा इंसान और आधा शार्क था। जनरल सीशा, लेजेंडरी बॉस, लेवल क्वेश्चन मार्क, हेल्थ क्वेश्चन मार्क, मैजिक क्वेश्चन मार्क। मुझे सिर्फ उसका नाम दिखाई दे रहा था, बाकी सारे स्टैट्स पर सवाल के निशान थे। ये साफ था कि उसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा था। तूने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। आज के बाद पूरी सी ट्राइब तेरे खून की प्यासी होगी और तेरा शिकार करेगी। सी ट्राइब के जनरल सीशा ने तेरे खिलाफ वांटेड नोटिस जारी किया है। सभी सी ट्राइब के लोगों का तेरे लिए प्यार -100 हो गया है। सी ट्राइब के किसी भी इलाके में तू उनका कोई भी सामान नहीं खरीद सकता। जनरल सीशा की बात खत्म होते ही मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस एक मजाकिया स्माइल दी। मेरी इस मजाकिया स्माइल को देखकर जनरल सीशा गुस्से से पागल हो गया। मुझे पता है कि तू एक डिसेंडर है। आज मैं तुझे मौत के घाट उतारकर अपने उन साथियों की मौत का बदला लूंगा जो तेरे हाथों मारे गए हैं। ये कहते ही जनरल सीशा के हाथ में एक एनर्जी का बना एक बहुत बड़ा भाला बन गया, जिसे उसने मेरी तरफ फेंक दिया। मेरे चेहरे का रंग थोड़ा बदला। मैं बस साइड में हटने ही वाला था कि तभी मुझे अपने कानों में एक बहुत ही ठंडी आवाज सुनाई दी। जो मेरे आदमी को मारना चाहता है, उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। मैंने देखा कि एलिस एक बहुत बड़ी ढाल और सुनहरी तलवार लिए खड़ी थी। वो बहुत ही बहादुर और किसी रॉयल महारानी जैसी लग रही थी। जब मैं अकेला जनरल सीशा के सामने था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब मेरे सामने एक हाई नाइट ढाल बनकर खड़ी हो तो बात ही कुछ और है। ये साफ था कि एलिस के वहां आने से उसे भी थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा था। जब मेरे सामने एक होली नाइट खड़ी थी तो जब तक मुझ पर चारों तरफ से हमला ना हो, वो शार्क के सिर वाला मॉन्स्टर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपना धनुष खींचा और अपना निशाना सीधा जनरल सीशा पर लगा दिया। जाहिर सी बात है, जनरल शीशा मुझे इतनी आसानी से हमला करने नहीं देने वाला था। सी ट्राइब के प्रीस्ट्स ने जनरल शीशा पर बहुत सारे आशीर्वाद डाल दिए थे। इस वक्त जनरल शीशा के पूरे शरीर से एक लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। इंसानों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके हाथ का वो हथियार किसी खौफनाक शैतानी ड्रैगन जैसा लग रहा था। भाले की नोक पर एक रोशनी चमकी और वो सीधा मेरी तरफ वार करने आया। गार्डियन टॉन। एलिस पहले से ही जनरल शीशा के हमले से बचने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने हमला किया, एलिस ने तुरंत अपना टॉन्ट स्किल इस्तेमाल करके जनरल शीशा के हमले को अपनी तरफ खींच लिया। आओ मुझे देखो। टॉन्ट स्किल के असर से जनरल शीशा का भाला सीधा एलिस की ढाल पर जा लगा। एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। जनरल शीशा का शरीर बुरी तरह हिल गया और वो अपनी स्टिंग रे की पीठ से नीचे गिरने ही वाला था। अच्छा हुआ कि वो स्टिंग रे तुरंत पीछे हट गई, जिससे उस झटके की बहुत सारी ताकत खत्म हो गई। दूसरी तरफ एलिस की हालत काफी अच्छी थी। उसका शरीर बस 2 कदम पीछे हटा और वो संभल गई। इसी बीच मेरी कैंग स्काई स्वॉर्ड भी पूरी तरह चार्ज हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं वो तीर चलाता, मैंने मन ही मन सोचा और रैथ ऑफ गॉड्स ग्रास्प
ने सीधा जनरल शीशा के शरीर को अपनी जकड़ में ले लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर वो आजाद होने के लिए पूरी ताकत से छटपटाने लगा। लेकिन मेरी कैंग स्काई स्वॉर्ड बिजली की स्पीड से उसकी तरफ निकल चुकी थी। जनरल शीशा की पुतलियां सिकुड़ गईं, मौत का साया उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। अच्छा हुआ कि उसी वक्त उसके शरीर को जकड़े हुए वो ताकत अचानक से गायब हो गई। उसने जल्दी से अपने आर्मर का शील्ड फंक्शन चालू कर दिया और एक पानी के बुलबुले जैसी ढाल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब जाकर जनरल शीशा के चेहरे का रंग थोड़ा ठीक हुआ। मेरे दिए हुए डैमेज को देखकर जनरल शीशा की आंखें फड़कने लगी। वो इतने सालों से जिंदा था, लेकिन उसने पहली बार कोई इतना खौफनाक डिसेंडर देखा है। एक इंसान जिसने अपना सेकंड क्लास चेंज भी नहीं किया है, वो इतना भयानक डैमेज दे सकता है। सच में वो फ्लाइंग फिश तेरे हाथों मारा गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने कोई फालतू बात नहीं की। मैंने हाथ उठाया और आसमान से एक और बिजली गिरा दी और फिर मैं बिना एक शब्द बोले जनरल शीशा पर तीरों की बारिश करने लगा। जब मैं पूरी फॉर्म में तीर चला रहा था, तभी एक काली परछाई चुपके से मेरे पीछे आ गई। बस एक ही हमला, ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हाथ में डैगर लिए मेरे दिल पर वार करने आ रही थी। मौत बस छूकर गुजरने ही वाली थी कि तभी युन ना याओ के बहुत ही जरूरी शील्ड की मदद से मैंने तुरंत अपने शरीर को घुमाकर उस जानलेवा हमले से खुद को बचा लिया। लेकिन मेरे पीछे मौजूद पंख उस हमले में कट गए और अब मैं कुछ देर तक हवा में नहीं उड़ सकता था। इस बार अगर युन ना याओ ना होती तो मेरा गेम यहीं ओवर हो जाता। पास खड़ी एलिस भी ये देखकर हैरान रह गई थी। कमीने धोखेबाज। उस काले नकाब वाले इंसान ने अपना नकाब उतारा। वो यूशिन गिल्ड का असैसिन अले था। कमीना ईजियान श्वांग ब्याओ। अले, जाकर उसे थोड़ा मजा चखाओ। प्रेसिडेंट, आप फिक्र मत करिए, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी स्पीड अच्छी है श्वांग ब्याओ मास्टर। मेरा असली प्लान तो ये था कि मैं अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करके जनरल जीशा पर मेन अटैकर बनूंगा, लेकिन अब उड़ने की ताकत ना होने की वजह से मैं जनरल जीशा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकता था। मुझे पक्का यकीन था कि यूशन गिल्ड ने सी ड्राइव के साथ कोई डील कर ली थी। ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, इसे जीतना इतना आसान नहीं है। जनरल जीशा ने अपना भाला आसमान में उठाया और जोर से चिल्लाया, सी ट्राइब के मेरे भाइयों, हमला करो, एवरनाइट सिटी को तबाह कर दो, हम ही इस जमीन के असली मालिक हैं। दीवार के नीचे खड़े सी ट्राइब के लोगों में तो जैसे कोई जादुई ताकत आ गई हो। उन्हें अपने शरीर के दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि अगर उनका एक हाथ भी कट जाता तब भी वो अपनी पूरी जान लगाकर एवरनाइट सिटी के सैनिकों से लड़ रहे थे। वो लड़ाई जिसे इंसान एक तरफा जीत रहे थे, जनरल जीशा ने सिर्फ एक बात कहकर उस हारी हुई बाजी को पलट दिया था। सिर्फ एक बात से सी ट्राइब की ताकत को बढ़ा देना और उन्हें उनका दर्द भी भुला देना। क्या ये विल ऑफ वॉर है? ये तो वो टैलेंट है जो सिर्फ कुछ गिने चुने ड्रैगन्स के पास ही होता है। लगता है इस जनरल जीशा का कोई बहुत ही तगड़ा बैकग्राउंड है। मैंने अपने पास खड़ी युन्ना याओ का सिर थपथपाया। याओ याओ, ऐसा लगता है कि आज हम यहीं मरने वाले हैं। याओ याओ ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। ये उस श्वांग ब्याओ लेजेंड के शब्द तो नहीं हो सकते जिसे मैं जानती हूँ। लेजेंड, आप बस लड़ाई पर ध्यान दो, मेरी हीलिंग की चिंता मत करना। ये कहते ही युन्ना याओ ने अपना स्टाफ उठाया और पागलों की तरह मेरी हेल्थ बढ़ाने लगी। मेरी हेल्थ जो सिर्फ 1/3 बची थी, वो पल भर में फुल हो गई। युन्ना याओ का ये भरोसा देखकर मेरी आंखों में भी लड़ने का एक नया जोश भर गया। एलिस इस खौफनाक लड़ाई को देख रही थी और उसके दिल में एक पक्का फैसला था। उसने मुझे आगे लड़ते हुए देखा। अचानक वो एक घुटने के बल बैठ गई। मेरी जान की कसम, मैं आपकी परछाई और आपकी ढाल बनने के लिए तैयार हूँ। चाहे आगे का रास्ता कांटों से भरा हो या आग से, मैं हमेशा आपके आगे खड़ी रहूंगी। मेरी ये वफादारी मरते दम तक कायम रहेगी, जैसे आसमान में चमकते तारे। एलिस खड़ी हुई। उसने अपनी तलवार आसमान की तरफ की। मेरे एलिस के नाम पर मैं इज्जैन श्वांग ब्याओ की रक्षा करूंगी। एक बहुत ही विशाल सुनहरी रोशनी का खंभा जमीन से उठकर आसमान में गया। उस पल पूरे लड़ाई का मैदान जैसे एकदम शांत हो गया था। डिंग! होली नाइट एलिस ने आपको अपनी रक्षा करने वाला इंसान चुन लिया है। जब तक ये रक्षा खत्म नहीं होती, होली नाइट एलिस के आशीर्वाद का असर आप पर 100% बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मुझ पर आशीर्वाद बढ़ते गए, मैं उस पूरे मैदान की सबसे तेज और चमकदार रोशनी बन गया था। इस वक्त मेरे स्टेटस बार में इतने सारे बफ्स थे कि मैं उन्हें गिन नहीं सकता था, लेकिन एक चीज जो मुझे एकदम साफ दिखाई दे रही थी, वो थी मेरी अटैक पावर। इतने सारे आशीर्वाद मिलने के बाद मेरी अटैक पावर पागल कर देने वाले 2.24 मिलियन पॉइंट्स पर पहुंच गई थी। क्या ये गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट की असली ताकत है? मेरी अटैक पावर सच में 2.24 मिलियन तक पहुंच गई थी। जब मैं ये सोच ही रहा था, एलिस मेरे पास आई और बोली, ऐसे बुतों की तरह मत खड़े रहो, मेरे साथ आओ और इस जनरल जीशा का काम तमाम करो। अगर जनरल जीशा मर गया तो सी ट्राइब बिना सिर के सांप जैसी हो जाएगी और ये खतरा अपने आप टल जाएगा। मैंने कहा, मैं समझ गया, हम इसे मिलकर मारेंगे। बात खत्म होते ही एलिस ने सीधा जनरल शीशा पर अपना टॉन्ट स्किल इस्तेमाल कर दिया। आ शार्क के सिर वाले, मेरा सामना कर। जनरल शीशा जोर से दहाड़ा, बकवास बंद कर, और वो सीधा एलिस की तरफ दौड़ पड़ा। एलिस और जनरल शीशा दीवार पर बुरी तरह से लड़ने लगे। एलिस आगे रहकर सारा डैमेज रोक रही थी और मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर वो डायमंड बॉक्स खोल लिया जो मुझे फ्लाइंग फिश कमांडर को मारने पर मिला था। डिंग! कंग्रेचुलेशंस, आपको सी गॉड्स लुकआउट मिला है। रैंक डायमंड, एक्टिव स्किल ब्रेथ ऑफ द वेव्स,
पैसिव स्किल्स, सी ट्राइब बेन, सी गॉड्स प्रोटेक्शन। इस डायमंड रैंक के लॉन्गबो की जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो इसका एक्टिव स्किल था, जो मेरी अटैक स्पीड को 5 सेकंड के लिए 5 गुना बढ़ा सकता था। मैंने बिना कुछ सोचे पागलों की तरह जनरल शीशा पर तीरों की बारिश कर दी। मेरे इन हमलों के सामने जनरल शीशा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जब उसे लगा कि उसके पास से किए गए हमले एलिस रोक लेगी तो उसने दूर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने होली नाइट की रक्षा करने की ताकत को बहुत कम समझा था। मेरी तरफ आने वाला हर एक दूर का हमला एलिस अपनी एक बहुत बड़ी रोशनी वाली ढाल से रोक रही थी। मेरी चिंता मत करो, अपनी पूरी ताकत से हमला करो और मेरी तरफ देखो तो शुरू से लेकर अब तक मेरा धनुष एक पल के लिए भी नहीं रुका था। मैं बस एक ही जगह खड़े होकर तबाही मचा रहा था। मेरे एक तीर से होने वाले 1 मिलियन से भी ज्यादा डैमेज के आगे जनरल शीशा की वो शील्ड आखिरकार अपनी लिमिट पार कर गई और एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ टूट गई। ये कैसे हो सकता है? एलिस ने जब जनरल शीशा की शील्ड टूटते हुए देखी तो वो मेरी तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाई, यी जियान शुआंगबाओ, यही सही मौका है। मैंने तुरंत अपना धनुष खींचा। मैंने अपनी सैंग स्काई स्वर्ड को चार्ज करना शुरू किया। एक हल्के नीले रंग का तीर किसी टूटते तारे की तरह जनरल शीशा के चेहरे की तरफ उड़ा। इस वक्त जनरल शीशा बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने उस तीर से बचने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही सैंग स्काई स्वर्ड उसे लगने ही वाली थी, जनरल शीशा के शरीर से एक बहुत ही तेज और आंखों को चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी निकली, जिसने दीवार पर खड़े सभी लोगों की आंखों को अंधा सा कर दिया। सिर्फ मैं ही अपनी सैंग आई की ताकत से देख पा रहा था कि वो सुनहरी रोशनी असल में एक ड्रैगन स्केल से आ रही थी। कमीना, इस मॉन्स्टर के अंदर सच में ड्रैगन का खून है। छोटे चूहे, अगर तूने अभी हमला नहीं किया तो हमारी वो डील कैंसिल हो जाएगी। मुझे अचानक अपनी गर्दन पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैं अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से लगभग पीछे की तरफ गिर ही जाता। तभी हवा को चीरती हुई एक काली परछाई बहुत ही कम आवाज के साथ मेरे गले को छूती हुई निकल गई। मैं जल्दी से पलटी खाकर उठा और मेरी पीठ दीवार से जा लगी। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी कम हुई, एक लंबा सा इंसान धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। वो यूशिन गिल्ड का भेजा हुआ असैसिन एले था। मैंने देखा कि एले ने अपनी कलाई को जोर से घुमाया और मेरी तरफ 3 चांदी के खंजर फेंक दिए। एलिस ने जब एले को मेरी तरफ आते हुए देखा तो वो मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जनरल शीशा ने उसका रास्ता रोक लिया। तेरा मुकाबला मुझसे है। एले के फेंके हुए वो 3 चांदी के खंजर सीधा मेरी तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्होंने मेरे लेफ्ट, राइट और ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने देखा कि एल ने अपने बाएं हाथ में एक बहुत ही अजीब सी छोटी तलवार निकाल ली थी, जिससे एक बहुत ही मनहूस सा काला धुआं निकल रहा था और वो पलक झपकते ही मेरे पास आ गया। उस छोटी तलवार को देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। क्या ये किंग्सलेयर है? क्या ये किंग्सलेयर है जो मेरी पिछली जिंदगी का दूसरा सबसे मिस्टीरियस असैसिन था? होली प्रोटेक्शन। यून नाई याओ अभी अभी उस अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी से बाहर आई थी और हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत मेरे ऊपर एक शील्ड लगा दी। वो शील्ड तलवार से टकराई और शील्ड एक ही झटके में टूट गई और मैं भी उस धमाके की शॉक वेव से दूर जा गिरा। मुझे सही सलामत देखकर यून नाई याओ ने चैन की सांस ली और वो पागलों की तरह मेरी हेल्थ बढ़ाने लगी। मैं जो अभी मरने ही वाला था, मेरी हेल्थ बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी। कमीनी हीलर। एल ने अब फुल हेल्थ वाले मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया और वो सीधा यून नाई याओ की तरफ मुड़कर उसकी तरफ दौड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे दिमाग में ख्याल आया, पिछली जिंदगी में किंग्सलेयर को दूसरा सबसे बड़ा असैसिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके पास डीमन के सिर की हड्डी से बनी वो किंग्सलेयर छोटी तलवार थी। डीमन से जुड़ी किसी भी चीज से मरने वाला इंसान गेम में दोबारा रेस्पॉन्ड नहीं हो सकता था, और इस वक्त जब गेम रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होना शुरू हो गया है तो गेम में मरने का मतलब था असल में हमेशा के लिए मर जाना। मैंने फ्लेम डीमन को मारने पर मिला वो एक बार इस्तेमाल होने वाला आइटम डीमंस विस्पर निकाला। अपने हाथ में उस शैतानी एनर्जी वाले आइटम को देखकर मेरे पास ये सोचने का टाइम नहीं था कि इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या खौफनाक साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। मैंने जल्दी से अपनी उंगली चबाकर खून निकाला और उस खून को उस डीमन के सिर पर गिरा दिया। उसी पल ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। मेरे आसपास का कोई भी इंसान हिल नहीं पा रहा था। उस इंसान को चुने जैसे आप कंफ्यूज करना चाहते हैं। चुनने के बाद आप 5 सेकंड तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस सब कुछ अपने कंट्रोल में होने वाली पावर का मजा लीजिए। मैंने तुरंत एल के दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। एल के दिमाग में अब जनरल शीशा वो दुश्मन बन गया था जिसे सबसे पहले मारना बहुत जरूरी था। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो एल ने अपनी पूरी ताकत के साथ जनरल शीशा पर हमला कर दिया था। उसी वक्त अनडेड क्रिप्ट में बहुत दूर बैठे लिच ग्रॉक को एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, डीमन की महक। जनरल शीशा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एल उस पर हमला करेगा। उसने अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से साइड में हटने की कोशिश की, लेकिन वो हमला बहुत पास से हुआ था। जब धुआं हटा तो जनरल शीशा अपनी सवारी स्टिंगरे पर गिरा हुआ था और उसकी हेल्थ बार पूरी तरह से खाली होने ही वाली थी। मैं उस पर आखिरी हमला करने ही वाला था कि तभी मुझे पता चला कि मैं उस पर निशाना लॉक ही नहीं कर पा रहा हूं, और इस वक्त एल हवा से बहुत बुरी तरह से जमीन पर आ गिरा। उसकी पसलियों के नीचे एक बहुत ही गहरा घाव था और उसकी हेल्थ बार एकदम खाली हो चुकी थी। लेकिन वो बाकी प्लेयर्स की तरह गायब होकर शहर में रेस्पॉन्ड नहीं हुआ, बल्कि वो जमीन पर ऐसे बिना हिले डुले पड़ा था जैसे वो सच में मर गया हो। मेरे पास भी अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और मेरा दिमाग इन अजीबोगरीब चीजों के बारे में सोचने की हालत में नहीं था। मैं बस अपनी आंखों के सामने जनरल शीशा को दुम दबाकर भागते हुए देख सकता था।
सी ट्राइब की आर्मी पीछे हटने का बिगुल सुनकर पागलों की तरह वापस भागने लगी। एवरनाइट सिटी का खतरा आखिरकार टल गया था। अलीस मेरे पास आई और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी। मेरे योद्धा, एवरनाइट सिटी के लिए तुम्हारी इस कुर्बानी का बहुत बहुत शुक्रिया। अलीस का मेरे लिए प्यार 10 पॉइंट्स बढ़ गया। अभी का प्यार 70 पॉइंट्स है। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया मेरी नाइट। जो प्लेयर्स अभी भी शहर की ईस्ट साइड वाली दीवार पर डटे हुए थे, वो सी ट्राइब की आर्मी को समंदर की लहरों की तरह वापस लौटते देख खुशी से चिल्लाने लगे। जिन भी लोगों ने ये लड़ाई देखी थी, वो अपनी हैरानी रोक नहीं पा रहे थे। सच कहूं तो ईजियान शुआंग बियाओ का डैमेज बहुत ही खतरनाक है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो ये सब नहीं सह पाता। मैंने अभी देखा कि उसके एक तलवार के हमले का डैमेज 10 मिलियन पार कर गया था। ये तो सच में पागलपन है। सी ट्राइब का खतरा अब टल चुका था। जब सब लोग चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी एक अचानक आई खबर ने समंदर में गिरे एक बहुत बड़े पत्थर की तरह प्लेयर्स के बीच एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सी ट्राइब का खतरा टल चुका था। जब सब चैन की सांस ले रहे थे, तभी एक खबर आग की तरह फैल गई। पश्चिम की तरफ से अनडेड आर्मी की एक बहुत बड़ी फौज शहर की दीवार की तरफ बढ़ रही है। इस अचानक आई खबर ने एवरनाइट सिटी के प्लेयर्स को फिर से डरा दिया। ये क्या हो रहा है? क्या सिर्फ सी ट्राइब हमला करने वाली थी? क्या यहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स कहां से आ गए? जल्दी से कुछ लोगों को पश्चिम की दीवार पर भेजो। हम उन अनडेड्स को एवरनाइट सिटी के अंदर घुसने नहीं दे सकते, वरना सिस्टम हमें शहर बचाने में फेल कर देगा। सी ट्राइब की आर्मी के मुकाबले अनडेड माउंटेन के उन मॉन्स्टर्स को मारना काफी आसान था। और कुछ नहीं तो अगर कोई प्रीस्ट किसी अटैक करने वाले प्लेयर को होली लाइट बफ दे दे, तो वो उन अनडेड्स को डबल डैमेज दे सकता था। सिर्फ यही एक बात प्लेयर्स के लिए उन अनडेड्स को मारने के लिए काफी थी। जब मैं याओ याओ से हीलिंग ले रहा था, तो मुझे पश्चिम की दीवार पर अनडेड आर्मी के हमले के बारे में पता चला। मेरे दिमाग में सबसे पहले उसी लिच ग्रॉक का ख्याल आया। तभी लड़ाई के मैदान की जमीन कांपने लगी और देखते ही देखते जमीन फटकर एक बहुत गहरी खाई में बदल गई। उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा हाथ, जो सिर्फ सफेद हड्डियों से बना था, उसने उस खाई के किनारे को कसकर पकड़ा और एक झटके में एक बहुत ही विशाल स्केलेटन किंग जमीन के नीचे से बाहर निकल आया। वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, भागो, ये स्केलेटन किंग है। करीब 100 मीटर ऊंचे उस कंकाल के दैत्य का खौफ पूरे मैदान में छा गया था। उस कंकाल के कंधे पर खड़ी वो काली परछाई बाकी लोगों को साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन मैंने उसे एक नजर में ही पहचान लिया था। वो लिच ग्रॉक था। लिच ग्रॉक, डायमंड बॉस, लेवल 55, स्किल्स, अनडेड समनिंग, डार्क कर्स, ब्लड रोर, डेथ कॉयल। लिच ग्रॉक के इन स्टैट्स को देखकर मैंने चैन की सांस ली। इस लिच ग्रॉक के स्टैट्स उस फ्लाइंग फिश कमांडर के आसपास ही थे, बस ये दिखने में थोड़ा ज्यादा डरावना लग रहा था। इस वक्त लिच ग्रॉक ने मेरी हैरानी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे चलकर जमीन पर बिना हिले डुले पड़े एल के पास गया। मैंने देखा कि लिच ग्रॉक ने अपना हड्डियों वाला हाथ हिलाया और अचानक एल की गर्दन पर एक बहुत ही साफ कट लग गया। खून की एक लाल बूंद किसी न दिखने वाली ताकत से हवा में उठी और एक बहुत ही अजीब सा आर्च बनाते हुए सीधे लिच ग्रॉक के माथे में जा घुसी। उस वक्त एल का शरीर मेरी आंखों के सामने एकदम सूख गया और आखिर में उसकी स्किन भी राख में बदल गई। उस खून को सोखने के बाद लिच ग्रॉक की सूखी और सफेद हड्डियों पर मांस और खून वापस आने लगा, जैसे किसी सूखे पेड़ में कोई शैतानी जान डाल दी गई हो। बिल्कुल सही, ये डीमन की महक है। अब जब मेरे पास डीमन की ताकत है, तो मैं तुम सारे डिसेंडर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैंने फिर से लिच ग्रॉक के स्टैट्स चेक किए। सिस्टम एरर, जानकारी नहीं मिल पा रही है। लिच ग्रॉक, लेजेंडरी बॉस, लेवल ? कमीना, ये मॉन्स्टर तो अपग्रेड हो गया। एक नई जिंदगी पाने के बाद लिच ग्रॉक ने चारों तरफ देखा और उसने अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाया और हवा में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उस पीले बालों वाले वॉरियर को शायद कुछ एहसास हुआ था। वो चीख भी नहीं पाया और किसी बहुत ही ताकतवर फोर्स ने उसकी जान ले ली। ये कौन सी जादूगरी है? उसने इतने दूर से ही एक वॉरियर को मुट्ठी भींचकर मार दिया। अभी इन सब बातों को छोड़ो, पहले शील्ड लगाओ, इस वॉरियर को रिस्पॉन होने दो और फिर उसे कहो कि जल्दी से यहां आकर हमारी मदद करे। नहीं, हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम उसे मरा हुआ दिखा रहा है। उसी वक्त एक बहुत बड़े गेमिंग एक्सपीरियंस सेंटर में एक गेमिंग केबिन में लाल रोशनी चमकने लगी। स्टाफ ने जल्दी से केबिन खोला और उन्होंने देखा कि अंदर लेटे उस आदमी के मुंह से झाग निकल रहा था। लिच ग्रॉक का अभी रुकने का कोई इरादा नहीं था। इस बार उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी लेवल हो, जिस पर भी उसकी नजर गई, वो पल भर में लड़ने के लायक नहीं रहा। ये हमारे पास 8वां केस है। इन सब के सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे हैं। इनके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। यहाँ आने से पहले ये सब जिंग युआन नाम का गेम खेल रहे थे। क्या हमें इसकी रिपोर्ट करके इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए? अपना मुंह बंद रखो, बिना किसी सबूत के फालतू बात मत करो। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जिंग युआन गेम के पीछे का असली बॉस कौन है। अगर तुम अपनी जान सलामत रखना चाहते हो तो चुप रहो। बॉस, इस बार मामला थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है। क्या आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए और उनका मुंह बंद करवा देना चाहिए?
कोई बात नहीं, वैसे भी लोगों को आज नहीं तो कल इसके बारे में पता चल ही जाना है। इस बार बस ये देखना है कि ये ई जियान शुआंग ब्याओ क्या सच में वही इंसान है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने दर्जनों प्लेयर्स को जमीन पर गिरते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपने अभी अभी ठीक हुए पंखों की तरफ देखा। मैंने सी गॉड्स लुकआउट उठाया और धीरे से बोला, हे समुद्र की आत्माओं, मेरी पुकार का जवाब दो। मेरे पीछे मौजूद एंजल विंग्स मुड़कर एक साथ मिल गए और उन्होंने मुझे एक समुद्र जैसे नीले रंग के ककून में पैक कर लिया। 2 सेकंड बाद वो ककून रोशनी के छोटे टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गया। ये सी गॉड फॉर्म था जो सिर्फ सी गॉड्स लुकआउट और एंजल विंग्स के एक साथ होने पर ही अनलॉक होता है। पिछले मून गॉड फॉर्म से ये इस तरह अलग था कि वो फिजिकल डैमेज पर ज्यादा फोकस करता था, जबकि ये सी गॉड फॉर्म मैजिक अटैक पर फोकस करता है। दीवार के नीचे खड़े उन कंकालों और लिच को मारने के लिए ये एकदम परफेक्ट था। मैंने बिना एक शब्द बोले अपना हाथ उठाया और एक फायर वर्लविंड फेंक दिया। सी गॉड फॉर्म में ये फायर वर्लविंड नीले रंग का था। इसमें कोई गर्मी नहीं थी, बल्कि इसमें से एक ऐसी ठंडक निकल रही थी जो हड्डियों तक को जमा दे। जिस भी कंकाल को इसने छुआ वो पल भर में राख हो गया। उस नीले फायर वर्लविंड ने लिच क्रॉक का रास्ता रोक लिया, जिससे बाकी प्लेयर्स को एवरनाइट सिटी के अंदर सुरक्षित भागने का मौका मिल गया। जब वो फायर वर्लविंड खत्म हुआ तो मेरी फुल चार्ज की हुई कैंग स्काई स्वॉर्ड सीधा लिच क्रॉक के दिल पर वार करने के लिए निकल पड़ी। लिच क्रॉक से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा कंकाली हाथ उस तीर के रास्ते में आ गया। नीले रंग की आग ने स्केलेटन किंग के बाएं हाथ को जलाना शुरू कर दिया, जब तक कि उसका पूरा हाथ जलकर राख नहीं हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हड्डियों के बढ़ने की खटखट आवाज के साथ ही स्केलेटन किंग का बायां हाथ पल भर में वापस जुड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वो हमला हुआ ही ना हो। कमीना, अगर ग्रॉक के पीछे खड़े स्केलेटन किंग को नहीं हटाया गया तो ग्रॉक का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। कमीना, डुयिंग, जाओ किसी प्रीस्ट से होली लाइट का बफ लो, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है। इस स्केलेटन किंग को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इज्जियान शुआंग ब्याओ, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे। मैं स्केलेटन किंग को कैसे हरा सकता हूँ? भैया, तुम सबसे ताकतवर हो, ये स्केलेटन किंग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। वो तो है बहन, तो फिक्र मत कर, तेरा भाई स्केलेटन किंग को मारकर इसकी हड्डियों का सूप बनाकर तुझे पिलाएगा। मैंने यू यिंग को एवरनाइट सिटी के पिछले दरवाजे से बाहर भागते हुए देखा और फिर मेरा पूरा ध्यान लड़ाई पर वापस आ गया। इस वक्त सभी प्लेयर्स सिर्फ शहर की दीवार पर खड़े होकर दुआ ही कर सकते थे और वो मेले फाइटर्स तो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। बिना होली लाइट बफ के अगर ग्रॉक की नजर उन पर पड़ गई तो उनका मरना पक्का था। दीवार के नीचे खड़ा ग्रॉक अपने मेज कंकालों को एवरनाइट सिटी के बैरियर पर लगातार हमला करने का हुक्म दे रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर के अंदर के प्रीस्ट्स ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाएंगे। अगर यू यिंग किसी तरह उस स्केलेटन किंग को बस 10 मिनट तक रोक ले तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं ग्रॉक का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन ये 10 मिनट कैसे काटे जाएं? क्या सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है? जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तभी एवरनाइट सिटी के अंदर रिटर्न स्क्रोल्स की अनगिनत रोशनियां चमक उठी। वो रोशनी के खंभे 20 मीटर से भी ज्यादा चौड़े थे, जो जमीन से लेकर आसमान तक जा रहे थे। इन रोशनियों ने पूरे एवरनाइट सिटी और उसके आसपास के कई मीलों तक फैले काले बादलों और मौत के खौफ को एक ही पल में साफ कर दिया। ये तो टेलीपोर्टेशन एरे है। एक प्लेयर जो बस हार ही मानने वाला था वो धीरे से बड़बड़ाया। उस रोशनी के खंबे में से एक बहुत ही भरोसेमंद आवाज आई, शुआंग ब्याओ मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि मैं सही वक्त पर आया हूं या नहीं। ये आवाज बाटियन गिल्ड के बाटियन ईदाओ की थी। वो बाटियन गिल्ड के अपने मेंबर्स को लेकर उस रोशनी से बाहर आया। उसके बाद क्लीलुआन गिल्ड के मेंबर्स और उनकी वाइस प्रेसिडेंट क्लीलुआन यूयू भी बाहर आईं। शुआंग ब्याओ भाई, इस बार तुम पर मेरा एक एहसान रहा। लीना और जाओ यू भी उस रोशनी से बाहर आईं और उनके पीछे भी प्लेयर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। छोटे भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद के लिए आ गई है। जब वो रोशनी खत्म होने वाली थी तो होली लाइट चर्च के हाई प्रीस्ट ऑलिन वो भी बहुत सारे प्रीस्ट को लेकर बाहर आए। नौजवान योद्धा, होली लाइट चर्च तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है। इतना कहने के बाद होली लाइट चर्च के प्रीस्ट ने हर एक मेले फाइटर को होली लाइट का बफ देना शुरू कर दिया और फिर वो टूटे हुए बैरियर को भी ठीक करने लगे। मैं तुम सबसे बाद में बात करता हूं, पहले इन कचरे के डिब्बों को यहां से साफ करते हैं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने एक और फायर वर्लविंड का तूफान खड़ा कर दिया। इन सब लोगों के आने से किसी जादुई खंबे की तरह हमारी वो टूटती हुई हिम्मत एक ही पल में वापस आ गई थी। लिच ग्रॉक, तेरा सिर तो अब मेरा है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।